हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विशु छतवानी है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रहा हूं और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूं गवर्नमेंट कॉलेज में। इन दिनों में हमारी यूपी टीजीटी के जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं उनकी सॉल्यूशन सीरीज चल रही है। इससे पहले 4 प्रीवियस पेपर हम कर चुके हैं और अब हम करेंगे 2010 में जो पेपर आया था वो। पहला क्वेश्चन है द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 4 and 9 विल बी। तो 4 और 9 का गुणोत्तर माध्य क्या होगा? ये 2013 में भी क्वेश्चन आया हुआ है। फिर इसके बाद तो 4 और 9, ठीक है। आपको इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो आपको मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। तो 4 नम 36, 36 की रूट वैल्यू निकालोगे तो 6। तो सिंपली इसका आंसर 6 होगा, ठीक है। अगर हमें अर्थमेटिक मीन कहता है तो 4 और 9 का अर्थमेटिक मीन 6.5 होता। तो देख लेना क्या मांगा है। सेकंड क्वेश्चन कहता है एक बैग में 5 लाल गेंदे हैं, 5 हरी गेंदे हैं और 5 पीली गेंदे हैं। तो थोड़ा आसान कर दिया क्योंकि समान तरह की गेंदें रखी। खैर, यदि यादृच्छिक रूप से यानी रैंडमली मतलब बगैर देखे एक गेंद को निकाला जाता है तो उसके एक लाल गेंद होने की क्या संभावना है? तो देखिए 5 रेड है, ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। 5 रेड हैं, 5 ग्रीन है और 5 इसके अंदर येलो बॉल हैं। टोटल इसके अंदर 15 बॉल हैं। अब सोचो अगर एक बैग है, आप इमेजिन कीजिए एक बैग में मैंने हाथ डाला, उस बैग में 15 बॉलें हैं और मैं मेरे साथी को कहता हूँ कि देखना मेरे हाथ में लाल गेंद आएगी। तो क्या ऐसा हो सकता है? चूंकि उस बैग में लाल गेंदें हैं तो इसलिए मेरे हाथ में लाल गेंद आ सकती है। अब आ सकती है, इसकी मैथमेटिकल वैल्यू को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। तो मेरे हाथ में लाल गेंद आ सकती है, तो 5/15 ये है इसकी संभावना। कई बच्चे जब प्रोबेबिलिटी पहली बार सीखते हैं, बिल्कुल पहली बार सीखते हैं, तो उनको लगता है कि सर अपन 5 गेंदें थोड़ा ना निकाल रहे हैं, अपन तो एक ही बॉल निकाल रहे हैं। मैं मानता हूं कि अपन एक ही बॉल निकाल रहे हैं, पर वो लाल होगी। लाल होने के अवसर कितने हैं? 5 हैं। वहां कुल गेंदें कितनी हैं? 15। उसमें आपके मतलब के अवसर या चांसेस कितने हैं, जिसको बोलते हैं फेवरेबल इवेंट, कितने हैं? 5 बॉल उसमें आपके मतलब की है। टोटल वहाँ 15 बॉलें हैं। येलो हमारे मतलब की नहीं है, ग्रीन हमारे मतलब की नहीं है। वहाँ की जो 5 लाल बॉलें हैं वो हमारे जिताने के पक्ष में है। तो 5/15 1/3। तो इसका आंसर सिंपली 1/3 रहेगा। बी इसका आंसर रहेगा। हालांकि अभी जो हमने प्रीवियस 4 पेपर किए उसमें प्रोबेबिलिटी का एक भी क्वेश्चन नहीं था, बट एक ज़माने में प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आया हुआ है। तो सिलेबस भी चेंज होता है समय के साथ। नए वाले सिलेबस में प्रोबेबिलिटी नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजेक्शन? इसमें से कौन सा व्यापारिक सौदा नहीं है? व्यापार के लिए फर्नीचर खरीदा तो ये बिजनेस ट्रांजेक्शन है, BT। कर्मचारियों के वेतन का भुगतान किया, ये भी व्यापार में होने वाला सौदा है। पहले इस व्यापार का सौदा है, फिर इसको लिखा भी जाएगा। कैसे लिखा जाएगा वो हम जानते हैं। पहली एंट्री है फर्नीचर टू कैश, इस वाली की एंट्री है सैलरी टू कैश। थर्ड देखिए, पुत्र की फीस का 5,000 रुपये अपने व्यक्तिगत बैंक खाते से भुगतान किया। तो देखो, बेटे की फीस दी यानी व्यापार का खर्चा नहीं है, निजी खर्चा है, और निजी खर्चा उसने निजी तौर पर किया। तो पर्सनली व्यापारी अपनी जीवन में क्या कर रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, इसलिए हम इसकी कोई एंट्री नहीं करेंगे। पुत्र की फीस का व्यापार से भुगतान किया, ये देखो अब के बाद उसने बेटे की फीस दी विच इज़ पर्सनल एक्सपेंस, लेकिन उसने व्यापार का पैसा इस्तेमाल कर लिया, इसलिए व्यापार में से पैसा गया। तो अगर इस लास्ट वाली की एंट्री मुझसे पूछो तो ड्राइंग टू कैश होगी। इसीलिए हम कहते हैं कि जब अकाउंटिंग साइकिल स्टार्ट होता है तो सबसे पहले हम ट्रांजेक्शन्स को पहचानते हैं कि कौन सा सौदा हमारे व्यापार का है, वो लिखा कैसे जाएगा वो भी हम सीखते हैं, पर पहले हमें आइडेंटिफाई करना होता है। तो ये जो सौदा था थर्ड वाला, जहां उसने अपने बेटे की फीस अपने पर्सनल सोर्सेज से दी है, उसका व्यापार से कोई लेना देना नहीं है, ये वाला सौदा व्यापारिक सौदा नहीं है। सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फाइनल स्टेज ऑफ अकाउंटिंग एज अ प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन? ये वही क्वेश्चन है जिसकी मैं बात कर रहा था। देखिए आप एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन करते हो, लेकिन ये बहुत बाद में होता है। कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन ये सबसे लास्ट में होता है, एट लास्ट। सबसे लास्ट में हम सब कुछ खाते वाते तैयार करने के बाद यूज़र्स को इन्फॉर्म करते हैं। रिकॉर्डिंग ऑफ डेटा ये सबसे पहले होता है, और प्रिपरेशन ऑफ समरी ये भी स्टेज पे होता है। तो मैं इस क्वेश्चन को पहले तो उन्होंने क्या पूछा कि बताइए लेखांकन का अंतिम चरण क्या है? तो अंतिम चरण में तो हम कम्युनिकेशन करते हैं, सूचनाओं का संप्रेषण करते हैं। तो इसका जो आंसर है वो तो है बी। और अब मैं आपको अकाउंटिंग साइकिल बताना चाहता हूँ। देखिए अकाउंटिंग साइकिल में सबसे पहले मैंने जैसे कहा ना कि आप ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करोगे।
सौदा आपके सामने होगा तो आप इसे सोचोगे मैं इसे कहाँ लिखूँ, लिखना भी है या नहीं लिखना है। अगर अगर मान लीजिए आपने सेल्स का बिल काटा है तो आपके सामने एक इनवॉइस आएगा, फिर आपको लगेगा हाँ मुझे लिखना चाहिए। आपके सामने एक ऑर्डर आया, खाली ऑर्डर आया तो उसको नहीं लिखना चाहिए। तो सबसे पहले हम ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद हम रिकॉर्डिंग करते हैं। रिकॉर्डिंग हम या तो जनरल में करते हैं या सब्सिडरी बुक्स में करते हैं, यानी अगर हमने बुक्स का उप विभाजन कर लिया है, भाई अगर हमारे पास एक ही बुक है तो जनरल में करते हैं, नहीं तो फिर उसका डिवीज़न कर लिया है तो अपन सब्सिडरी बुक्स में एंट्री करते हैं। उसके बाद अपन क्लासिफिकेशन करते हैं जिसको वर्गीकरण बोलते हैं, जिसमें अपन लेजर एंट्री करते हैं। ठीक है, लेजर के बाद खातों की अपन समरी तैयार करते हैं, इसके लिए अपन ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। उसके बाद एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन करते हैं और लास्ट में हम यूज़र्स को कम्युनिकेट करते हैं। तो आप देखो इनमें 6 स्टेप्स के अंदर ये जो है ना कम्युनिकेशन टू द यूज़र्स, ये सबसे लास्ट में है। तो बहुत ही अच्छी स्लाइड है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और या फिर आप, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि हम पीडीएफ फ्री प्रोवाइड कराते हैं, तो वो पीडीएफ आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। और नहीं मिल पा रही है, दिक्कत आ रही है, तो आप हमें व्हाट्सएप करके मंगा लेना, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ और आर करेक्ट। प्रत्यायोजन प्रशासनिक भार में वृद्धि करता है। देखिए, प्रत्यायोजन का मोटा तौर पे मतलब है आप काम किसी को सौंपते हो, आपके साथ जो नीचे या तो कलीग होता है जो आपके साथ काम करता है, आपसे जो नीचे होता है, आप उसको काम सौंपते हो, तो इससे आपका भार कम होता है। तो ये बात गलत लिखी है। आधुनिक युग में अधिकार प्रत्यायोजन की आवश्यकता प्रायः नहीं पड़ती। नहीं पड़ती है, उल्टा आधुनिक युग में तो काम बहुत ज़्यादा हो गए हैं, आप सारे काम खुद कर ही नहीं सकते, तो आपको अधिकारों का प्रत्यायोजन करना होगा। आप अपने जूनियर को कह लीजिए, उसे काम भी बताएंगे, उसे पावर्स भी देंगे, ये दोनों काम करने पड़ेंगे। ये भी गलत है। उत्तरदेयता का कभी भी प्रत्यायोजन नहीं किया जा सकता है, ये बात बिल्कुल सही है। आप देखिए, उसे टास्क दे सकते हो, ठीक है, टास्क दे दी मतलब ड्यूटी दे दी, उसे आप राइट्स दे सकते हो, लेकिन उस काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे नहीं दे सकते। इसे यूँ समझिए कि जैसे हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, वो प्रिंसिपल हैं तो वो हमें काम सौंप सकते हैं, लेकिन जिम्मेदारी उनकी ही रहेगी। कल को ऊंच नीच हुई तो जिम्मेदारी उसी की रहेगी। तो हमेशा याद रखिएगा, उत्तरदायित्व का कभी भी प्रत्यायोजन नहीं किया जाता, इसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक वर्ड होता है अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड। तो सी बिल्कुल सही है, इसका आंसर ए रहेगा, ठीक है। तो आप देखिए, जैसे देखो एक सेल्स डिपार्टमेंट है, ठीक है, जिसका काम सेल्स होता है मेन, उसका जो मैनेजर है उसने क्या किया, मंथली इस महीने की सेल रिपोर्ट बनाने का काम सेल्स एग्जीक्यूटिव को दे दिया, ठीक है। इसके साथ काम करता होगा, उसको कह दिया भाई तू जितनी जितनी अपनी सेल हुई है प्रोडक्ट वाइज, एरिया वाइज, सेल्समैन वाइज, वो तू सेल्स निकाल के ले आ, ठीक है। अब लेकिन मैनेजर की तो भी फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजर की ही रहेगी। भले आपने ड्यूटीज़ उसको दे दी, भले अधिकार उसको दे दिए, टास्क और अथॉरिटी आप उसको दे दी, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ही रहेगी। नेक्स्ट इज मेंटल रिवॉल्यूशन इज़ द फाउंडेशन ऑफ। देखिए, F.W. टेलर ने कहा कि अगर कार्मिक और मैनेजमेंट आपस में भिड़ते रहेंगे ना, तो संस्थान का कभी भी उद्धार नहीं होगा, उनको अपनी सोच बदलनी होगी। तो देखिए, क्रांति का मतलब ही होता है बदलाव। स्टेटस को जो चल रहा है वही चलते दोगे तो कोई क्रांति नहीं होगी। तो सबसे पहले मेंटल रेवोल्यूशन की ज़रूरत होती है, तो ही साइंटिफिक मैनेजमेंट हो सकता है। तो बिल्कुल मानसिक क्रांति जो है वो वैज्ञानिक प्रबंध का मूल आधार है। देखो उसका लॉजिक समझना, जैसे इसको नहीं, ये बिस्किट समझ लो, ये बिस्किट है, इसको पाई बोलते हैं, ठीक है। इस पाई में कौन है, वर्कर भी है, ठीक है, ओनर भी है और मैनेजमेंट भी है। एक तरीका तो होता है हर कोई चाहे मुझे बड़ा हिस्सा मिले, वर्कर चाहेगा मुझे ज़्यादा तनख्वाह मिले, मैनेजमेंट बोलेगा हमें ज़्यादा लाभ मिले या हमें ज़्यादा सैलरी मिले, ओनर बोलेंगे हमें प्रॉफिट ज़्यादा मिले। तो उसने कहा है कि आप बड़े हिस्से की तरफ मत जाओ, आप कोशिश करो ये पाई बड़ी हो जाए, मतलब ये जो बिस्कुट है ये बड़ा हो जाए, आप यूँ करो। तो अगर अपन ने मिल के काम किया, आपस में कोऑर्डिनेशन किया, एक दूसरे के प्रति सद्भाव रखा, तो हम क्या करेंगे, अपना प्रॉफिट का हिस्सा बड़ा कर लेंगे, फिर सबको ज़्यादा खाने को मिलेगा। तो ये थी उसकी सोच, ठीक है। तो मानसिक क्रांति वैज्ञानिक प्रबंध का मूल आधार है, ठीक है। और पढ़ लेना, मैंने और भी लिखा है इसके बारे में। स्टूडेंट, अगर आप इसी तरह के क्वेश्चनों की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको 2 काम करने होंगे। सबसे पहले प्ले स्टोर पे जाके हमारा कॉमर्स पॉइंट ऐप है, जिसका लोगो इस तरह का दिखाई देता है। सबसे पहले आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, एब्सोल्युटली फ्री, नो कॉस्ट।
उसके बाद आप वहाँ पे स्टोर में जाके इस कोर्स को सर्च कीजिएगा, यूपी टीजीटी प्रैक्टिस पेपर 2025। इस कोर्स में आपको 5000 से भी ज़्यादा एमसीक्यू मिलेंगे। हमने चैप्टर वाइज एमसीक्यू प्रोवाइड करवाए हैं। उसके अलावा आपको उसके अंदर 50 सैम्पल पेपर मिलेंगे। तो पिछले 10 अटैम्प्ट में जिस तरह के क्वेश्चन आए हैं, जिस तरह का लेवल आया है, उसको ध्यान में रखते हुए हमने 50 सैम्पल पेपर्स डिज़ाइन किए हैं। ये सारे सैम्पल पेपर आपको बाइलिंगुअल मिलेंगे, यानी वो क्वेश्चन हिंदी में भी हैं और अगर आप इंग्लिश मीडियम के भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, हर क्वेश्चन आपको बाइलिंगुअल मिलेगा। और अगर आप मोबाइल पे देखना चाहें तो मोबाइल पे भी देख सकते हैं, और अगर आप टैबलेट, लैपटॉप या डेस्कटॉप पे भी अगर उसे व्यू करना चाहें तो आप आराम से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही नॉमिनल इसकी फ़ीस रखी गई है और आप आराम से इसमें से तैयारी करके आप मान के चलिए कि इन क्वेश्चनों के अलावा कोई क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, क्योंकि इतनी डिटेल्ड प्रैक्टिस करवाई गई है। तो ज़रूर एक बार प्ले स्टोर पे जाके ऐप डाउनलोड कीजिएगा। ठीक है सर, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं में। ठीक है, फीफो एंड लीफो आर वैल्यूएशन मेथड्स। तो फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया वो पहले जाएगा, और लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट। मैं अगर आपको एक एग्जांपल बताऊं, सपोज करो हमने 400 यूनिट 8 रुपये के भाव पे ख़रीदे, ये हो गया 3200। ठीक है, और ये क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास पड़ा है। उसके बाद हमने मान लीजिए 500 यूनिट और ख़रीदे 10 रुपये के भाव में, ये हो गया 5000। तो टोटल हमारे पास माल हो गया 8200 का। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, सपोज़ कीजिए ये हमने 8 तारीख को माल खरीदा, ये हमने 12 तारीख को माल खरीदा, और 17 तारीख को हमने इसमें से 300 यूनिट दे दिए, या तो कह दो सेल कर दिए। और अगर आप स्टोर में बैठे हो तो आपने 300 यूनिट फैक्ट्री को भिजवा दिए। मैं बस आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा हूँ कि ये जो 300 यूनिट आपने दिए, ये आप क्या भाव चार्ज करोगे? अगर आप कहते हो कि मैं तो सर 8 रुपये भाव चार्ज करूँगा, अगर आप ये कहते हो कि मैं फैक्ट्री जो मेरी ही संस्था का एक हिस्सा है, मैं उन्हें 8 रुपये भाव चार्ज करूँगा, दैट मीन्स यू आर सेइंग फीफो। आपने पहले वो प्राइस चार्ज किया जिस प्राइस पे आपका पुराना लॉट आया हुआ है। लेकिन सपोज़ अगर आप ये कहते हो कि मैं 300 यूनिट चार्ज करूँगा लेटेस्ट प्राइस पे, यानी मैं तो 10 रुपये के हिसाब से प्राइस चार्ज करूँगा, दैट मीन्स यू आर फॉलोइंग लीफो। तो फीफो और लीफो ये मटेरियल इशूड करने के तरीके हैं, मटेरियल इशूड की प्राइस चार्जिंग के तरीके हैं, और इससे बाय डिफ़ॉल्ट बचे हुए स्टॉक का वैल्यूएशन हो जाता है। इससे अपने आप ही बचे हुए स्टॉक का वैल्यूएशन हो जाता है। सपोज़ करो अगर मैं कहता कि मैं फीफो यूज़ करूँगा, तो मैंने मतलब 2400 रुपये का माल दे दिया, तो मैं यूँ कहूँगा कि मेरे पास टोटल 8200 रुपये का माल था, उसमें से 2400 का माल दे दिया, अब मेरे पास 5800 का माल बचा हुआ है। तो इससे फिर ऑटोमेटिक स्टॉक वैल्यूएशन हो जाता है। बट बेसिकली फीफो एंड लीफो आर द प्राइस चार्जिंग मेथड्स ऑफ मटेरियल इशूड। ठीक है, नेक्स्ट इन CRR इज़ यूज फॉर। तो बेसिकली ये मनी एंड बैंकिंग का क्वेश्चन है। तो मनी एंड बैंकिंग में CRR कैश रिजर्व रेशियो है ना। हमें पता है ना कि जितने भी बैंक्स होते हैं उनको पापा के पास, पापा मतलब RBI के पास कुछ निश्चित राशि रखनी पड़ती है, जमा करानी पड़ती है। सपोज़ करो CRR 4% है, तो इसका मतलब ये है कि बैंक के जितने NDTL हैं, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज़ हैं, सपोज़ करो 100 करोड़ हैं। किसी बैंक ने, इसे सरल शब्दों में कहता हूँ, किसी बैंक के पास जनता ने 100 करोड़ रुपए जमा करा रखे हैं, तो 100 करोड़ का 4% 4 करोड़ रुपए बैंक को RBI के पास जमा कराना पड़ेगा। ये बैंकिंग सिस्टम को कोलैप्स होने से, ढेर होने से बचाता है। तो कैश रिजर्व रेशो से तय होता है कि बैंक को कितना पैसा पापा के पास यानी RBI के पास जमा कराना पड़ेगा, कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, वेल नेक्स्ट वैल्यू ऑफ मनी इन केस ऑफ इन्फ्लेशन। देखिए मनी की वैल्यू क्या है, तो पैसे की वैल्यू होती है उसे उसकी खरीद पाने की क्षमता को, यानी मुद्रा जो है अगर वो उसके अंदर परचेजिंग पावर है। सपोज करो अगर आपके पास एक नोट है और उस नोट से आप कुछ भी नहीं खरीद पा रहे, तो मतलब उसके अंदर परचेजिंग पावर नहीं है। अब आप यूँ समझो, अगर आपके पास 100 रुपये हैं और आप 5 ब्रेड के पैकेट खरीद पा रहे हो, ठीक है, अच्छी बात है, यानी आपका जो है वो 20 रुपये पर ब्रेड का पैकेट आ रहा है। लेकिन अब अगर ये ब्रेड का पैकेट 25 रुपये का हो गया,
अगर ब्रेड का पैकेट 25 रुपये का हो गया तो अब आप उसी 100 रुपये में 4 पैकेट ही ले पाओगे। तो जब प्राइजेस बढ़ते हैं तो इस सिचुएशन को कहते हैं इन्फ्लेशन। कीमतें जब बढ़ती हैं तो इसे कहते हैं इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन में क्या होगा, मुद्रा की जो क्रय शक्ति होती है, उसके अंदर जो परचेजिंग पावर होती है, उसमें कमी आ जाती है। तो बिल्कुल यही था, मुद्रा प्रसार की स्थिति में मुद्रा का मूल्य घटता है। बी इसका आंसर है। नेक्स्ट, विच इक्वेशन इज करेक्ट इन केस ऑफ मोनोपोली। मोनोपोली, एकाधिकार, आप ही आप हो और कोई है ही नहीं। तो मोनोपोली में क्या देखने को मिलता है, ए आर इक्वल टू एम आर, नहीं, ए आर इज ग्रेटर देन एम आर। हाँ, इसको इन्होंने सिंपल समझाया है कि देखिए मोनोपोली में ये ठीक है कि आपकी टक्कर में कोई नहीं होता, लेकिन अगर आप माल बेचते रहना चाहते हो, लगातार आप माल बेचते रहना चाहते हो, तो आपको प्राइजेस में थोड़ी सी कमी लानी पड़ेगी। ठीक है, तो ए आर का मतलब होता है वो प्राइस जो आप चार्ज करते हो। सपोज करो जनरली आप 100 रुपये प्राइस चार्ज करते हो, लेकिन अब आपको एक एडिशनल यूनिट बेचनी है, एक और यूनिट बेचनी है, उससे जो पैसा आएगा उसको अपन बोलते हैं मार्जिनल रेवेन्यू, सीमांत राजस्व। लेकिन अब आपको थोड़ा सा प्राइस क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो ये देखा जाता है मोनोपोली में कि एवरेज रेवेन्यू विल बी ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू। तो इसका आंसर भी बी है। हाँ, ये कहाँ देखने को मिलेगा, जहाँ परफेक्ट कंपटीशन होता है, पूर्ण प्रतियोगिता होती है, तो पूर्ण प्रतियोगिता में आपको ये देखने को मिलेगा। तो मैं बस एक बात कह दूं कि एक तरीका ये हो सकता है कि आप जैसे सिंपली बस पीडीएफ डाउनलोड कर लो, वीडियो मत सुनो। एक तरीका हो सकता है, अगर आपकी तैयारी अच्छी हो तो वाकई में ऐसा करना चाहिए, क्योंकि आपको लगेगा मैं इतनी देर सुनूंगा। एक बात और भी है कि मैं थोड़ा धीरे बोलता हूँ, तो आप क्या करो, वीडियो को 1.25x की स्पीड पे सुन लिया करो। तो अगर मान लीजिए 40 मिनट की वीडियो है तो वो थोड़ी सी जल्दी पूरी हो जाएगी, है ना। ठीक है, मैं इसमें ये 32 मिनट में पूरी हो जाएगी लॉजिकली। अब मैं इसमें कहना ये चाह रहा था आपको कि लेकिन वीडियो सुनने का फ़ायदा ये होता है कि उसमें जो डिस्कस होता है तो उसमें 2-3-4 क्वेश्चन और डिस्कस हो जाते हैं, तो बस इसलिए सुनना चाहिए। ठीक है, ठीक है, मैंने क्या बताया, ए आर इक्वल टू एम आर, ए आर विल बी ग्रेटर देन एम आर, ये आपका इसका आंसर है मोनोपोली केस में। और ये वाला आपका परफेक्ट कंपटीशन के केस में आपको ये वाला सिनेरियो देखने को मिलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। कंपनियों का पंजीयन करवाना अनिवार्य है, बिल्कुल सही है, कंपनी को रजिस्ट्रेशन मस्ट है। कंपनी में सदस्यों का दायित्व असीमित होता है। असीमित दायित्व वाली कंपनियां होती हैं लेकिन जनरली नहीं होती, तो ये फॉल्स है। कंपनी कल्चर पॉपुलर ही इसलिए हुआ कि उसमें सदस्यों का दायित्व या पैसा लगाने वालों का दायित्व सीमित होता है, तो ये फॉल्स हुआ। कंपनी का अंशों का हस्तांतरण किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। पब्लिक लिमिटेड में तो फ्रीली किया जा सकता है, और प्राइवेट लिमिटेड में भी कुछ प्रतिबंधों के साथ किया ही जा सकता है, तो ये बात ट्रू है। तो पहला ट्रू हो गया और तीसरा ट्रू हो गया। अगर इसको ABC की टर्म में कहें तो A ट्रू हो गया और C ट्रू हो गया, तो इसका आंसर ये रहेगा थर्ड, है ना, A एंड C आर ट्रू। वेल, नेक्स्ट इज मीडियन कैन बी फाउंड बाय। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, मीडियन। देखिए मीडियन के लिए अपन क्या सूत्र लगाएंगे, डिपेंड ऑन अपने को कैसी सीरीज़ दी है। देखिए एक सीरीज़ होती है जिसमें केवल x होता है, एक सीरीज़ होती है जिसमें x के साथ f होता है, और एक सीरीज़ वो होती है जिसमें वर्ग होता है और उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, तो इंडिविजुअल सीरीज़ में और डिस्क्रीट सीरीज़ में तो m का फॉर्मूला ये लगता है n+1/2 आइटम। मतलब मीडियन होती है वो वैल्यू जो बिल्कुल बीचों बीच स्थित होती है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए n+1/2 TH आइटम, हिंदी में बोलते हैं वहाँ पद। जैसे मान लीजिए जैसे ये है 9 आइटम है, मान लीजिए 9 1 10, 10/2, तो ये हो गया 5वां पद। तो 5 आंसर नहीं होता, 5वां पद आंसर होता है, 5th आइटम। और लेकिन अगर ग्रुप वाले क्वेश्चन है, जैसे 10 से 20, 20 से 30, इस तरह से ग्रुप वाले क्वेश्चन है, तो उसमें आपको 2 काम करने पड़ते हैं। पहले आपको n/2 करना पड़ेगा, इसमें +1 नहीं होता, और उसके बाद m आइडेंटिफाई करने के लिए आपको L1 + I/F m-c लगाना पड़ता है। अब याद रखिएगा ये m जो है वो कैपिटल है और ये वाला m जो है वो छोटा है। इसको थोड़ा सा रिफाइंड वे में यूँ लिख सकते हैं, L1 की जगह L1 रख दो। I क्या होता है, I होता है इंटरवल, तो इंटरवल यानी L2 और L1 का गैप, तो ये भी रख सकते हो F। और m की जगह आप क्या रख सकते हो, n/2 -c। तो बस आप देख लीजिए ये वाला भी सही है, ये वाला भी सही है, तो इसका आंसर C आएगा। बोथ ऑफ द अबव, है ना, दोनों के दोनों सही हैं। वो डिपेंड करता है कि हमें कौन सा या किस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है।
वेल नेक्स्ट, EFL ब्रैच के अनुसार एक अधिकारी के नियंत्रण में अधीनस्थों की अधिकतम संख्या होनी चाहिए। देखिए आप आपके अंडर में अगर कुछ लोग हैं तो आप एक हद तक ही लोग को संभाल सकते हो। बहुत ज़्यादा आपके अंडर 50 लोग हो गए तो आप उनको नहीं संभाल सकते। जैसे अभी एक देखिएगा, एक मार्केटिंग मैनेजर है ना, ये अंकल मार्केटिंग मैनेजर, उनके अंडर एक तो मार्केटिंग असिस्टेंट है, एक मार्केट रिसर्चर है, एक टेली सेल्स सुपरवाइज़र है और एक कस्टमर केयर असिस्टेंट है। तो इसके अंडर में कितने लोग हैं? 4। इसको बोलते हैं स्पैन ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण का विस्तार। ठीक है, तो EFL ब्रैच के अनुसार आदर्श संख्या है 7, कि ज़्यादा से ज़्यादा एक बॉस के अंडर 7 अधीनस्थ होने चाहिए, 7 सबऑर्डिनेट होने चाहिए। उससे ज़्यादा होंगे तो फिर क्लेश मचेगा, या कहें क्लेश तो क्या मचेगा, ये कोई सास बहू तो है नहीं, क्लेश होगा, केओस मचेगा, इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहेगा और दिक्कत रहेगी। तो 7 को आराम संभाल सकता है, ये इनकी सोच थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अंडर मार्केटिंग विपणन के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? ये भी रिपीटेटिव क्वेश्चन है, 13 में भी था ये। जब मार्केटिंग स्टडी करते हैं तो हम कंज्यूमर का बिहेवियर भी स्टडी करते हैं कि कौन सी चीज़ को ट्रिगर करती है, वो कौन से टच पॉइंट्स हैं, जब वो परचेज़ करता है तो वो क्या सोचता है, उसका क्या, वो इमोशनल बाइंग करता है कि रेशनल बाइंग करता है। हम कंज्यूमर का बिहेवियर स्टडी करते हैं जब मार्केटिंग पढ़ते हैं। हम सेल्स मैनेजमेंट भी करते हैं कि सेल्स अच्छे से हो जाए, मतलब कस्टमर खाली नहीं जाए। और हम कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन, तो विपणन का तो जो दर्शन है, जो फिलॉसफी है, वो कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन ही है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जब हम मार्केटिंग स्टडी करते हैं तो ये होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट, इसमें क्या सही नहीं है? कंट्रोल एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, बिल्कुल कंट्रोल चलता ही रहता है। कंट्रोल इज़ ऑलवेज रिलेटेड टू द पास्ट एक्शंस ओनली, फॉल्स। ये क्वेश्चन भी 2013 वाला क्वेश्चन है। कंट्रोलिंग इज़ अ मैनेजरियल फंक्शन, बिल्कुल है ना। और कंट्रोल अप्लाइज टू ऑल लेवल, ट्रू। तो हमें 3 ट्रू मिल गए, हमें कौन सा सही नहीं है? तो ये कहना, देखिए कंट्रोल में ये ज़रूर है कि हम पास्ट डेटा को देखते हैं। होता क्या है, मैं आपको छोटा बताऊं, हम सबसे पहले तय करेंगे कि जैसे हमने तय किया कि आज दिन में 400 यूनिट बनने चाहिए, और फिर हमने देखा कि 380 यूनिट ही बन पाए। ठीक है, तो मान लीजिए कि आज हम शाम को ये देखेंगे कि कम प्रोडक्शन क्यों हुआ। तो इसके लिए मतलब हम पास्ट को देखेंगे, जो आज दिन भर में हुआ हम उसको देखेंगे। लेकिन बेसिकली इसका जो मकसद होता है वो आगे के लिए चीज़ों को सुधारना होता है। हो सकता है कि हमने ज़्यादा टारगेट सेट कर दिया हो, यानी हमने टारगेट ही कुछ ज़्यादा सेट कर दिया, 400 यूनिट बनाना पॉसिबल ही नहीं था। और हो सकता है कि कर्मचारियों ने हरामखोरी करी हो, उन्होंने काम ढंग से नहीं किया हो। तो करेक्टिव, सुधारात्मक कार्यवाही करने के लिए भी कंट्रोल जरूरी है। तो सुधारात्मक कार्यवाही में आप हमेशा भविष्य को देखते हो। अपन कहते हैं बच्चे को अपन कंट्रोल में रखना चाहते हैं, तो कंट्रोल में क्यों रखना चाहते हैं? ताकि उसका भविष्य सुधरे। तो कंट्रोल में उसकी आज की हरकतों को या पास्ट हरकतों को देखा जाता है, लेकिन मकसद उसका भविष्य सुधारना होता है। तो इसलिए इसका आंसर बी होगा, मतलब बी इसके अंदर फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? एडम स्मिथ ने वेल्थ ऑफ नेशंस किताब लिखी थी, हाँ। कैनन ने मनी के ऊपर पुस्तक लिखी थी, हाँ। मार्शल ने प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पे पुस्तक लिखी थी, हाँ। रॉबिन्सन ने पॉलिटिकल इकोनॉमी पे किताब लिखी थी, नहीं। ठीक है, ये कुछ किताबों के कवर पेज है। जैसे देखो, ये बहुत पुरानी सी किताब दिख रही है, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस। यानी इसका पूरा नाम ये है कि राष्ट्र के पास जो धन होता है उसके कारणों की खोज के ऊपर एडम स्मिथ ने, जिनको अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है, उन्होंने पुस्तक लिखी थी। और अल्फ्रेड मार्शल भी बहुत फेमस इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पे किताब लिखी थी। और ये जो हैं जेम्स ग्राहम कैनन, इन्होंने देखो मनी से एक रिलेटेड किताब लिखी है, नाम है द करेंसी प्रॉब्लम एंड द प्रेजेंट फाइनेंशियल सिचुएशन। ये कहीं ना कहीं मनी से रिलेटेड है। लेकिन जो रॉबिन्सन का नाम आ रहा है, उन्होंने जो किताब लिखी थी उसका नाम है द इकोनॉमिक्स ऑफ इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन। तो कोई पॉलिटिकल अर्थव्यवस्था ऐसी तो कोई चीज़ थी नहीं ना, तो डी गलत है। इसके बाद है अंडर शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन रिसोर्सेज का स्केल चेंज होता है कि रेशो चेंज होता है? कहता है जब आप अल्पकाल में उत्पादन करते हो, जब आप शॉर्ट रन में उत्पादन करते हो, तो आप क्या बदल सकते हो? आप उत्पादों का रेशो बदल सकते हो। आप जो इनपुट्स हैं उन इनपुट्स का रेशो बदल सकते हो। इसका आंसर बी है। आप
स्केल नहीं बदल सकते। जैसे यूँ समझो, अभी एक आगे एग्जांपल आएगा, मान लीजिए एक बेकरी है, ठीक है, वहाँ एक बेकरी में एक ओवन है और एक लेबर काम कर रहा है, तो अभी हो गया 1:1 का रेशो। फिर आपने कहा यार अपन ना ज़्यादा उत्पादन करेंगे, ज़्यादा उत्पादन करेंगे, तो आपने ना 2 आदमी लगा दिए। अभी भी ओवन तो एक ही है बेकिंग के लिए, मेन ओवन तो एक ही है, लेकिन आपने 2 लेबर लगा दिए, तो आपका रेशो हो गया 1:2। फिर आपने और उत्पादन करने के लिए 3 लेबर लगा दिए, तो ये रेशो हो गया 1:3। तो अल्पकाल में क्या होता है, आप उत्पादन के सारे साधनों को नहीं बदलते हैं, आपके कुछ साधन स्थिर रहते हैं। जैसे मान लो मैं प्रोडक्शन कर रहा हूँ, तो अभी मैं जैसे वीडियो बना रहा हूँ, तो मेरे पास एक कंप्यूटर है और कुछ गैजेट्स हैं, मैंने एक लड़का रख रखा है। जैसे जैसे मेरा काम बढ़ेगा तो मैं 2 लड़के रख लूँगा, 3 लड़के रख लूँगा, पर ऐसे नहीं मैं 2-3 कंप्यूटर एक साथ, मतलब सारी चीज़ें एक साथ नहीं बदलती है। सारी चीज़ें तो दीर्घकाल में बदलती हैं, शॉर्ट टर्म में 1-2 चीज़ें स्थिर रहती है, 1-2 चीज़ें बदलती हैं। तो इन्हें उनका जो इनपुट्स का रेशो है वो आपस में बदलता है। ये एग्जांपल आगे दिया हुआ है, ठीक है। चलिए, उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व इजंट इन यू शेप। इनमें से कौन सा कर्व यू शेप का आकार नहीं लेता? तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व, एवरेज कॉस्ट कर्व, फिक्स कॉस्ट कर्व या मार्जिनल कॉस्ट कर्व। इसको मैंने डिटेल से अगली स्लाइड पे समझाया हुआ है, आप आराम से पढ़िएगा। पर देखिए, आप समझिएगा, देखिए अगर सपोज करो आपने 50 यूनिट बनाए और सपोज करो आपकी फ़िक्स कॉस्ट है, एक बार फिक्स कॉस्ट को ही समझा रहा हूँ मैं, फ़िक्स कॉस्ट 100 रुपये आ रही है। फिर आप 100 यूनिट बनाओगे, 1000 रुपये कर लो उसको, बोले 100 यूनिट बना रहे हो तो भी आपकी फ़िक्स कॉस्ट 1000 आएगी। आप 200 यूनिट बनाओगे, आप प्रोडक्शन बढ़ाते जा रहे हो तो भी फ़िक्स कॉस्ट 1000 आएगी। और आप 400 यूनिट बनाओगे तो भी फ़िक्स कॉस्ट क्या आएगी? 1000 रुपये आएगी। तो जब आप इसको ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करोगे ना, तो वेरिएबल कॉस्ट होती ना, तो वेरिएबल कॉस्ट ऐसे डबल चौबल होती चली जाती। लेकिन जैसे 1000 रुपये यहाँ कर लेते हैं, यहाँ 1000 रुपये हैं, ठीक है, तो 50 यूनिट पे भी यहाँ हैं, 100 यूनिट पे भी यहाँ हैं, 200 पे भी यहाँ हैं और 400। यानी ये जो लाइन बनेगी ना, ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, जो कि अगर आप समझते हो ये ओ है, ये एक्स है, तो ये ओ एक्स अक्ष के लंबवत एक लाइन बनेगी। तो फिक्स कॉस्ट कभी भी यू कर्व नहीं लेगा, लेकिन बाकी सारे जो होंगे ना वो शेप लेंगे और कुछ ऐसे तरह का शेप लेंगे। अलग अलग हो सकते हैं डिज़ाइन, लेकिन उनमें थोड़ी सी एक कर्वनेस होगी, एक थोड़ा सा वक्राकार होगा, यू शेप लेंगे। लेकिन आपका फिक्स कॉस्ट कर्व जो होता है ना, वो एक स्ट्रेट लाइन लेगा, ठीक है। ये मैंने सारा इधर समझाया हुआ है, आप देखिए यहाँ पे, इसको आप ज़रूर देखिएगा, है ना। जैसे मैं एक को समझाता हूँ, जब आपने 10 यूनिट बनाए तो आपकी फ़िक्स कॉस्ट 100 रुपये आ रही है, इस लेवल पे आपकी वेरिएबल कॉस्ट 50 रुपये आ रही है। तो एक तो टीसी कैसे निकालते हैं, तो फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को निकालते हैं, टीसी आती है। फिर इसके आपको बाद इन सब में आप ए लगा दीजिए, एवरेज। इसमें हो जाएगा एवरेज फिक्स कॉस्ट, ये हो जाएगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और ये हो जाएगा एवरेज टोटल कॉस्ट। कैसे निकालेंगे? एवरेज टोटल कॉस्ट या एसी बोल सकते हैं। इसमें आप क्या करो, क्वांटिटी का भाग लगा दो। जैसे 100 में आपने 10 का भाग लगाया तो आपकी एएफसी हो गई 10, 50 में आपने 10 का भाग लगाया तो आपकी एवीसी हो गई 5, और एसी एवरेज कॉस्ट तो आप अपनी टोटल कॉस्ट में भाग लगा दो, ठीक है। मैं बस एक चीज़ और बता रहा हूँ, फिर ऐसे समझ गए। फिर भी सपोज करो अब हमने प्रोडक्शन को डबल कर दिया, प्रोडक्शन को डबल किया तो भी देखो आप क्या हुआ, आपकी फिक्स कॉस्ट डबल नहीं हुई। वैसे वेरिएबल कॉस्ट इन जनरल डबल हो जाती है, लेकिन ठीक है, हमें उत्पादन के साधन सस्ते में मिल गए होंगे। प्रोडक्शन डबल करने के बावजूद भी हमारी वेरिएबल कॉस्ट एग्जैक्ट डबल नहीं हुई है, थोड़ी बढ़ जरूर गई है। तो अब हमारी टीसी हो गई 190। अब आप गौर कीजिए, अब आपकी जो एवरेज फिक्स कॉस्ट है वो कम हो गई, क्योंकि अब आप पहले 100 रुपये आप दे रहे थे 10 यूनिट के लिए, अब आप 100 रुपये दे रहे हो 20 यूनिट के लिए, तो एएफसी आपकी कम हो गई। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट आप 90 रुपये दे रहे हो 20 यूनिट के लिए, तो एवीसी हो गई है। और आप 190 रुपये में 20 यूनिट बना पा रहे हो, तो आपकी एवरेज कॉस्ट 9.5 आई। और ये मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकालेंगे? आप देखो आपकी टीसी कितनी बड़ी, आपकी टीसी यहाँ से यहाँ आने में 40 रुपये बड़ी, और आपकी यूनिट्स कितनी बड़ी, आपकी यूनिट 10 बड़ी, तो आपकी मार्जिनल कॉस्ट हो गई 4 रुपये पर यूनिट। अब आप इसको जब ग्राफ पेपर में प्लॉट करोगे ना, तो इस तरह से ग्राफ पेपर बनेंगे। देखो इसमें आपको कलर देख के समझना पड़ेगा। ये फिक्स कॉस्ट की लाइन है, जो येलो वाली लाइन है, तो देखो येलो वाली लाइन हमेशा इस पे चल रही है, सीधी चल रही है, जैसे मैंने बताया ना। और एक लाइन ये दे रखी है वीसी की लाइन, और एक दे रखी है टीसी की लाइन। तो वीसी की लाइन और टीसी की लाइन में देखो थोड़ी सी इस तरह की बैंड है ना, दिख रही है ना। तो बस समझ जाओ, इनमें यू शेप आएगा, फिक्स कॉस्ट में यू शेप नहीं आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। स्टील का प्रोडक्शन करते हो तो ये एक तरह की मैन्युफैक्चरिंग है। शुगर मिल में भी मैन्युफैक्चरिंग होती है, फ्लोर मिल में भी मैन्युफैक्चरिंग होती है। जब रॉ मटेरियल से अपन कुछ बनाते हैं
जैसे अपन कच्चे लोहे से स्टील बनाएं, या गन्ने से शुगर बनाएं, या गेहूं से या किसी और चीज़ का आटा तैयार करें, तो ये सब मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है। लेकिन जो फ्रूट्स पैदा होते हैं, ये जो होते हैं, ये मैन्युफैक्चरिंग में आपका नहीं आता है ना। ये आपका प्राइमरी इंडस्ट्री होता है, ये आपका मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी नहीं है। तो फलों का उत्पादन इसका आंसर होगा। एक आप बात हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। सबसे पहले तो आप ये याद रखिएगा कि बिज़नेस एक बड़ी चीज़ होती है। बिज़नेस को दो हिस्सों में बांटते हैं, ठीक है। उसमें से एक हिस्सा तो है इंडस्ट्री और एक हिस्सा है आपका कॉमर्स, ठीक है। अगेन कॉमर्स में चली जाती है ट्रेड, और ट्रेड के कुछ ऑक्सिलरी एक्टिविटीज़ होती हैं वो। और जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री इस तरह से वाइफाग्रेड होती है। एक होता है प्राइमरी इंडस्ट्री, प्राथमिक उद्योग, सेकेंडरी इंडस्ट्री, द्वितीयक उद्योग, टर्शरी इंडस्ट्री, तृतीयक उद्योग। फिर प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर दो हैं, जेनेटिक इंडस्ट्री और एक्सट्रैक्टिव। एक्सट्रैक्टिव मतलब कुछ निकालना, खान से निकालना। और जेनेटिक इंडस्ट्री में चीज़ें पैदा होती हैं, पशु पैदा होते हैं और ये फल पैदा होते हैं, इस तरह से, है ना। तो ये वाला जो था ना, फलों का उत्पादन, ये आपका प्राइमरी इंडस्ट्री का एग्जाम्पल था। और जो सेकेंडरी इंडस्ट्री है, इसमें आती हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। फिर इसके अंदर आते हैं एनालिटिकल, सिंथेटिक, प्रोसेसिंग और असेंबलिंग। तो जैसे आप देखो, ऐसे ही बताऊँ मैं आपको, जैसे क्रूड ऑयल होता है, कच्चे तेल से आप पेट्रोलियम बनाते हो, डीजल बनाते हो, कैरोसिन बनाते हो, तो ये एनालिटिकल इंडस्ट्री होती है, पेट्रोलियम इंडस्ट्री। एक होती है सिंथेटिक इंडस्ट्री, सीमेंट है, तो आप चूना पत्थर जिप्सम मिला के सीमेंट बनाते हो, तो ये आपकी सिंथेटिकल इंडस्ट्री होती है। ऐसी सी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, और ऐसे ही जैसे गन्ने से शुगर बनाने का एक प्रोसेस होता है, तो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री होती है। और कंप्यूटर चिप्स वगैरह को मिला के कंप्यूटर्स बनाना, ये आपकी असेंबली इंडस्ट्री हो गई। तो मैं बस समझाना ये मांग रहा था कि आपका जो फलों का उत्पादन है वो आपका प्राइमरी इंडस्ट्री से रिलेटेड है। नेक्स्ट, बिजनेस हैज़ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, आप व्यापार करते हैं, व्यवसाय करते हैं, तो समाज में रह के करते हैं, तो आपके उत्तरदायित्व है कस्टमर के प्रति, आप उनको वाजिब दाम पे क्वालिटी चीज़ें दो, ये आपका उत्तरदायित्व है। आपका उत्तरदायित्व है गवर्नमेंट के प्रति कि आप गवर्नमेंट के नियमों का पालन करो। पॉलीथीन बैन है तो पॉलीथीन यूज़ मत करो, समय पे टैक्स भरो, जीएसटी वसूल करना है तो वसूल करके गवर्नमेंट को जमा कराओ। ये आपका गवर्नमेंट के प्रति उत्तरदायित्व है। आपका शेयर होल्डर के प्रति उत्तरदायित्व है कि आप एक उचित लाभ कमाने के पश्चात उनको लाभांश दो। आप कोशिश करो कि आप अच्छी मेहनत से अच्छा व्यापार चलाओ तो उनके शेयर की वैल्यू बढ़े। तो व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व सभी के प्रति है, ठीक है। नेक्स्ट इज, ये एक बड़ा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मतलब रॉयल्टी के ऊपर एक जैसे शॉर्ट वर्किंग हम पढ़ते हैं तो उसको समझने के लिए। जैसे ए ने क्या किया था, एक खान है, एक माइन है, उसको 10 साल के लिए पट्टे पे लिया, 50 पैसे प्रति टन सेट हुआ, ठीक है। और उसने सामने वाले ने कह दिया मैं 8,000 रुपये तो हर हाल में लूँगा ही लूँगा, तू प्रोडक्शन कर चाहे मत कर, मैं तेरे से 8,000 रुपये तो लूँगा ही लूँगा। अब यहाँ के बाद गेम शुरू होती है। जैसे मैं अब आपको अगली स्लाइड पे पहले ले चल रहा हूँ। देखिए, पहले साल में क्या हुआ, आपने 2,000 टन माल बनाया, अगर 50 पैसे की रेट से पकड़ें तो 1,000 रुपये ही बनते हैं। पर सामने वाले ने कह रखा था मैं तो 8,000 रुपये लूँगा ही लूँगा, तो उसने मिनिमम रेंट 8,000 रुपये लगाया। तो अब आपको लैंडलॉर्ड को, ये जो लेसर है, उसको कितने देने पड़ेंगे, 8,000 रुपये देने पड़ेंगे। तो आपको 8,000 रुपये देने पड़ेंगे। तो आपने कितने फालतू दिए, 7,000 रुपये फालतू दिए, तो इसको बोलते हैं शॉर्ट वर्किंग, ठीक है। बहुत बार क्वेश्चन मैंने भी दिया हुआ है, जो हमने प्रैक्टिस शीट वगैरह दिए हैं हमारे ऐप के अंदर, उसमें बार बार मैंने पूछा है शॉर्ट वर्किंग कैसे निकालेंगे। तो आपका जो मिनिमम रेंट है उसमें से जो एक्चुअल रॉयल्टी है उसे आप हटा दो, तो आपकी शॉर्ट वर्किंग आ जाएगी। 1,000 रुपये देने चाहिए थे, पर नियमों और शर्तों में बंधे होने की वजह से हमें 8,000 रुपये देने पड़े, तो हमने 7,000 रुपये फालतू दिए। अब आप दूसरे साल देखो, दूसरे साल हमारी किस्मत थी, हमने 10,000 यूनिट बनाए। 10,000 यूनिट पे भी तो भी हमारी रॉयल्टी बनती है 5,000 रुपये, लेकिन वादे के मुताबिक अपने को देने पड़ेंगे 8,000 रुपये, तो हमें 8,000 रुपये देने पड़ेंगे। अब आप गौर कीजिए, 5 देने थे लेकिन हमने 8 दिए, तो 3,000 हमने और फालतू दिए। तो इसको एक बार फिर ये शॉर्ट वर्किंग का एग्जांपल है। और अब तक 7,000 हम पहले दे चुके, 3,000 हमने और दिए, अब तक अपन 10,000 रुपये फालतू दे चुके, ठीक है। अब 30,000 में हमने और मेहनत करी, हमने अब के बाद 20,000 यूनिट का उत्पादन किया, तो 10,000 रुपये सामने वाला आएगा और कहेगा 10,000 रुपये लाओ। भाई मिनिमम 8 तो देने ही देने हैं, लेकिन आप 10,000 रुपये लाओ। तो मैंने उसको कहूँगा कि सर मैं आपको 10,000 रुपये नहीं दूंगा, 10,000 रुपये में से मैं 2,000 रुपये एडजस्ट कर रहा हूँ,
ठीक है, क्योंकि मैं आपको 10,000 रुपये पहले फालतू दे चुका हूँ। हालांकि मैं देखो 10,000 तो पूरे एडजस्ट नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि किसी भी हाल में मुझे उसे 8,000 तो देने ही देने हैं, तो मैं उसे 2,000 रुपये एडजस्ट करके 8,000 रुपये दूंगा। इसने आपसे यही पूछा था कि थर्ड ईयर में 2006 में हम उसे कितने देंगे। प्रोडक्शन के हिसाब से देखा जाए तो हमें उसको 10,000 देना चाहिए, लेकिन चूंकि हम पहले फालतू पैसे दे चुके हैं तो हम उसे एडजस्ट करेंगे, जिसको बोलते हैं रिकूप करेंगे। और इस क्वेश्चन में ये भी लिखा हुआ है कि आप कितने वर्ष तक रिकूप कर सकते हो। आप 2008 तक अगर कभी फालतू पैसा दिया है तो वैसे एडजस्ट कर सकते हो। तो पहले साल फालतू दिया, दूसरे साल पैसे फालतू दिया, हमें तीसरे साल में थोड़ा सा मौका मिला तो हम उसे थोड़े से पैसे को एडजस्ट करेंगे। तो ये आंसर थोड़ा सा यहाँ गलत प्रिंट है, ये आंसर इसका फाइनल ये है। और किताब में ये सही दिया हुआ है कि हमें 8,000 रुपये हम उसको देंगे। ठीक है, चलिए, होप मैं समझा पाया आपको। इसके बाद है एक्स लिमिटेड ने मिस्टर आर को जारी किए थे 10 रुपये वाले 100 समता अंशों का हरण कर लिया। उन पे 2 रुपये फर्स्ट कॉल के, 3 रुपये फाइनल कॉल के नहीं मिले थे। ये अंश हमने 1.5 रुपये के डिस्काउंट पे रीइशू कर दिए। तो बताओ कैपिटल रिजर्व में कितनी राशि ट्रांसफ़र की जाएगी। मेरे पास इसको समझाने के 2 तरीके हैं। पहले मैं आपको ट्रेडिशनल तरीका बताता हूँ, उसमें आपकी एंट्रीज़ की प्रैक्टिस हो जाएगी। देखिए, हमारा नाम एक्स लिमिटेड है और जब हम जब्त करेंगे तो इक्विटी शेयर कैपिटल टीआर होगा, टू फर्स्ट कॉल, टू सेकंड कॉल, टू शेयर फॉरफिटेड आएगा। ठीक है, उसके पास बेसिकली 100 शेयर हैं, तो इसका मतलब है हमने 1,000 रुपये उससे मांगे, 1,000 रुपये हमने मांगे। उसने हमें फ़र्स्ट कॉल के समय 200 रुपये नहीं दिए और सेकंड कॉल के समय 300 रुपये नहीं दिए, और यहाँ पे बाकी ये आ गया 500 रुपये जो उसने हमें चुकाए। आप ध्यान दीजिएगा, हमने 1,000 रुपये उससे मांगे, 500 उसने नहीं दिया और 500 रुपये वो हमें जमा करा चुका था, वो हम खा गए। उसके बाद हमने ये शेयर रीइशू कर दिए। रीइशू करने पे पैसा आएगा तो बैंक डीआर होगा, शेयर फॉरफिटेड डीआर होगा, टू शेयर कैपिटल होगा। हमने ये शेयर 1.5 रुपये के डिस्काउंट पे रीइशू किए, तो डिस्काउंट खाते को डीआर नहीं करते, शेयर फॉरफिटेड को डीआर करते हैं। और 1,000 रुपये के शेयर 150 रुपये डिस्काउंट काट के हमने 850 रुपये में दिए। तो हम इसको यूँ समझाते हैं कि हमने पुराने शेयर होल्डर से कितने रुपए का बेनिफिट उठाया, 500 का, और हमने नए शेयर होल्डर को कितना डिस्काउंट दिया, मात्र 150 का। तो हमारे पास कितना बचा, 350 का। ये किस तरह का प्रॉफिट है, कैपिटल प्रॉफिट है। तो ये कहाँ जाएगा, कैपिटल रिजर्व में जाएगा। तो इसकी एंट्री बनेगी शेयर फॉरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व 350 रुपये। तो इसका आंसर 350 रुपये है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ए इसका आंसर है। दूसरा मैं आपको एक तरीका शॉर्ट ट्रिक समझाता हूँ, अगर आप समझ सको और अप्लाई कर सको तो जल्दी क्वेश्चन हो जाते हैं। आपको इस क्वेश्चन में पुराने बंदे से कितने रुपए मिले, आपको इस क्वेश्चन में पुराने कबूतर से 5 रुपये मिले, 5 नहीं मिले, 5 मिले थे। आपने नए कबूतर से कितने रुपए लिए, नया कबूतर मतलब नया कस्टमर, उससे आपने 8.5 रुपये लिए। ठीक है, मतलब मैं एंट्रीज नहीं कर रहा हूँ, मैं सीधा आपको मैथ्स बता रहा हूँ। आपने पहले पट्टे से 5 और दूसरे पट्टे से 8.5 और दोनों से मिला के 13.5 रुपये वसूल किए, जबकि शेयर था 10 रुपये का। यानी आपने 3.5 रुपये फालतू लिए और 100 शेयर पे इस तरह से आपने 350 रुपये कमा लिया। तो 350 रुपये सीधा आपका आंसर आ जाता अगर आप एंट्रीज के चक्कर में ना पड़ते तो। खैर, राइट शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जो कि कंपनी के मौजूदा शेयर होल्डर को दिए जाते हैं। राइट शेयर्स आर दो शेयर्स विच आर इशूड टू द, या कहें ऑफर टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, अगर मान लीजिए 2018 में हमने 50,000 अंश निकाले थे और अब के बाद हम 2025 के अंदर वापस से 25,000 अंश निकाल रहे हैं, तो नए लोगों की तरफ जाने से पहले हम इन पुरानों को बोलेंगे कि आप शेयर ले रहे हो क्या। रेशो है 2:1। अगर आपके पास 200 शेयर हैं तो आप 100 शेयर ले सकते हैं, आपके पास 50 शेयर हैं तो आप 25 शेयर ले सकते हैं। तो ये ऑफ़र केवल मौजूदा इक्विटी शेयर होल्डर को दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज थ्रू ट्रायल बैलेंस व्हाट इज़ चेक्ड। जब हम जनरल बनाते हैं, जनरल के बाद लेजर बनाते हैं, तो फिर ट्रायल बैलेंस आप क्यों बना रहे हो। ट्रायल बैलेंस हम इसलिए बनाते हैं कि हम देखते हैं कि हमारी जो लेजर है वो मैथमेटिकली एक्यूरेट है या नहीं। हर तरह से एक्यूरेसी की जांच नहीं होती, हम केवल मैथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करते हैं। किसकी, लेजर की। इसीलिए जो वर्ड आता है, जो ऑप्शंस दिए हुए थे एग्जाम में, वो थे हम अकाउंटिंग एंट्रीज की एक्यूरेसी चेक करते हैं, बट द करेक्ट ऑप्शन इज कि हम लेजर की मैथमेटिकल एक्यूरेसी, खाता बही की गणितीय शुद्धता की जांच करते हैं। नेक्स्ट, जब बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है तो वो ट्रांजैक्शन जिससे ओनर की कैपिटल बढ़ती है। बेसिकली क्वेश्चन अकाउंटिंग इक्वेशन का है।
तो ऐसे सौदे जिनसे कहें व्यापारी की पूंजी बढ़ती है उसे आय कहते हैं। ठीक है, देखो ना, आप सोचो, एक दुकानदार होता है, वो कब खुश होता है? वो तब खुश होता है जब उसकी दुकान पे कोई ग्राहक आता है और उससे माल ले जाता है। एग्जांपल बताता हूँ, मान ली 4,000 रुपये का माल उसने खरीदा था और कस्टमर आके वो 5,000 रुपये में ले गया। तो क्या होता है बेसिकली, उसका जो कैश है वो 5,000 रुपये बढ़ जाता है, उसका जो स्टॉक है वो 4,000 कम हो जाता है, और उसने जो 1,000 रुपये कमाया वो 1,000 रुपये उसकी कैपिटल में जुड़ता है। इसीलिए हर सेल के बाद व्यापारी खुश होता है, क्योंकि आय होने से उसकी पूंजी बढ़ती चली जाती है। हमेशा याद रखिएगा, व्यापार एक माध्यम होता है पैसा कमाने का। व्यापारी उद्यम करता है, व्यापारी मेहनत करता है, चाहता यही है कि वो पैसा कमाता जाए, क्योंकि वो कमाई उसकी पूंजी में जुड़ती जाएगी और उसकी पूंजी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो इनकम इसका आंसर होगा। और भैया, यूपी टीजीटी कॉमर्स का फॉर्म भर दिया, तैयारी कर रहे हो, लेकिन सिर्फ पढ़ाई करने से सिलेक्शन नहीं होगा, उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। हर साल हजारों छात्र यही गलती करते हैं कि अगर थोड़ी और प्रैक्टिस करता तो सिलेक्शन हो जाता। मैं हूँ सीए विशेष छतवानी, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज। मैं आपके लिए लाया हूँ यूपी टीजीटी कॉमर्स के 50 सैम्पल पेपर की सीरीज़। इसमें आपको मिलेगा 50 सैम्पल पेपर्स, जिससे आपका पूरा सिलेबस कवर हो सके, चैप्टर वाइज एमसीक्यू, ताकि हर टॉपिक पे आपकी पकड़ हो सके। ये सारा का सारा कंटेंट आपको बायलिंगुअल मिलेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, यूपी के हर छात्र के लिए परफेक्ट। 999 रुपये वाली मॉक सीरीज़ केवल 249 में अवेलेबल है। नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक करें, तैयारी करें, प्रैक्टिस करें, टाइम वेस्ट ना करें। 26. In case of installment system, the total interest received by the seller is credited. तो देखिए, एक सिस्टम है हायर परचेज सिस्टम और एक है आपका इंस्टॉलमेंट सिस्टम। तो सपोज़ कीजिए मैं हूँ बेचने वाला वेंडर और ये है ख़रीदने वाला। तो सपोज़ करो मैं कार बेच रहा हूँ, ठीक है, मैं कार बेच रहा हूँ, तो मेरे लिए तो वो सेल्स है, और 4 लाख की कार है, लेकिन सामने वाला इंस्टॉलमेंट में ले रहा है, तो मैं इंटरेस्ट लगाऊंगा। तो पूरा इंटरेस्ट तो मैं एक साथ क्रेडिट करूँगा नहीं, मतलब पूरा इंटरेस्ट मैं अभी इंटरेस्ट अकाउंट में क्रेडिट नहीं करूँगा, उसे मैं इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में क्रेडिट करूँगा, है ना। सामने परचेजर का नाम मान लेते हैं पी है, तो अपन एक एंट्री करेंगे पी अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू इंटरेस्ट सस्पेंस। तो इसके क्वेश्चन का जवाब आ गया है कि इंस्टॉलमेंट सिस्टम में विक्रेता को जो ब्याज कहें, प्राप्त की जगह प्राप्य शब्द ज़्यादा सही है, जो ब्याज हमें मिलने वाला है टोटल, उसे हम कहाँ क्रेडिट करते हैं? तो टेम्पररी हम उसे इंटरेस्ट सस्पेंस में क्रेडिट करते हैं। ऐसे ही मैं आपको परचेज़र की तरफ बता दूं, तो परचेज़र कार खरीद रहा है तो वो कार को डीआर करेगा, वो इंटरेस्ट को डीआर करेगा और वो वेंडर को सीआर करेगा। तो आप दोनों तरफ की एंट्रियाँ बना के देखेंगे तो आपको लगेगा ईजी है, इससे आपको अकाउंट्स भी क्लियर समझ में आएगी। हम परचेज़र को डेबिट करते हैं तो परचेज़र वेंडर को क्रेडिट करता है ना। इस तरह से हम इंटरेस्ट सस्पेंस क्रेडिट कर रहे हैं, वो डेबिट कर रहे हैं। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चनों के आंसर आपको आने लगते हैं। ब्याज उच्चंती खाता या ब्याज संचय खाता कहते हैं। नेक्स्ट, द रॉयल्टी पेबल बाय द लेसी इज ट्रांसफर्ड इन। ठीक है, सपोज करो अभी अपन एक एग्जांपल लिया, मान लीजिए कि मैंने 10,000 टन का उत्पादन किया और मुझे 5,000 रुपये देने हैं। मिनिमम रेंट का चक्कर नहीं रखते, मुझे 5,000 रुपये देने हैं। तो मैं क्या करूँगा, एंट्री रॉयल्टी डेबिट टू लेसर, कि रॉयल्टी एक खर्चा है क्योंकि मुझे देनी है, तो मैं रॉयल्टी को डीआर करूँगा और देनी है तो उस लायबिलिटी को क्रेडिट करूँगा। बाद में क्या होगा, बाद में रॉयल्टी अकाउंट चूंकि एक नॉमिनल अकाउंट है तो ये राइट ऑफ होगा, तो बाद में रॉयल्टी राइट ऑफ होगा वर्ष के अंत में और इसे पी एंड एल में ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो एंट्री बनेगी पी एंड एल टू रॉयल्टी। तो क्वेश्चन ने यही कहा कि आप रॉयल्टी जो आपको देनी है, जो दी है, उसका आप क्या करोगे। लिखा है ना, पट्टाधारी जिसने पट्टे पे चीज़ को लिया है उसको जो रॉयल्टी देनी है उसको किस में ट्रांसफ़र किया जाता है, तो उसको ट्रांसफ़र किया जाता है कहाँ पे, पी एंड एल में। ये पहली एंट्री है, जब हमें रॉयल्टी देने का लायबिलिटी उत्पन्न होगा वो उस समय के, लेकिन इससे ट्रांसफ़र पूछा तो ट्रांसफ़र हम पी एंड एल खाते में करेंगे, तो सी इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट, सेबी की स्थापना कब हुई थी, 12 अप्रैल 1988 को या 30 जनवरी 1992 को। तो सेबी की स्थापना पहले मतलब इन द सेंस 12 अप्रैल 1988 को ही इसकी स्थापना हो गई। हालांकि जो
इसको वैधानिक निकाय के रूप में मान्यता मिली, इसको जो स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया, उसमें आते आते 30 जनवरी 1992 आ गया। तो यहाँ पहले 3 बातें याद रख लीजिए। सेबी, जिसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये 12 अप्रैल 1988 को स्थापित हुआ। तब इसका जो कहें वैधानिक प्रारूप था वो था एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है, ओके। और क्यों स्थापना की गई? सिक्योरिटी मार्केट को, प्रतिभूति बाजार को नियंत्रित करने के लिए इसकी, लेकिन इसके बाद इसको स्टैट्यूटरी पावर, वैधानिक शक्तियाँ दी गई 30 जनवरी 1992 को, जब सेबी एक्ट 1992 बना। तो इसमें कब पूछा? इसने ये नहीं बोला कि इसे वैधानिक शक्ति कब मिली, है ना, ये इसका आंसर नहीं है, मैंने गलत टिक कर दिया। इसने कहा था सेबी की स्थापना कब हुई, तो 12 अप्रैल 1988 आएगा, ए आंसर आएगा। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन इज अ हार्मोनियस एडजस्टमेंट ऑफ स्पेसिफाइड पार्ट्स फॉर अकम्प्लिशमेंट ऑफ सम कॉमन पर्पजेज और पर्पज। किसी सामान्य उद्देश्य एक अथवा उद्देश्यों, सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विशिष्ट अंगों का मैत्रीपूर्ण समायोजन संगठन कहलाता है। तो संगठन को डिफाइन किया है कि, है ना, संगठन में क्या किया जाता है, कुछ उद्देश्यों को पाने की कोशिश की जाती है, इसके लिए अलग अलग चीज़ों का मैत्रीपूर्ण समायोजन किया जाता है, एक हार्मोनियस एडजस्टमेंट किया जाता है। तो इसका कुछ कर नहीं सकते, ये परिभाषा किसने दी थी? अब जैसे इस स्क्रीन पे देखो, यहाँ पे संगठन की 6-7 परिभाषाएं दी हुई है ना। तो ये तो किस्मत वाली बात है कि आपको याद रह जाए या यही क्वेश्चन रिपीट हो जाए। तो ये कथन हैने का है, बहुत सारे मैनेजमेंट में एक से एक ऑथर हुए हैं, उसमें हैने ने ये वाली परिभाषा दी है, ठीक है। नेक्स्ट, ABC पार्टनर्स हैं एक फर्म में जिनका प्रॉफिट रेशियो 4-3-2 होता था, और डी पार्टनर बन गया है। इसने कहा है द को साझेदार बनाने के बाद उनके त्याग का अनुपात क्या होगा। तो देखो ABC है, इनका रेशियो 4:3:2 है। इन्होंने ये नहीं बताया कि डी को कितने हिस्से के लिए साझेदार बनाया। सपोज करो, मान लेते हैं 1/5 के लिए बनाया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मानो 1/5 के लिए बनाया, तो इसे 1/5 मिला है, तो किसी ने तो दिया होगा, तो ABC ने दिया होगा। सूचना के अभाव में, यानी ऐसा हो सकता है कि डी के आने पे ए सेक्रीफाइस करता, या बी सेक्रीफाइस करता, या दोनों सेक्रीफाइस करते हैं, या तीनों सेक्रीफाइस करता है, ऐसा कुछ भी हो सकता था। लेकिन अगर क्वेश्चन ने हमें नहीं बताया है तो हम ये मान के चलते हैं कि डी के आने पे तीनों ने ऐसे खाना खिलाया। जिस रेशो में ये खुद खाना खाते हैं उसी रेशो में खाना खिलाया होगा। तो हम ये अज्यूम करके चलते हैं, चाहे इसका रेशो 1/10 होता, तो मतलब भाई डी को खाना किसने दिया, डी को खाना किसने दिया, तो चूंकि ये इनकी फर्म में आया है तो इन तीनों ने खाना दिया होगा, इन तीनों खानों ने सेक्रीफाइस किया होगा, और वो सेक्रीफाइस इसी रेशो में हुआ होगा। मतलब जिसके पास ज़्यादा था उसने ज़्यादा रेशो किया सेक्रीफाइस, जिसके पास कम था उसने कम रेशो सेक्रीफाइस किया। तो 4:3:2 में ही सेक्रीफाइस हुआ होगा, ये सिंपली अज्यूम किया जाता है, माना जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण साझेदारी संगठन में विद्यमान नहीं है? अविच्छिन्न उत्तराधिकार, परपेचुअल सक्सीशन। देखिए परपेचुअल सक्सीशन जो होता है वो कंपनी में होता है। क्या बोलते हैं कंपनी में, कि लोग आते रहते हैं जाते रहते हैं, कंपनी चलती रहती है। एक कंपनी के अगर 100 शेयर होल्डर हैं, सबकी भी डेथ हो जाएगी तो भी कंपनी नहीं मरती, कंपनी चलती रहती है। तो ये जो विशिष्ट गुण होता है ये कंपनी में होता है, ये पार्टनरशिप में ये गुण नहीं होता। बाकी अनलिमिटेड लायबिलिटी, साझेदारों का असीमित दायित्व, ये लायबिलिटी पार्टनरशिप में, यानी ये फीचर पार्टनरशिप में होता है। पार्टनरशिप का जन्म अग्रीमेंट से होता है, बिल्कुल पार्टनरशिप का जन्म अग्रीमेंट से ही होता है, ये फीचर भी पार्टनरशिप का है। और पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन कराना ऑप्शनल है, ऐच्छिक है, इच्छा हो तो कराओ, मत हो तो मत कराओ, ये भी पार्टनरशिप का फीचर है। तो ये तीनों जो विशेषताएं हैं वो पार्टनरशिप की फीचर्स हैं। लेकिन ये कहना कि कंपनी चलती रहती है, अविच्छिन्न उत्तराधिकार होता है, परपेचुअल सक्सीशन होता है, ये नहीं है। इसका आंसर ए है। सिंपल बात बताऊं, ABC 3 पार्टनर हैं। अगर एक बाय द वे ट्रेन से जा रहे हैं और ट्रेन एक्सीडेंट में तीनों मर गए तो फर्म भी मर जाएगी, इनकी मृत्यु के साथ साथ फर्म भी मर जाएगी। लेकिन पार्टनरशिप में, लेकिन कंपनी में अगर 100 लोग हैं, 1000 लोग हैं, जितने भी लोग हैं, अगर वो सारे भी मर गए तो भी कंपनी जिंदा रहेगी, क्योंकि उनके जो शेयर्स होंगे वो ऑटोमेटिक उनके जो नॉमिनीज़ हैं उनको ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ठीक है, चलिए। एन एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। बहुत ही बुनियादी पर बहुत ही समझने लायक बात।
एक्सपेंडिचर बेसिकली दो तरह के होते हैं, फिर एक थर्ड टाइप इसमें से निकलता है। एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। सपोज कीजिए आप अपने स्टाफ को सैलरी देते हो, तो ये आपका रूटीन एक्सपेंडिचर है। इसमें आर से बहुत सारे नाम हैं। आप अपने स्टाफ को जो सैलरी देते हो उसको बोलते हैं रूटीन एक्सपेंडिचर, इसको आप बोलते हो रेगुलर एक्सपेंडिचर, इसको आप बोल सकते हो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसको आप बोल सकते हो बार बार होने वाला रैकरिंग एक्सपेंडिचर। तो आर ही आर से है ना, रैकरिंग। और लेकिन अगर आप एक मशीन लगाते हो, व्यापार में एक मशीन लगाते हो, तो ये आप फ्यूचर के बेनिफिट के लिए लगा रहे हो, है ना, ताकि आप 5 साल 10 साल 20 साल तक उस मशीन से उत्पादन करके कमाओ। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है जो फ्यूचर बेनिफिट्स पाने के लिए किया जाता है। ठीक है, फिर ये बात सही है कि उसमें फिर आपकी एक बड़ी राशि लग जाती है, बट ये कोई बात ज़रूरी नहीं है कि आपकी बड़ी राशि उसके अंदर लगेगी। मेन बात है कि ऐसा खर्चा जो जो आपके लिए फ्यूचर में बेनिफिट लाएगा, ऐसा व्यय जो आप भविष्य के लाभों के लिए करते हो, वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है और फिर उसे हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं, है ना। थर्ड एक्सपेंडिचर का टाइप होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वो कभी आया तो फिर बता दूंगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, सोर्स ऑफ डेटा। अगर आप स्टैटिस्टिक करने बैठे हो, आप कुछ कैलकुलेशन करने बैठे हो, तो डेटा आपके पास कहाँ से आएगा? प्राइमरी सोर्सेज से हाँ, सेकेंडरी सोर्सेज से हाँ, प्राइमरी एंड सेकेंडरी हाँ। तो इसका आंसर सी है। डेटा हमारे पास प्राइमरी डेटा हो सकता है या सेकेंडरी डेटा हो सकता है, ठीक है। सपोज़ कीजिए कि मैं एक शहर में रहता हूँ, वो शहर है अजमेर का, और अजमेर शहर है, और मुझे मान लीजिए मुझे 10th का रिज़ल्ट देखना है कि 10th का रिज़ल्ट अजमेर के बच्चों का कैसा गया। तो इसका एक तरीका हो सकता है कि मैं एक एक स्कूल में जाऊं, सपोज़ कीजिए एक एक स्कूल में जाऊं, एक एक बच्चे से मिलूं, या है ना, और वहाँ से मैं 10th का रिज़ल्ट निकालने की कोशिश करूँगा। मैं खुद से मेहनत करता हूँ तो प्राइमरी डेटा है, और अगर मैं कहीं पे रिज़ल्ट निकला हुआ है बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन में, वहाँ से अगर रिज़ल्ट उठा लेता हूँ तो वो सेकेंडरी डेटा है। तो ये आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिए कि आंकड़े संग्रह करने की, आंकड़े दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े। प्राथमिक आंकड़े प्राइमरी डेटा आप कहाँ से ले सकते हो? आप खुद से ऑब्जर्वेशन से ले सकते हो, आप इंटरव्यू से ले सकते हो, आप क्वेश्चनर या शेड्यूल बना के ले सकते हो। ये कुछ तरीके होते हैं, है ना। और सेकेंडरी आंकड़े कहाँ से लोगे? पब्लिश्ड सोर्सेज से ले सकते हो, अनपब्लिश्ड सोर्सेज से ले सकते हो, यानी गवर्नमेंट पब्लिकेशन, सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन, इंटरनेशनल पब्लिकेशन, प्राइवेट पब्लिकेशन, न्यूज़पेपर से आप ले सकते हो। और इसी तरह से किसी ने रिसर्च किया है, थीसिस लिखा है, तो वहाँ से भी आप उनके मेहनत को उठा सकते हो, तो वो सेकेंडरी डेटा कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टैटिस्टिकल मीन विच इज़ नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज़। जैसे मान लीजिए कि एक वैल्यू है 2, एक है 4, एक है 6, एक है 9, एक है 15, और एकदम से मैं इस और एक वैल्यू मान लीजिए 20 है, और फिर मैं एक वैल्यू और डाल दूँ 100। तो ये मैंने जो डाली है वो डाली है मैंने एक्सट्रीम वैल्यू। तो पहले तो आपको ये समझ में आ गई, इसको एक्सट्रीम वैल्यू बोलते हैं, इसको हिंदी में चरम पद भी बोलते हैं और इसको सीमांत पद भी बोलते हैं। तो ये है, तो ये अगर हो गया ना, अगर ये आ गया तो ये आपके मीन को भी डिस्टर्ब करेगी, ज्योमेट्रिक मीन को भी डिस्टर्ब करेगी, हार्मोनिक मीन को भी डिस्टर्ब करेगी। वाई? वो ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ये जो सारे चीज़ें कैलकुलेट होती है ना, वो सभी वैल्यूज़ को कंसीडर करके होती है। मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, वो एक सीरीज़ के सभी पदों को काम में लेता है। ये जो माध्य होते हैं, इसको टेक्निकली बोलते हैं कि ये जो माध्य होते हैं वो श्रेणी के सभी पदों पे आधारित होते हैं, तो इसलिए डिस्टर्ब होंगे। लेकिन जो मीडियन होता है मीडियन क्या होता है? जो बीच की संख्या होती है ना, उसको मीडियन बोलते हैं। तो अगर कोई एक्सट्रीम वैल्यू आ भी गई, जैसे एक वैल्यू इधर आ गई, एक वैल्यू इधर आ गई, है ना, एक वैल्यू इधर आ गई, जैसे आप सपोज करो जब ये क्वेश्चन था, है ना, एक बार मैं क्वेश्चन को सेट करता हूँ। जब ये क्वेश्चन था तो भी मीडियन 9 था, ठीक है। जब इतना क्वेश्चन था, इतना 25 तक, ठीक है, और बाद में एक वैल्यू बहुत छोटी और एक वैल्यू बहुत बड़ी आ गई, तो भी 9 जो है वो बीच में सिचुएटेड होगा, तो मीडियन पे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आप याद भी कर सकते हैं, पर थोड़ा सुन लेंगे, समझ लेंगे तो थोड़ा बेटर याद कर पाएंगे। टोटल सैलरी ऑफ 15 एम्प्लॉय पर मंथ इज 1 लाख रुपए। सपोज करो आप एक फैक्ट्री में गए, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मतलब मीन निकालते हैं, पर कई बार बच्चे को समझ नहीं आता कि मीन ये बता क्या रहा है, ये क्या बता रहा है। तो सपोज करो आप एक फैक्ट्री में गए,
आपने पहले मजदूर से पूछा हाँ भाई कितने कमाते हो, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे आपने 15 लोगों को लिया और उनका मिलने वाला सैलरी का योग लगाया 1 लाख रुपए। तो 1 लाख बटा 15, 15×6 = 90 और ऐसे करके आएगा, ये आएगा। तो ये 6,666 रुपये जो आया है वो क्या है? ये आया है एवरेज सैलरी पर एम्प्लॉय पर मंथ। एवरेज सैलरी पर एम्प्लॉय पर मंथ, ठीक है। पहली लाइन लिखिए एवरेज सैलरी पर एम्प्लॉय पर मंथ, ये बिल्कुल सही है। अब ये कहना कि सर ये नहीं कह सकते क्या कि ये एवरेज सैलरी पर मंथ है? मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा, मैं आपको बताऊँ एवरेज सैलरी पर मंथ कैसे निकालते। अगर 12 महीने में सपोज करो 24 लाख रुपए दिए गए हैं, तो फिर इसका मतलब है कि मंथली एवरेज मंथली सैलरी होगी 2 लाख। इसका मतलब ये हुआ, पर ठीक है, कंफ्यूज नहीं करता। इसका मतलब यह है कि अगर 1 लाख रुपए 15 लोगों को दिए गए हैं तो ये जो 6,666 रुपये आया है, दिस इज़ द एवरेज सैलरी पर पर्सन पर मंथ। कि सर ये नहीं कह सकते इट इज़ द मंथली सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉय। बात लगभग सही है, लेकिन इसको मंथली की जगह आपको एवरेज वर्ड आगे डालना पड़ेगा। एवरेज मंथली सैलरी। देखो अब आप समझना, जब आप कहते हो ना कि हमारे यहाँ तो ना डेली 2 इंच बरसात होती है, और एक वर्ड होता है कि हमारे यहाँ एवरेज डेली 2 इंच बरसात होती है, दोनों बातों में फ़र्क है। जब आप कहते हो कि एवरेज 2 इंच बरसात होती है, तो मतलब कभी 1 हो जाती है, कभी 3 हो जाती है, कभी 4 हो जाती है, कभी 0 हो जाती है, तो एवरेज 2 निकल के आया। लेकिन जब आप कहते हो 2 इंच, तो मतलब आप तो ये कह रहे हो कि हर दिन 2 इंच बरसात होती है। समझ रहे हो? तो एवरेज वर्ड लगाना ज़रूरी है अगर आप कैलकुलेट एवरेज कर रहे हो तो, ठीक है। नेक्स्ट, मीन डिविएशन इज मिनिमम व्हेन इट इज़ कैलकुलेटेड फ्रॉम द मीडियन। तो इसका आंसर ये मीडियन आंसर आएगा, ठीक है। मैं एक बार आपको बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लीजिए कुछ पद हैं 5, 10, 25, 30, 35, ठीक है। तो इसकी आप मीडियन निकालोगे तो वो आएगी 25, है ना। आगे फिर अपन क्या करेंगे, ये इसको पद बोलते हैं, एक्स जो है उसको पद बोलते हैं, और मीडियन जो आया अभी, इन दोनों के बीच की दूरी डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है। उसको विचलन बोलते हैं। और जैसे 5 और 25 के बीच में दूरी है 20 की, मैंने चूंकि मॉड्यूलस बार लगा दिए तो प्लस माइनस का चक्कर खत्म हो गया। 10 और 25 के बीच में दूरी आ गई 15, 25 और 25 के बीच में 0, 30 और 25 में 5, 35 और 25 10। तो ये कहा जाता है कि अगर इसको अपन एब्सोल्यूट डिविएशन बोलते हैं, कि अगर एब्सोल्यूट डिविएशन जो है वो मीडियन से निकाले जाएं तो ये जो योग आता है वो न्यूनतम आता है, और एमडी का जो मान, इसको मीन डिविएशन, है ना। मीन डिविएशन में पहले क्या होता है, पहले आपको मीन या मीडियन या मोड निकालना पड़ता है, उसके बाद मीन डिविएशन निकलता है। तो ये माना जाता है कि मीडियन से निकाला गया मीन डिविएशन सबसे कम आता है। तो आप इसको याद कर लीजिए, माध्यिका से निकाला गया माध्य विचलन सबसे कम आता है, ठीक है। अगला है टू कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन क्लास इंटरवल शुड बी। देखिए मैं आपको कुछ सीरीज़ बताता हूँ। जैसे एक है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। इससे आप अर्थमेटिक मीन निकालना चाहो निकल जाएगा। एक सीरीज़ है 1 से 10, 11 से 20, 21 से 30। इससे भी आप मीन निकालना चाहो निकल जाएगा। एक सीरीज़ है मान लीजिए 0 से 10, 10 से 30, 30 से 100। आप इससे भी मीन निकालना चाहो निकल जाएगा। मैं कहने क्या चाहता हूँ, देखो ये जो पहले सिस्टमेटिक सीरीज जमी हुई है ना, इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज, ठीक है। और इसमें इक्वल इंटरवल है। और ये जो सीरीज है ना, इसको बोलते हैं इंक्लूसिव सीरीज। इसमें भी इक्वल इंटरवल है, पर ये इंक्लूसिव सीरीज है। और ये जो है ना, ये अनइक्वल सीरीज है, लेकिन मीन निकाला जा सकता है। तो मैं बस कहना ही चाहता हूँ कि समानता माध्य की गणना सभी प्रकार की सीरीज़ में करनी पॉसिबल है। वेल, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें क्या सही है? व्यवसाय एक आर्थिक क्रिया है। बिल्कुल, व्यवसाय, देखो जो भी काम आप पैसा कमाने के लिए करते हो ना, तो वो आर्थिक क्रिया है। अगर एक माता जी हैं, है ना, ये माता जी थोड़ी सी ऐसी बनाई है मैंने, हाँ, अगर ये माता जी हैं, अगर ये भोजन बच्चों के लिए बनाती हैं तो वो आर्थिक क्रिया नहीं है। लेकिन यही माता जी जब रेस्टोरेंट खोल देती हैं, क्लाउड किचन खोल के खाना बेचती हैं, खाना, है ना, तो रेस्टोरेंट खोलती हैं, तो ये आर्थिक क्रिया है। एक मैं पापा हूँ, मैं मेरे बेटे को पढ़ाता हूँ, तो वो आर्थिक क्रिया नहीं है। लेकिन जब मैं कोर्स बेचता हूँ, या मैं मान लीजिए अब तो ट्यूशन नहीं पढ़ाता, पर अगर पढ़ाता हूँ तो वो एक आर्थिक क्रिया है। तो जब आप एक व्यवसाय करते हैं किसी भी तरह का, तो वो आर्थिक क्रिया है। ये वाली बात सही है।
कॉलेज की क्रिकेट टीम टूर्नामेंट में भाग लेने जाती है तो कोई पैसा तो कमा नहीं रही, हो तो मजे के लिए जा रहे हैं, फॉल्स। तो ये व्यवसाय नहीं है। मूल्य वृद्धि की रोकथाम करने के लिए कुशल व्यावसायिक संगठनों की आवश्यकता है। दुकानें होनी चाहिए, लेकिन दुकानें इसलिए नहीं होनी चाहिए कि प्राइजेस कम होंगे। ये कोई भाई ये ठीक है कि दुकानें होंगी तो कंपटीशन होगा तो प्राइजेस थोड़े लेवल में रहेंगे, लेकिन केवल इसलिए दुकानें नहीं खोली जाती हैं, तो ये फॉल्स है। लाभ कमाना व्यवसायिक संगठन का उद्देश्य नहीं है, मजाक कर रहा है, फॉल्स है। तो व्यवसाय एक आर्थिक क्रिया है। ट्रेड मीन्स, तो ट्रेड किसको बोलते हैं, तो आप इस वाले चार्ट को आप दिमाग में हमेशा रखिए। मैं थोड़ी देर पहले भी बोल रहा था, सबसे बड़ी बात होती है बिजनेस। बिजनेस हिंदी में इसको बोलते हैं व्यवसाय। व्यवसाय को फिर अपन दो हिस्सों में बांटते हैं, इंडस्ट्री और कॉमर्स। इंडस्ट्री की हिंदी क्या होती है, इंडस्ट्री की हिंदी होती है उद्योग, और कॉमर्स की हिंदी होती है वाणिज्य। अब मैं केवल कॉमर्स के लिए बोलता हूँ। कॉमर्स को फिर फर्दर तोड़ा जाता है दो में, एक तो होता है ट्रेड, ट्रेड को बोलते हैं व्यापार, और व्यापार की जो सहायक क्रियाएं होती हैं। अगेन ट्रेड हो सकता है इंटरनल ट्रेड, कि आप ट्रेडिंग मतलब परचेज सेल्स, ट्रेडिंग मतलब परचेज सेल, तो इसका क्वेश्चन का आंसर तो हो गया परचेज सेल। तो परचेज सेल्स आप कर सकते हैं होलसेल में या रिटेल में, और हो सकता है कि आप परचेज सेल्स करें देश के बाहर, तो देश के बाहर से मंगाएंगे तो इंपोर्ट, देश के बाहर भेजेंगे तो एक्सपोर्ट, और देश के बाहर से मंगा के उसको बाहर ही भेज देंगे तो उसको बोलेंगे इंट्रापोर्ट, है ना। इसको वर्ड होता है हिंदी में निर्यात हेतु आयात, निर्यात करना है इसलिए आयात, इंट्रापोर्ट, ठीक है। और ऑक्सिलरी टू ट्रेड जो होती है, जो व्यवसाय में सहायता करती हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन जो है वो आपके स्थान की बाधा को दूर करता है। एक कश्मीर का एप्पल हम राजस्थान में भी खाते हैं, आप यूपी में भी खाते हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन। एक होती है वेयर हाउसिंग, वेयर हाउसिंग मतलब गोदाम की सुविधा, ये आपके समय की बाधा को दूर करता है, ठीक है। वेयर हाउस में चीज़ पड़ी रहती है 2 महीने 3 महीने बाद, आप लीजिए। एडवर्टाइजिंग, ठीक है, एडवर्टाइजिंग आपके प्रचार की बाधा को या लोगों तक जागरूकता की बाधा को दूर करती है, विज्ञापन। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस जोखिम से बचाता है। बैंकिंग एंड फाइनेंस आपकी वित्त की बाधा को, पैसे की दिक्कत को दूर करता है। तो ये जो सारी एक्टिविटीज़ हैं ये कहलाती है ऑक्सिलरी टू ट्रेड। मैं बस समझाना चाहता था, चार्ट दिमाग में रहेगा तो कई बार वो कह देगा कि है ना उद्योग प्लस वाणिज्य बराबर, जैसे ये इक्वेशन बन गई ना, बिजनेस इक्वल टू इंडस्ट्री प्लस कॉमर्स, तो फिर आप इससे और समीकरणें बना सकते हैं और चीज़ें समझ सकते हैं, ठीक है। थोड़ा मैं समय ज़्यादा ले रहा हूँ, बट ये कि आपको समझ में अच्छा आ जाए। तो ट्रेड मतलब होता है खरीदना बेचना, सिंपली, ठीक है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में जाते हैं तो आप इंडस्ट्री की तरफ चले गए, है ना। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि इंडस्ट्री, है ना, प्राइमरी हो सकती है, सेकेंडरी हो सकती है, टर्शरी हो सकती है, और फिर अगेन प्राइमरी इंडस्ट्री में आपका खेती, पशुपालन, इस तरह की चीज़ें आ जाती है, खान खदान ये आ जाता है। और मैन्युफैक्चरिंग में फिर एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग और असेंबली, इस तरह की 4 तरह की मैन्युफैक्चरिंग आ जाती है। कंस्ट्रक्शन तो आप जानते ही हैं, भवन वगैरह, प्लांट वगैरह बनाना। जब प्राइजेस बढ़ रहे हों तो स्टॉक की गणना किस पे करनी चाहिए, तो अगर आप अपने प्रॉफिट्स को घटाना चाहते हो और घटा के टैक्स बचाना चाहते हो तो आपके लिए लीफो अच्छा रहेगा। जब प्राइजेस बढ़ रहे हों लगातार वस्तुओं के, तो लीफो मेथड अपना के आप अपने प्रॉफिट में कमी ला सकते हैं और प्रॉफिट पर लगने वाले टैक्स को बचा सकते हैं। एक अपन सिंपल देख लेते हैं। मान लीजिए हमने पहला लॉट खरीदा और 8 रुपये का भाव खरीदा, ठीक है। हमने दूसरा लॉट खरीदा और वो हमने 10 रुपये का भाव खरीदा, प्राइजेज आप देख रहे हो लगातार बढ़ रहे हैं। हमने तीसरा लॉट खरीदा और 12 के लॉट पे खरीदा, और चौथा लॉट खरीदा वो हमने 15 के भाव पे खरीदा, ठीक है। अब मान लो कि आपने मान लेते हैं कि आपने 1000 यूनिट इशू करी। सोचो 1000 यूनिट इशू करी। अगर मैं 8 रुपये पे इशू कर दूँ, थोड़ी देर पहले भी समझाया था, अगर 8 रुपये पे इशू कर दूँ, फर्स्ट वाले को ले लूँ, तो इसका मतलब ये फीफो हुआ। इससे क्या होगा, इससे ये होगा, जैसे इसको मैं एक बार के लिए समझाने के लिए 1000 करता हूँ, है ना, नहीं तो आप बोलोगे यार 500 में से 1000 कैसे चली गई। समझाने के लिए बता रहा हूँ, 1000 थी, 1000 चली गई, तो अगर मैंने 8 रुपये वाली दे दी तो मेरे पास ये महंगा माल रह गया, ये वाला माल मेरे पास रह गया अनसोल्ड। तो इससे मेरी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बढ़ जाएगी, इससे मेरे प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे, इससे मेरी टैक्स लायबिलिटी बढ़ जाएगी। ऑन द अदर हैंड, अगर मैं ये 1000 यूनिट 15 रुपये के भाव में से इशू करता, मतलब मैं इस लॉट को ख़त्म कर देता, मेरे पास सस्ता वाला माल रह जाता।
सस्ता वाला माल रह जाता है तो मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक कम हो जाता है, प्रॉफिट कम हो जाता है, इससे मेरी जो टैक्स लायबिलिटी होती है वो कम हो जाती है। इसलिए लॉजिकली इसने कहा है कि जब प्राइस राइजिंग हो, इन्फ्लेशन हो, तो उस समय लीफो मेथड का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, हालांकि ये एक्सेप्टेबल मेथड नहीं है, तुम तो घणे कह दो लगाना चाहिए, उससे कुछ नहीं होता है। जो ICAI है वो दो ही मेथड को मान्यता देता है, एक तो फीफो मेथड को मान्यता देता है और एक वेटेड एवरेज प्राइसिंग को वो मान्यता देता है। आप इनकम टैक्स के पर्पज़ से ये लीफो फीफो लगा ही नहीं सकते हो, पर ठीक है, कहने की बातें हैं, सैद्धांतिक बातें हैं कि लीफो लगा लेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रजिस्ट्रेशन इज लीगली मैंडेटरी? तो बड़ा आसान है। एकाकी व्यापारी को रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, पार्टनरशिप में भी ऐच्छिक है, जॉइंट कैपिटल कंपनी या जॉइंट स्टॉक कंपनी को क्या रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी है। रजिस्ट्रेशन कराने से आपका इनकॉर्पोरेशन हो जाता है, आपकी कंपनी का समामेलन हो जाता है, और जब आपको इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिलता है वही आपके जन्म का प्रमाण होता है। अगर वो पूछे कि कंपनी के जन्म का प्रमाण क्या होता है, तो वो जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होता है वो कंपनी के जन्म का प्रमाण होता है। नेक्स्ट, द टेक्निक ऑफ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, मैंने इसमें वर्ड ऐड किया है कैरेट एंड स्टिक, इज़ यूज्ड इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। व्यापार में देखो गाजर और छड़ी तकनीक का प्रयोग करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए। जो अच्छा काम करे उसको बोनस दो, शाबाशी दो, इनाम दो, इंसेंटिव्स दो, ये हो गई गाजर। ठीक है, जो साला काम नहीं करे, हरामखोर हो, उसको या तो ट्रांसफ़र कर दो, तनख्वाह काट लो, ऐसा कुछ करो, तो वो कहलाएगी छड़ी। तो जैसे आप देख रहे हो ना इस इमेज में क्या हो रहा है, इस बंदे ने, अब गधे को चलाने के दो तरीके हैं। गधा मतलब पुरानी मानना, गधा है इसमें कर्मचारी, तो गधे को चलाने के तरीके दो हैं। एक इसने गाजर लटका रखी है, तो गाजर को खाने के लिए ऐसा चलता जाएगा चलता जाएगा, तो या तो वो है, या मारो साले को पीछे से बैंत की स्टिक मारो, मार के डर से भागेगा। तो एम्प्लॉय से या तो प्यार से काम करा लो, उसको मोटिवेट करके काम करा लो, बोनस मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा, है ना, ये कह के उससे काम करा लो, या बेटा नौकरी चली जाएगी, ये कह के काम करा लो। तो ये मोटिवेशन की तकनीक है, उत्प्रेरण या कह लो अभिप्रेरणा की तकनीक है ना। कैरेट एंड स्टिक बहुत ही फेमस तरीका रहा है हमेशा से। सॉर्ट बहुत ही अच्छा वर्ड। सॉर्ट किस लिए यूज़ होता है, तो इसमें पहले ये याद कर लो, उसकी फुल फॉर्म याद रख लो। S फॉर स्ट्रेंथ, W फॉर वीकनेस, O फॉर अपॉर्चुनिटीज़ और T फॉर थ्रेट्स। 2 मिनट अगर लेक्चर से हट के सोचो तो हर इंसान को अपना सॉर्ट एनालिसिस करना चाहिए, वो किस में बहुत अच्छा है, वो उसकी स्ट्रेंथ है, वो कहाँ पे, ये ऐसा हो गया, वो कहाँ पे कमज़ोर है। जैसे मेरी स्वभाव की कुछ कमज़ोरियाँ हो सकती है, वो मेरी वीकनेसेस हैं। अब मेरे पास बाज़ार में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मैं क्या क्या कर सकता हूँ, और बाज़ार में क्या क्या चैलेंजेस हैं। ठीक है, AI आ रहा है, मशीन्स आ रही है, रोबोट आ रहे हैं, ये चैलेंजेस हैं। ठीक है, तो हर व्यापारी का हर ये सॉर्ट एनालिसिस किस में काम आता है, ये प्लानिंग काम में आता है, और एक स्ट्रैटेजिक प्लानिंग में काम आता है सॉर्ट एनालिसिस। आजकल इसकी जगह सॉक भी बोलते हैं, कुछ लोग टी की जगह सी बोलते हैं, सी मतलब चैलेंजेस, है ना, तो ये भी है। तो सॉर्ट का सीधा संबंध किससे है, प्लानिंग से। इसमें एक और बात बता दूं, इसमें ये जो स्ट्रेंथ और वीकनेसेस होती है ना व्यापार की, ये उसकी इंटरनल एनवायरनमेंट को बनाती हैं, और जो मौके होते हैं या खतरे होते हैं वो एक्सटर्नल होते हैं। इसी तरह से स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटीज़ जो है ये पॉजिटिव चीज़ है, और वीकनेस और थ्रेट जो है वो नेगेटिव चीज़ है। तो हर तरह से समझने जैसा है। तो हर व्यापार को एक अपना एनालिसिस करना चाहिए, हम किस चीज़ में अच्छे हैं, हम किस चीज़ में कमज़ोर हैं, हमारे लिए बाज़ार में क्या मौके उपलब्ध हैं, और बाज़ार में हमें किन से खतरा है, कॉम्पिटिटर से या किसी से भी खतरा हो सकता है। तो शॉर्ट एनालिसिस करना चाहिए, नियोजन में बहुत काम आता है। द रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज इस्टेब्लिश्ड इन, बता दिया भाई, RBI की स्थापना कब हुई है, 1935 में। इन द ईयर 1935। मैंने RBI की कुछ 10 प्रमुख तारीखें लिख दी है। ये 10 मान लीजिए मेजर इवेंट है जो RBI के साथ हुए हैं। ठीक है, 1 अप्रैल 1935 ये सबसे इम्पॉर्टेंट तारीख कह लीजिए, यहाँ पे RBI की स्थापना हुई है। और एक है 1 जनवरी 1949 जब RBI का राष्ट्रीयकरण हुआ है। इसके अलावा 1 जुलाई 2017 को GST आया था।
तो आरबीआई का थोड़ा रोल रहा था। 1 अप्रैल को आरबीआई का फाउंडेशन डे मनाया जाता है और 1 जनवरी 1949 को इनका नेशनलाइजेशन हो गया था, लेकिन इसने सेंट्रल बैंक के तौर पे काम करना शुरू किया 1 जुलाई 1949 से। 1937 में आरबीआई का हेडक्वार्टर कोलकाता से मुंबई शिफ्ट कर दिया गया। 1991 में एलपीजी जब आया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, उस समय भी आरबीआई ने बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाया था। 2005 में बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम, बैंकिंग लोकपाल योजना आई है, इस पे आप शिकायत दर्ज करा सकते हो बैंकिंग लोकपाल के पास। 2016 में खतरनाक मोदी जी डीमोनेटाइजेशन हुआ था, विमुद्रीकरण हुआ था, तब 500,000 रुपये के नोट्स को लीगल टेंडर मानने से इनकार कर दिया गया था, स्क्रैप कर दिया गया था। और 2017 में महात्मा गांधी वाले नोटों की श्रृंखला शुरू हुई थी। ठीक है, आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई। सेलर मार्केट किसे कहा जाता है? आजकल तो खूब चल रहा है कंज्यूमर बाजार का राजा है, ऐसा वैसा, लेकिन कभी कभी सेलर मार्केट भी देखने को मिलता है। सेलर मार्केट देखो बहुत लगातार चलने वाला फिनोमिना नहीं है, पर फिर भी ये वो दशा है कि जो बनाओगे वो बिकेगा, है ना। कई बार ऐसा नहीं होता, बैट्समैन की फॉर्म चल रही होती है तो साला जहाँ बल्ला मारता है वहाँ छक्के चौके आते हैं। तो कभी कभी सेलर्स मार्केट की सिचुएशन पूरी हो जाती है कि जो बनाएगा वो धमाधम बिक रहा है। जैसे बीच में जब ये बेंगलोर वगैरह की साइड में इसका आईटी का बूम आया था, तो वहाँ पे क्या है, सब लोग भाग रहे थे, सब लोग बेंगलोर वगैरह में मकान लेना चाहते थे। वहाँ एकदम से क्या होगा, मकानों के प्राइसेस बढ़ गए। फ्लैट जैसा है 1 BHK 2 BHK 3 BHK दमादम बिके जा रहे हैं, यानी जो आपके पास है वो सब बिक रहा है। दूसरा अपन ने देखा कोविड में क्या हुआ, ऑक्सीजन कम, इंजेक्शन कम, दवाइयाँ कम, क्या हुआ, जो मिल रहा है, जो बन पा रहा है, सब बिक रहा है। तो सेलर मार्केट एक ऐसी दशा है जब सेलर हर वो चीज़ बेच पाता है जो वो बनाता है। इसके अलावा ये सब क्रेता बाज़ार की स्थिति है। क्रेता बाज़ार में क्या होता है, क्रेता बाज़ार में सेल्समैन को सेलर्स को माल बेचने में दिक्कत आती है, परचेज़र की चलती है, उनकी मर्जी चलती है। क्रेता जो होते हैं वो बाज़ार पे डोमिनेट करते हैं। ये सब फिर परचेज़र या कहें बायर्स मार्केट होता है। सेलर मार्केट वो स्थिति होती है जब विक्रेता हर वो चीज़ बेच सकते हैं जो वो बनाते हैं। ठीक है, इनमें से क्या सही नहीं है? साझेदारी में साझेदारों की न्यूनतम संख्या 4 होती है, कब से? ये फॉल्स है। साझेदारी में साझेदारों की अधिकतम संख्या 20 हो सकती है। जब ये क्वेश्चन आया था 2010 में, तब 20 हो सकती थी साधारण व्यवसाय में, लेकिन अब ये संख्या 50 हो सकती है। तो ये 50 करके ट्रू किया है मैंने। ठीक है, एकाकी स्वामित्व व्यावसायिक संगठन का सबसे प्राचीनतम स्वरूप है, बिल्कुल सही है, ट्रू। जमानों से, सदियों से एकाकी व्यापार ही चला आ रहा है। पार्टनरशिप 1932 का फिनोमिना है। कंपनीज एक्ट 1913 में आ गया था, फिर 1956 में आया था, फिर 2013 में आया था। तो कंपनी कल्चर नया कल्चर है। साझेदारी का पंजीयन ऐच्छिक है, कितनी बार पूछेगा, ट्रू। तो पहला कथन फॉल्स है। अब आप कहेंगे मैंने जब पहला ही फॉल्स देख लिया था तो बाकी क्यों पढ़े? देखो कई बार क्या होता है, दूसरा तीसरा कथन भी फॉल्स होता है और फिर उपरोक्त सभी भी एक ऑप्शन होता है। इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए। 1 सेकंड का तो पॉज लेना ही चाहिए, आंसर करने से पहले 1 सेकंड का पॉज लेना चाहिए, गैप। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट इज नॉट स्टैटिक, ये सही है। मैनेजमेंट एक्टिविटी इज़ नॉट यूनिवर्सल, फॉल्स। मैनेजमेंट इज़ नॉट प्रोफेशनल, फॉल्स। मैनेजमेंट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट इन पॉलिटिक्स, फॉल्स। हिंदी में पढ़ते हैं फिर समझा बता देता हूँ। प्रबंध की अवधारणा स्थिर नहीं है, बिल्कुल सही है। प्रबंध की अवधारणा बदलती रहती है क्योंकि आपके गोल्स बदलते रहते हैं, आपके पास जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं वो बदलते रहते हैं, आपके आसपास का वातावरण बदलता रहता है। तो ये बहुत ही डायनेमिक अप्रोच है। आप एक बार मैनेजमेंट करके बैठ जाओ, गद्दे पे जाके सो जाओ, ऐसा नहीं होता। आपको चाक चौबंद मुस्तैद रहना होता है। तो प्रबंध या मैनेजमेंट करना स्थैतिक या स्टैटिक नहीं है, ये डायनेमिक है, प्रावेगिक है। तो ये जो लिखा हुआ था ना, देखो ये जो लिखा हुआ था ये बात सही लिखी हुई थी। बाकी ये कहना कि प्रबंध सार्वभौमिक नहीं है, हर जगह मैनेजमेंट नहीं होता। मैनेजमेंट साहब हर जगह होता है, घर में, बस में, हर जगह मैनेजमेंट होता है सर। तो ये जो लिखा था ये फॉल्स था। प्रबंध पेशेवर नहीं है, प्रबंध एक पेशेवर क्रिया है, इसके रूल्स हैं, नियम हैं, थ्योरी हैं, कोर्सेज हैं, ठीक है, इंस्टीट्यूशंस हैं। तो ये कहना कि ये पेशेवर गतिविधि नहीं, बस तुक्के का काम है, टप्पे में मैनेजमेंट हो जाता है, तो टप्पे या तुक्के में कोई मैनेजमेंट नहीं होता, तो ये फॉल्स है। राजनीति में कह रहे हैं मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस नहीं है, भाई साहब राजनीति में तो ज़बरदस्त जुगाड़ और मैनेजमेंट करना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये तो महा फॉल्स है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट, प्लानिंग इज़ अ केज बिल्ड टू कैच द फ्यूचर। नियोजन हम इसलिए करते हैं तो कि हम भविष्य को पकड़ सकें, उसके लिए हम पिंजरा बनाते हैं। ये कथन एलन का है, याद ही करना है और कोई इलाज नहीं है। तो प्लानिंग करके हम फ्यूचर को अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं। पिंजरे में जैसे पंछी को फंसाते हैं वैसे हम अपने फ्यूचर को फंसा सकते हैं अगर हमारी प्लानिंग प्रॉपर हो, ठीक है। बट एक होती है प्लानिंग और एक होता है एग्जीक्यूशन, है ना। तो थोड़ा पहचानिए, हम किस गली जा रहे हैं, अपना नहीं ठिकाना कोई। बेसुरा है ना, पर प्लानिंग बनाओ कहाँ जाना चाहते हो और फिर उसके लिए चलना शुरू करो, मेहनत करो। द पर्पज़ ऑफ कोऑर्डिनेशन, हम कहते हैं कोऑर्डिनेट करो। क्या चाहते हैं, विलंब हटे यानी काम में देर ना हो, आपस में कॉन्फ्लिक्ट ना हो, संघर्ष ना हो, सहयोग बढ़े, ये सभी बिल्कुल। कोऑर्डिनेशन कहते हैं ये एसेंस ऑफ मैनेजमेंट है, प्रबंध का जो सार है। कभी पूछे ना प्रबंध का कार्य, समन्वय जो होता है ना, समन्वय जो होता है वो प्रबंध का कार्य नहीं है, लेकिन समन्वय ही लाना होता है। मैनेजमेंट करके जो सार है, जो एसेंस है, वो कोऑर्डिनेशन है। तो कोऑर्डिनेशन में हम क्या चाहते हैं, कोई कन्फ्यूज़न नहीं हो किसको काम करना है, कोई डुप्लीकेशन नहीं होगी, एक काम दो बार हो, काम में देरी नहीं हो, सब लोग मिलजुल के प्यार मोहब्बत से काम करें। ये सब पर्पस है किसका, कोऑर्डिनेशन का, ठीक है। इसके बाद है इन व्हाट ऑर्डर आर द फॉलोइंग टास्क ऑफ मैनेजमेंट अकम्प्लिश्ड। ऑर्गेनाइजेशन, कंट्रोल, प्लानिंग, डायरेक्शन। तो सबसे पहले क्या करते हैं अपन, प्लानिंग, फिर क्या करते हैं ऑर्गेनाइजेशन, फिर क्या देते हैं उनको डायरेक्शन, और फिर क्या करते हैं कंट्रोल। अगर 5 कार्य करें तो सबसे पहले हम करते हैं प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजेशन, फिर ऑर्गेनाइजेशन को भरने के लिए स्टाफिंग, उसके बाद उनको मोटिवेट करते हैं, लीडरशिप करते हैं, डायरेक्शन, और उसके बाद उनकी होती है कंट्रोलिंग। और ये काम चलते रहते हैं, है ना, ये काम इस सर्कल में चलते रहते हैं। तो सीक्वेंस जमा लिए, सीक्वेंस में क्या था, सबसे पहले प्लानिंग था ना, सबसे पहले सी पिक करो, प्लानिंग के बाद क्या था ऑर्गेनाइजेशन, ए पिक करो, उसके बाद क्या चाहिए डायरेक्शन, डायरेक्शन के लिए डी पिक करो, और उसके बाद लास्ट में कंट्रोल। तो CADB जो कोड होगा वही हमारा आंसर होगा। ओके चलिए 51वां, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्क ऑफ द ऑडिटर। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य अंकेशक का है। खातों की गणितीय शुद्धता की जांच करना, अशुद्धियों को ढूंढना रोकना, कपट को ढूंढना एवं रोकना, उपरोक्त सभी, ये सारे के सारे कार्य हैं अंकेशक के। देखिए ऑडिटर का मेन कार्य होता है, देखिए अकाउंट्स बनाना अकाउंटेंट का काम है, फिर ऑडिटर का काम शुरू होता है, वो उन अकाउंट्स की जांच करता है कि वो सही से बने हैं या नहीं, सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का, कॉन्सेप्ट्स का, कन्वेंशंस का पालन हुआ है या नहीं, ठीक है, वो देखता है। उसके बाद वो मेक श्योर करता है कि अकाउंट्स जो है वो ट्रू एंड फेयर व्यू, ठीक है, सत्य एवं उचित चित्रण करते हैं या नहीं, उस पर वो अपनी राय व्यक्त करता है। ये उसका मेन काम होता है। साथ ही साथ उसका ये भी काम होता है कि वो अशुद्धियों को ढूंढे, रोकने का प्रयास करे। इसी तरह अगर कपट हो रहा है, अशुद्धि निर्दोष होती है, मतलब जानबूझ के नहीं की जाती, कपट जानबूझ के किया जाता है, उसको भी ढूंढना रोकना उसका काम है, उसको कोशिश करनी चाहिए। उपरोक्त सभी ये सारे कार्य अंकेशक के हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसका आंसर ये रहेगा सर, है ना, ये सारे के सारे ही काम अंकेशक के हैं, ठीक है। इसके बाद छोटे एकाकी व्यापारी में सामान्यतया अंकेषण की आवश्यकता नहीं होती है, क्यों। देखिए इसका कुछ किताबों में आंसर ये है कि छोटे व्यापारी को अंकेषण इसलिए नहीं कराना चाहिए क्योंकि उस पर कानूनन अनिवार्यता नहीं है। ये बात सही है। मैं कहता हूँ कि अगर व्यापारी छोटा है तो उसे अंकेषण इसलिए भी नहीं कराना चाहिए क्योंकि उसके ट्रांजैक्शन बड़े लिमिटेड होते हैं, थोड़ी सी परचेज, थोड़े से सेल, खाते भी वो खुद ही बना लेता है, तो ऑडिट करवाने की क्या ज़रूरत है। अच्छा, व्यापार की क्रियाओं पे उसका फुल कंट्रोल होता है। मान लो मैं ही एक व्यापारी हूँ, छोटी सी मेरी दुकान है, तो मैं ऑडिट क्यों CA साहब को बुलाऊँ और क्यों ऑडिट करवाऊँ, ठीक है। कोई मैं ही तो हूँ। अगर मान लीजिए मेरे यहाँ पे 25-50 कर्मचारी होते, मेरी 25-50 ब्रांचें होती, तो फिर भी मैं ऑडिट करवाता कि गड़बड़ तो नहीं है। तो इसीलिए कहते हैं कि छोटे एकाकी व्यापारी के लिए तो अंकेषण कराना एक विलासिता है जिसकी ज़रूरत नहीं है। कंपनीज़ के लिए अंकेषण करवाना एक अनिवार्यता है जो करानी होती है, लेकिन छोटे व्यापारी के लिए इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। इसका आंसर उपरोक्त सभी रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एवरेज इज मोस्ट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज़। देखिए अब चारों ऑप्शन सुनिएगा। जो मोड होता है, मोड वो होता है जो सबसे ज़्यादा बार आता है। तो अगर कोई एक्सट्रीम वैल्यू आ भी गई, कोई बहुत छोटी या कोई बहुत बड़ी वैल्यू आ भी गई, तो मोड प्रभावित नहीं होता। मोड
डिस्टर्ब नहीं होता। ठीक है, एक मैं मीडियन की बात बता दूं। मीडियन होता है मिडिल मोस्ट, बिल्कुल बीच में होता है। तो अगर कोई ऊपर की तरफ संख्या आ गई या कोई नीचे की तरफ भी आ गई तो भी ये डिस्टर्ब नहीं होता। अर्थमेटिक मीन सभी पदों पे आधारित होता है, ज्योमेट्रिक मीन सभी पदों पे आधारित होता है, तो इसीलिए अर्थमेटिक मीन डिस्टर्ब होगा। ठीक है, अर्थमेटिक मीन निकालते समय सारे पद काम में आते हैं, तो अगर कोई एक्सट्रीम वैल्यू आ गई तो अर्थमेटिक मीन डिस्टर्ब होगा। ज्योमेट्रिक मीन भी सारे पदों पे आधारित होता है, इसलिए वो भी डिस्टर्ब होगा, लेकिन अर्थमेटिक मीन ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। सपोज करो एक बार संख्या थी 2 4 6 8, आप इसका अर्थमेटिक मीन निकाल के देखोगे करीबन 5 आएगा। आप इसका ज्योमेट्रिक मीन निकाल लेना, मान लेते हैं 4.5 के आसपास आएगा। अब इसके अंदर एक एक्सट्रीम वैल्यू आ गई 100, यहाँ मान लीजिए 100 वैल्यू आ गई। अब जैसे ही ये 100 वैल्यू आई, अब अगर आपने अर्थमेटिक मीन निकाला तो वो आया है 24। ठीक है, और अब आपने ज्योमेट्रिक मीन निकाला तो वो आया है 10.4 के आसपास। कहने का मतलब देखो, अर्थमेटिक मीन कहाँ 5 था, 5 से सीधा 24 पहुँच गया, और ज्योमेट्रिक मीन 4.5 से 10.4 हुआ, यानी प्रभावित हुआ, लेकिन इसलिए ज़्यादा नहीं हुआ। इसने यही पूछा था कि मोस्ट सबसे ज़्यादा कौन प्रभावित होगा, तो अर्थमेटिक मीन सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा। नेक्स्ट, इन अ सिमेट्रिक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, एक आवर्ती वितरण अगर सममित है तो क्या देखने को मिलेगा, तो आपको ये देखने को मिलेगा कि मीन का मान मीडियन के बराबर होगा, मीडियन का मान मोड के बराबर होगा। ये तीनों स्टैटिस्टिकल एवरेजेस बराबर होंगे अगर सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इसके लिए कभी कभी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसका मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। मान लीजिए क्लास है, वहाँ पे 50 का स्कोर किया 10 बच्चों ने, 60 का स्कोर किया 20 बच्चों ने, 70 का स्कोर किया 30 बच्चों ने, 80 का स्कोर 20 बच्चों ने, और 90 का स्कोर 10 बच्चों ने। अब गौर कीजिए, आपका हाईएस्ट पीक पॉइंट ये है, आपकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ये है। आपकी फ्रीक्वेंसी पहले बढ़ रही है और फिर आपकी फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, लेकिन आपकी फ्रीक्वेंसी जो बढ़ रही थी और कम हो रही थी उसका कहें रेशो या स्पीड वही है। 10 से 20 हुए, 20 से 30 हुए, फिर 30 से 20 और 20 से 10 हुए, यानी चढ़ने की जो स्पीड थी उतरने की भी स्पीड वैसी ही है। चढ़ने की जो स्पीड है उतरने की भी स्पीड वैसे ही है। तो इन फिगर्स को आप इस पे ग्राफ पेपर पे प्लॉट करोगे ना, तो इस तरह का चित्र बनेगा। ठीक है, इस तरह का। तो इसको अपन बोलते हैं बेल शेप्ड, है ना, इसको अपन बोलते हैं घंटीनुमा चित्र। तो घंटीनुमा चित्र में या घंटीनुमा वक्र में मीन का मान मीडियन और मोड के बराबर होता है। जैसे इस क्वेश्चन में आप देखोगे, आपका मीन भी 70 आएगा, मीडियन भी 70 आएगा और मोड भी 70 आएगा। आप करके देख लीजिएगा। तो ये सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन था। अब बात रही, मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, कभी कभी सममित वितरण नहीं होता, असममित होता है। ठीक है, अगर असममित वितरण होता है तो या तो वो धनात्मक विषमित होता है या ऋणात्मक विषमित होता है। उसको बोलते हैं पॉजिटिवली स्क्यूड होता है। अगर वो पॉजिटिवली स्क्यूड होगा तो मीन का मान मीडियन से ज़्यादा और मीडियन का मान मोड से ज़्यादा होगा। और अगर वो ऋणात्मक विषमित यानी नेगेटिवली स्क्यूड होगा तो मीन का मान मीडियन से छोटा होगा, मीडियन का मान मोड से छोटा होगा। ऐसा, यानी एक खासियत और है कि मीडियन का मान हमेशा बीच की वैल्यू लेता है। लड़ाई हमेशा मीन और मोड की होती है। तो ये आप सारा चीज़ें याद रखिएगा, काम आएगी। द कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज अ मेजर ऑफ, जब विचरण गुणांक निकाला जाता है ऐसे निकलता है, स्टैंडर्ड डिविएशन बटा हुआ मीन इंटू 100 करके आपका CV निकलता है, कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, जो कि स्थिरता या अस्थिरता को बताता है। बेसिकली अस्थिरता का माप है कि किसी श्रेणी में कितनी ज़्यादा अनस्टेबिलिटी है, उसका माप होता है CV। ये कह रहा है कि ये एक निरपेक्ष माप है या सापेक्ष माप है, तो सर ये एक सापेक्ष माप है। कहीं पे भी जब कॉफिशिएंट वर्ड आ जाता है ना, तो कॉफिशिएंट वाला माप जो होता है वो सापेक्ष माप होता है। तो जैसे रेंज है आपका, इंग्लिश में बोलता हूँ, रेंज है आपका एब्सोल्यूट और कॉफिशिएंट ऑफ रेंज है आपका रिलेटिव हिंदी में। क्वार्टाइल डिविएशन है निरपेक्ष और कॉफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन ये है सापेक्ष। MD मीन डिविएशन ये है निरपेक्ष और कॉफिशिएंट ऑफ MD है सापेक्ष। स्टैंडर्ड डिविएशन ये है निरपेक्ष, कॉफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन ये है आपका सापेक्ष। वेरिएंस, स्टैंडर्ड डिविएशन का जो स्क्वायर होता है वो वेरिएंस होता है, तो वो है आपका निरपेक्ष। और जो कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है जिसके बारे में इसने पूछा वो है आपका सापेक्ष माप। तो ये सारा ये आप
जो भी समझाया हुआ है साइड में ये याद कर लीजिएगा। मैंने कहा कि आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो आप हमसे PDF मंगा लीजिए। PDF ऐसे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है, आप अगर हमसे नहीं मतलब खुद ही डायरेक्ट लेना चाहें तो, नहीं मिल रही हो, दिक्कत आ रही हो, तो आप हमारा जो नंबर व्हाट्सएप का आ रहा है स्क्रीन पे उस पर हमें व्हाट्सएप करके मंगा सकते हैं। इफ़ ग्रॉस लॉस इज़ 1/4 ऑन सेल एंड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज 360,000 देन द सेल अमाउंट विल बी। देखिए क्वेश्चन करने के दो तरीके हैं, एक मैथमेटिकल तरीका है और एक लॉजिकल तरीका है। अपन बात समझते हैं, पहले मैं आपको ऑप्शन लगा के बताता हूँ। देखो इसने कहा है माल की लागत 3,60,000 है, यानी खरीदने का भाव 3,60,000 है, और ये क्वेश्चन में कह रहा है कि इसको हानि हुई है, तो इसका मतलब इसने माल 3,60,000 से कम बेचा होगा। 360 की तो कॉस्ट ही है और माल बेचा है, तो हानि होने के लिए ज़रूरी है कि कम में बेचा जाए। इसने हमसे पूछा बताओ कितने में बेचा, तो मैं कह रहा हूँ 4.32 में तो नहीं बेचा होगा, क्योंकि 4.32 में बेचते तो लाभ होता। 4.50 में भी नहीं बेचा होगा, क्योंकि 4.50 में बेचते तो लाभ होता। तो अब बात आ गई 2 पे, ये 2 ऑप्शन तो खारिज हो गए। अब या तो बेचा है इसने 270 में या 288 में। अब मैं पहला लगा के बताता हूँ आपको। ये वो तरीका है कि अगर आप दिमाग नहीं लगाना चाहिए, अपना देसी दिमाग यूज़ करें तो 3,60,000 का माल अगर माने कि इसने 2,70,000 में बेचा, ऐसा माने, तो इसको 90,000 का लॉस हुआ। और अगर 90,000 का लॉस हुआ, इसको अब मैं 2 बार रख के बताता हूँ आपको। 90,000 के नीचे 3,60,000 रुपये रखा, यानी जब मैंने 3,60,000 रखा तो मैंने नीचे कॉस्ट को रखा, तो रिजल्ट आया 1/4 ऑन कॉस्ट। और 90,000 के नीचे मैंने 270 को रखा, यानी मैंने सेल को रखा, तो यह आया 1/3 ऑन सेल। यानी ये जो सिचुएशन रिजल्ट दे रही है वो ये बता रही है, लेकिन इसने क्वेश्चन में क्या कहा था 1/4 ऑन सेल होना चाहिए। ये जो आया ना, ये नहीं हो रहा मेरा। जो क्वेश्चन ने कहा था वो था 1/4 ऑन सेल, ये नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये आंसर भी नहीं है। इसलिए मैं कह सकता हूँ इसका आंसर ये है 288। मैं आपको लगा के भी बता देता हूँ, एक बार आपको लगा के बताता हूँ। 3,60,000 कॉस्ट है, इन्होंने ज़रूर से 288 में बेचा होगा, इनको 72,000 रुपये का लॉस हो रहा है। और 72,000 रुपये के नीचे 72,000 रुपये के नीचे एक बार मैं 3,60,000 को रखता हूँ, तो ये आ रहा है 1/5। और फिर एक बार मैं 72,000 के नीचे 2,88,000 को रख रहा हूँ, जो कि सेल वैल्यू है, तो ये आ रहा है 1/4 ऑन सेल। ये मेरा मैच हो गया, मेरे सारे गुण के साथ मैच हो गए। ठीक है, ये तो एक तरीका है, मैंने ऑप्शन लगा के कर दिया। दूसरा आपको पता होना चाहिए, देखिए जनरली क्या होता है, 1/3 ऑन कॉस्ट इक्वल टू 1/4 ऑन सेल होता है। 1/4 ऑन कॉस्ट इक्वल टू 1/5 ऑन सेल होता है। 1/5 ऑन कॉस्ट इक्वल टू 1/6 ऑन सेल होता है। लेकिन ये कब होता है, जब प्रॉफिट का क्वेश्चन हो। जब प्रॉफिट का क्वेश्चन हो तो ये रिलेशन देखने को मिलता है। अब जब लॉस का केस हो, तो यूँ देखने को मिलता है 1/3 ऑन कॉस्ट 1/2 ऑन सेल, 1/4 ऑन कॉस्ट 1/3 ऑन सेल, ठीक है, और 1/5 ऑन कॉस्ट बराबर 1/4 ऑन सेल। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ रिलेशन अच्छे से याद है और अच्छे से आते हैं, तो सपोज करो आप यहाँ पहुँच गए चलते चलते, मेरे साथ चलते चलते आप यहाँ पहुँच गए, यानी मैं तो क्वेश्चन शुरू में ही करते समय ही जानता था कि ये इस तरह से सॉल्व होगा। अब देखो क्या रिलेशन है, 1/4 ऑन सेल इज ऑल्सो मीन्स 1/5 ऑन कॉस्ट। 1/4 ऑन सेल इज मीन्स 1/5 ऑन कॉस्ट। तो मैं, ये कॉस्ट है ना, ये कॉस्ट है, इसका मैं 1/5 निकालता, तो 72,000 आता। तो मैं जानता था कि 3,60,000 का माल 72,000 के नुकसान पे बेचा गया है और ये माल 2,88,000 में बेचा गया है। तो मैंने चूंकि दोनों मेथड बताए तो इसलिए मेरे को समझाने में समय लगा, वरना आप अपने कॉमन सेंस से ऑप्शन लगाकर, या अगर आपको ये चीज़ें पता हैं तो उनको लगाते हुए क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, होप मैं आपको थोड़ा बहुत समझा पाया। नेक्स्ट, ABC साझेदार हैं, लाभ हानि का वितरण करते हैं 1/2, 1/3, 1/6। कभी भी ऐसे, इसको भिन्न बोलते हैं, कभी भी ऐसे भिन्न के रूप में, फ्रैक्शन के रूप में अगर आपको रेशियो दे रखे हों तो पहले आप इसको सही कर लो। इसका आराम से आप LCM ले लो, 2 3 6, 2 3 6 का LCM 6 होता है, तो ये हो गया 2 3 6, ये हो गया 3 दूनी 6 और ये हो गया 6 कम 6। तो बात सरल में समझो कि ABC का रेशो है आपस में 3:1। अब इससे पूछो हाँ भाई अब तेरे को क्या तकलीफ है, तो क्वेश्चन ने बोला साहब C मर गया। लो भाई C मर गया तो C पे करो काटा, C के ऊपर चढ़ गई माला, C मर गया। मैंने कहा अब क्या चाहता है, तो बोलता है बताओ A और B को क्या फ़ायदा हुआ। तो डेफिनेटली A और B को फ़ायदा होगा कि सर क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि पहले जो हिस्सा C को मिलता था वो A और B को मिलेगा, और वो किस रेशो में मिलेगा, 3:2 में मिलेगा।
यानी हम ये माना करते हैं कि जैसे सी गया ना, सी जाते जाते मैं बताऊँ क्या करके गया, सी 1/6 छोड़ के गया, तो सी का ये 1/6 किसको मिला होगा, ए और बी को, और ए और बी ने उसे किस अनुपात में लिया होगा, 3:2 में लिया होगा, ऐसा हम अज्यूम कर लेते हैं। या तो क्वेश्चन हमें बताए कि सी का हिस्सा किसने कितना लिया, नहीं तो हम ये मान लेंगे कि जो रेशो ए और बी का पहले था उसी रेशो में उन्होंने सी का हिस्सा लिया होगा। और थोड़ी होशियारी लगाऊं तो आपको एक और बात बताऊं, जैसे सी 1/6 छोड़ के गया तो उसका 3/5 यानी 3/30, ये 3/30 है, ए को मिला। और थोड़ा बताऊं, सी जाते जाते 1/6 छोड़ गया तो इसका 2/5 यानी 2/30 बी को मिला। तो अगर वो ये पूछा ना बताओ ए को कितना मिला, तो 3/30, बी को कितना मिला 2/30, इनके मिलने का क्या अनुपात है 3:2, तो इसका आंसर सिंपली ए आंसर हो गया। ठीक है, मैं थोड़ा थोड़ा आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ ताकि आपको ईजी रहे। इफ प्रॉफिट परसेंटेज इज 25% ऑन कॉस्ट देन इट इज़ व्हाट परसेंट ऑफ सेल। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। अगर आपका प्रॉफिट मार्जिन है 25% ऑन कॉस्ट, जिसे सरल शब्दों में बोलते हैं 1/4 ऑन कॉस्ट, समझते हो ना, 25% यानी 25/100, 25% यानी 25/100 यानी इट मीन्स 1/4 ऑन कॉस्ट। तो 1/4 ऑन कॉस्ट का मतलब होता है 1/5 ऑन सेल, और 1/5 ऑन सेल को अगर आप परसेंटेज में चेंज करोगे तो इट इज़ 20% ऑन सेल। ठीक है, तो जो चीज़ 25% ऑन कॉस्ट है वही चीज़ होती है 20% ऑन सेल, वही चीज़ होती है 20% ऑन सेल। मैं बस एक एग्जांपल देके बताता हूँ आपको। सपोज अगर 100 रुपये का माल है और आप 25 रुपये मजे लेकर आप उसे 125 में बेचते हो, तो देखो क्या होता है। 100 रुपये की कॉस्ट है, 25 रुपये प्रॉफिट है, 125 रुपये में आपने सेल किया है, तो आप सबको क्या बोलोगे, मैंने 25 कमाया। 25 कमाया आपने किस पे, 100 पे, तो ये हो गया 1/4 ऑन कॉस्ट। या आप ये बोलोगे 25 रुपये कमाया 125 की सेल करके, तो ये हो गया 1/5 ऑन सेल। दैट इज़ वाई आई वाज सेइंग दैट कि 1/4 ऑन कॉस्ट इक्वल टू 1/5 ऑन सेल, और परसेंटेज टर्म में हो गया 20% ऑन सेल। इसका आंसर बी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द ऑड वन आउट ऑफ द फॉलोइंग, रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, डिसिप्लिनरी ऑफिसर या शॉप डिसिप्लिनेरियन या इंस्पेक्टर। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इनफैक्ट थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन, मुझे काफ़ी तैयार करने में ही समय लग गया। खैर, टेलर ने एक फंक्शन के हिसाब से 8 पोस्ट बताई, उसमें 4 प्लानिंग देखेंगे, 4 उसके एग्जीक्यूशन को देखेंगे। तो फिर मैंने इसकी ट्रिक भी याद कर ली। एक में समझो, एक 4 जनों का जो ग्रुप है उसमें कौन है, क्लर्क क्लर्क क्लर्क, और उसके ऊपर डिसिप्लिन रखने के लिए तो क्लर्क 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 डिसिप्लिनेरियन। ठीक है, तो ये सब एक ग्रुप को बिलोंग करते हैं। ये जो इंस्पेक्टर है वो इस ग्रुप का है, इसमें कौन था, बॉस 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 इंस्पेक्टर। तो इसने बोला था इसमें से ऑड वन आउट, यानी जो विषम है, जो अलग सा है, उसे पहचानिए। तो ये तीनों प्लानिंग वाले सेक्शन से आते हैं, और ये तीनों बाकी ये जो 4 दे रखे हैं, ये जो इंस्पेक्टर था, ये इंस्पेक्टर जो है वो एग्जीक्यूशन वाले सेक्शन में आता है, तो ये इनके ग्रुप का नहीं है। बस यही पहचानना था कि कौन किसके ग्रुप का नहीं है। तो हिंदी में देख लीजिएगा, ये सारे के सारे 8 नाम आप याद कर लीजिएगा। इधर बॉस बॉस बॉस, क्या क्या नाम है, गैंग बॉस, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस, और इन सब के लिए इनके ऊपर इंस्पेक्टर। और इधर कौन है, रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, और इनके ऊपर डिसिप्लिनेरियन। ठीक है, होप थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कौन अलग था। इस वाले क्वेश्चन में ये तीनों एक ही जाति के हैं, मुझे ख्याल लीजिए, और इंस्पेक्टर इनका अलग है कार्य के हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट, द केस टर्क्वांड इज रिलेटेड टू। वेल, ये जो टर्क्वांड वाला केस है ये इंडोर मैनेजमेंट से रिलेटेड है, आंतरिक प्रबंधन के सिद्धांत से रिलेटेड है, ये ए रिलेटेड है। इसमें बेसिकली क्या हुआ था, ये केस मैंने यहाँ लिख दिया था। इसमें क्या हुआ था, एक बैंक था, उस बैंक ने एक कंपनी को लोन दिया। ठीक है, कायदे से क्या था कि कंपनी को लोन लेने से पहले मीटिंग वगैरह करनी चाहिए थी, और इनको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना चाहिए था। अब इस कंपनी को ये करना चाहिए था, कंपनी ने किया नहीं, उन्होंने लोन ले लिया। अब लोन ले लिया, फिर बाद में ना लोन चुकाने से इनकार कर दिया।
और इन्होंने ये कह दिया कि है ना भाई हम लोन नहीं चुकाएंगे क्योंकि हमारा जो फॉर्मेलिटी थी वो पूरी नहीं हुई। तो बैंक ने कहा भाई तुम्हारी इंटरनल फॉर्मेलिटी तुमने पूरी नहीं की, उससे हमारा क्या लेना देना, हम तो यही मान के चलते हैं कि आपने इंटरनल फॉर्मेलिटी पूरी कर ली होगी। भाई अगर ये फॉर्मेलिटी करनी भी थी तो आप ही को करनी थी, तो हम तो यानी बैंक वाले ने कहा भाई हम तो यही मानेंगे कि आप फॉर्मेलिटी पूरी करके बैठे होंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए आपका ये एक्सक्यूज़ नहीं चल सकता कि चूंकि हमारी फॉर्मेलिटी पूरी नहीं हुई इसीलिए लोन वैलिड नहीं है, इसलिए हम लोन की लाइबिलिटी से मुक्त हो जाते हैं, ऐसा आप मुक्त नहीं हो पाओगे। तो ये जो टर्कवांड ये एक्चुअली रिकवरी ऑफिसर थे, तो इनके नाम से केस मशहूर हुआ। और ये आंतरिक प्रबंधन का सिद्धांत है। दो सिद्धांत हैं, देखो रचनात्मक सूचना का सिद्धांत जो है वो कंपनी को प्रोटेक्ट करता है। इसमें ये मान लिया जाता है कि जो सूचनाएं पब्लिक डोमेन में हैं वो सूचनाएं जनता को पता चल गई होंगी। हमारा जो MOA है चूंकि वो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, कंपनी के रजिस्टर्ड कार्यालय में रखा जाता है, तो कंपनी से जो भी बंदा कॉन्ट्रैक्ट करे हम ये मान लेते हैं कि उसने MOA पढ़ लिया होगा, ठीक है। तो ये एक तरह से कंपनी को प्रोटेक्ट करता है। ऑन द अदर हैंड टर्कवांड वाला जो केस है, जो इंडोर मैनेजमेंट का केस है, वो जो है वो आउटसाइडर्स को प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। जैसे एक बार मैं और बोलूँगा, जैसे कंपनी रचनात्मक प्रबंधन के सूचना के सिद्धांत में ये मान के चलती है कि हम ये मान सकते हैं कि आपने सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़ लिए होंगे, तो इंडोर मैनेजमेंट वाले प्रिंसिपल में बाहर वाले लोग ये कहते हैं कि हम ये मान के चलते हैं कि आपने अपनी सारी इंटरनल फॉर्मेलिटी पूरी कर ली होगी, उसके लिए हम कोई जिम्मेवार नहीं है। तो दोनों ही एक दूसरे के कंट्रास्ट हैं, दोनों ही एक दूसरे को प्रोटेक्शन देते हैं, लेकिन अलग अलग को देते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, मोटिवेशन प्रोसेस इज बेसिकली इमोशनल प्रोसेस, साइकोलॉजिकल प्रोसेस, सोमैटिक प्रोसेस या इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। तो हम जब किसी को मोटिवेट करते हैं तो ये एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, हाँ ठीक है। ये वैसे मैनेजमेंट में यूज़ होता है, वहाँ पे मैनेजर जो होता है वो एम्प्लॉय को कहें मोटिवेट करता है। वो धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक रूप से हो सकता है, वो उसे प्रमोशन का लालच दे सकता है, बोनस इंसेंटिव का लालच दे सकता है, या जॉब से हटाए जाने का डर दिखा के कैसे भी करके उससे काम करवा सकता है। तो मोटिवेशन में हम सामने वाले की सोच को स्टिमुलेट करते हैं, काम देखो उसी को करना है, लेकिन हम कुछ यहाँ से बोलेंगे, कुछ ऐसा करेंगे कि वो कंपनी के गोल्स को पूरा करने के लिए एफर्ट मारे, इसीलिए हम उसको मोटिवेट करेंगे, कभी पॉजिटिवली, कभी नेगेटिवली, कभी फाइनेंशियली, कभी नॉन फाइनेंशियली, कभी इंटरनल, कभी एक्सटर्नल। मकसद यही होता है काम निकल जाए। ये मैनेजर की सोच होती है कि काम निकल जाए, ये काम हो जाए, संस्था के गोल हासिल हो जाए। साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। नेक्स्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेड या बाउंडेड रेशनलिटी इज गिवन। देखिए रेशनलिटी का मतलब होता है विवेक, कि कोई भी बंदा डिसीजन लेता है तो सोच समझ के डिसीजन लेता है या लेना चाहता है। लेकिन जो हर्बर्ट ए साइमन थे, उन्होंने कहा था कि एक समय में आपको सारी चीज़ें पता नहीं चल सकती, तो आपको सीमित विवेक के साथ आगे बढ़ना होगा। ये बात आप भी समझ लीजिए। कई बार आप तो अब जो मेरे वीडियो सुन रहे होंगे शायद तो थोड़ी से एज में बड़े हैं और अब कंपटीशन एग्ज़ाम वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जब अपन एक स्कूल से निकलते हैं या कॉलेज से निकलते हैं, और कई बच्चे अभी भी ऐसे होंगे जो स्कूल कॉलेज से जस्ट निकले हैं, तो वो सोचते हैं लाइफ में क्या करें क्या नहीं करें। तो देखिए आप सारी सूचनाएं जानकारियां इकट्ठी हो जाएंगी, उसके बाद मैं एक्शन लूँगा, इतनी या परफेक्शनिस्ट के चक्कर में रुक जाते हैं, इतना रुकने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपके पास जो रिसोर्सेज हैं, आपके पास जितने पैसे हैं, जितना ज्ञान है, जितना अनुभव है, उससे आप एक बार के लिए शुरू हो जाइए, थोड़ा सा सोच के। जो भी आपके आंकड़े अवेलेबल हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, उसको लेके शुरू हो जाइए। अगर आप सारी सूचनाएं गैदर करने का इंतज़ार करेंगे तो शायद आप काम कभी शुरू ही नहीं कर पाएंगे। अगर आप कहते हैं ना, अगर आप सोचते हैं कि ना सारी बत्तियां ग्रीन हो जाएंगी फिर मैं गाड़ी निकालूंगा घर से, तो सारी बत्तियां कभी ग्रीन नहीं होंगी, कोई लाल येलो चलती रहेंगी, है ना। तो इसलिए ये
कॉन्सेप्ट दिया था बाउंडेड रेशनलिटी का, हर्बर्ट ए साइमन ने, नीचे लिखा हुआ है, थोड़ा सा और पढ़ लीजिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन द मार्केट लॉ ऑफ सेज। अब से ने एक बहुत फेमस कथन दिया था कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न करती है, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। मतलब बहुत बढ़िया लॉजिक है, मैंने पढ़ा तो से के बारे में नहीं पढ़ा, क्योंकि मेरा देखिए अकाउंट्स मेरा कोर है, अकाउंट्स मुझे अच्छा आता है, ठीक है। मैनेजमेंट और इको मुझे समझ लो ऑलमोस्ट पढ़ के पढ़ाना पड़ता है, तो मुझे कोई कहने में शर्म भी नहीं है। अकाउंट्स ये है कि मेरे से आप नींद में झंझोड़ के भी पूछोगे तो मैं बता दूंगा। तो मैं जब इसको से को पढ़ा तो इसमें ये लिखा हुआ है कि से का ये मानना था कि जब प्रोडक्शन किया जाता है, ठीक है, तो प्रोडक्शन करने में भूमि चाहिए, लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए, तो उनको रोजगार मिलता है। जो उत्पादन के साधन होते हैं उनको रोजगार मिलता है, रोजगार मिलता है मतलब उनके हाथों में पैसा आता है, उसी पैसे से वो डिमांड करते हैं। तो उनका ये लॉजिक ये था कि प्रोडक्शन करो, आप तो डिमांड है या नहीं है उसकी चिंता मत करो, क्योंकि जब आप प्रोडक्शन करोगे तो उत्पादन के साधनों को आप कुछ ना कुछ आय वितरित करोगे, इनके हाथों में इनकम आएगी, तो ये इनकम अपने आप स्पेंड करेंगे तो बाजार में डिमांड अपने आप उत्पन्न हो जाएगी। तो ये था से का नियम। तो फिर कीन्स ने आया, कीन्स जो उसका कट्टर आलोचक था, तो जब बहुत ग्रेट डिप्रेशन आया, बहुत महान मंदी आई, तब उसने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होता है कि प्रोडक्शन होने से ऑटोमेटिक डिमांड उत्पन्न हो जाएगी। उसने कहा था जस्ट प्रोड्यूसिंग गुड्स डज नॉट गारंटी पीपल हैव इनफ डिमांड टू बाय देम। केवल उत्पादन करने से ही ज़रूरी नहीं है कि आय मतलब मांग उत्पन्न हो जाए। समटाइम डिमांड फॉल्स शॉर्ट ड्यू टू लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, अनएम्प्लॉयमेंट और सेविंग। कई बार लोगों में विश्वास नहीं होता, या लोगों के पास सेविंग्स नहीं होती, या वो बेरोजगार होते हैं, तो मांग उत्पन्न नहीं होती। तो इसलिए कुल मिला के क्वेश्चन था कि जो से ने बाजार का नियम दिया उसको काउंटर किसने किया? नर्क्स का संतुलित विकास सिद्धांत, गरीबी का दुष्चक्र, या कीन्स का अल्प रोजगार सिद्धांत। तो कीन्स के अल्प रोजगार के सिद्धांत, ये सिद्धांत कब आया? जब से ने मार्केट का सिद्धांत दिया था, तो तब उसके बाद उसको काउंटर करने के लिए कीन्स की अनएम्प्लॉयमेंट थ्योरी आई सामने, ठीक है। नेक्स्ट, द टाइम पीरियड ऑफ द न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज। देखिए, जब ये क्वेश्चन आया 2010 में, तो उस समय जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी चल रही थी वो थी 2004 से 2009, लेकिन जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तब अप्रैल 2025 चल रहा है। तो अभी जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी चल रही है वो 1 अप्रैल 2023 से लेके, वैसे जनरली 5 साल के लिए विदेश नीति घोषित की जाती है, विदेशी व्यापार नीति, लेकिन अब के बार ये डायनेमिक रखी गई है, ओपन एंडेड रखी गई है, यानी इसकी कोई अंतिम अवधि या डेडलाइन नहीं की गई। तो 1 अप्रैल 2023 ऑनवर्ड्स नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है, और हो सकता है कि एक पुरानी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का क्वेश्चन आगे जाए। तो इससे पहले जो FTA आई थी वो 2015 से 2020 के लिए थी, हालांकि कोविड की वजह से उसे 3 साल एक्सटेंड किया गया। तो आई तो थी वो 15 से 20 तक, लेकिन फिर वो चली थी 15 से लेकर 23 तक, और फिर 1 अप्रैल 2023 से लेके अब जो अवधि आ गई है, यहाँ पे नई विदेशी व्यापार नीति आ गई है, जिसके 4 मेन पिलर हैं, आप पढ़िएगा। चलिए नेक्स्ट, विच कंट्री हैज़ द हाइएस्ट शेयर इन क्यूमुलेटिव FDI इनफ्लो ऑफ इंडिया। तो जब ये क्वेश्चन 2010 में आया था, तो भी हमारे पास जो FDI आता था वो मॉरिशस से सबसे ज़्यादा आता था, मॉरिशस रूट से सबसे ज़्यादा पैसा आता था, सेकंड आता था सिंगापुर से, और थर्ड आता था USA से। आज भी यही स्थिति है। अगर पिछले 20 साल के या 24 साल के आंकड़ों को उठाया देखे जाए, तो जो सबसे ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा है कि वो फॉरेनर आके यहाँ फैक्ट्रियाँ खरीद रहे हैं या कंपनियों में मेजर स्टेक खरीद रहे हैं, तो आज में मॉरिशस से सबसे ज़्यादा पैसा आ रहा है। सेकंड नंबर पे सिंगापुर है, थर्ड नंबर पे USA है। नेक्स्ट, द स्टर्जर्स फार्मूला इन जनरल नोटेशन इज़। देखिए, स्टर्जर्स ने एक सूत्र दिया था वर्गांतरों की संख्या के लिए, कि सर कौन सा टॉपिक है? स्टैटिस्टिक होती है। स्टैटिस्टिक में मान लीजिए बहुत सारे आंकड़े हैं, ठीक है। मान लीजिए कि आपने 50 बच्चों का वेट लिया, 6ठी क्लास के बच्चे हैं, उनका आपने वेट लिया 40, 30, 32, इस तरह का उनके 50 बच्चों का वेट लिया। अब आप कितने ग्रुप्स में उनको बांटोगे? तो कितने ग्रुप्स बनाए? या तो आप बोलो सर 5 बना लो, 6 बना लो। तो स्टेजर्स ने एक सूत्र दिया था 1 + 3.322 log n। 1 + 3.322 log n मतलब क्या करना पड़ेगा? कितने वर्ग बनेंगे? इसके लिए आपको
संख्याओं का लॉग निकाल के उसे 3.322 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी जैसे 50, मैंने जैसे कहा 50 बच्चे हैं तो आपको पहले 50 की लॉग वैल्यू निकालनी पड़ेगी जो कि 1 पॉइंट समथिंग आएगी। वो जब आ जाएगी तो उसे आपको 3.322 से इंटू करना पड़ेगा, उसमें 1 जोड़ना पड़ेगा, तब आपको पता लगेगा कितने वर्ग बनेंगे। जैसे मैंने 50 ऑब्जर्वेशन का करके देखा है तो उसके हिसाब से 6.64 वर्ग बनने चाहिए, यानी 7 वर्ग बनेंगे। ठीक है, तो मान लो सबसे दुबला बच्चा है 25 का, और तो आप ऐसे ग्रुप बनाओगे 25 से लाइक मान लीजिए 30 से 35 ऐसे बनाते जाओगे। ऐसे आप 7 वर्गों की रचना करोगे। तो स्टर्जर्स के सूत्रों से आप वर्गांतरों की संख्या और वर्ग अंतराल तय कर सकते हैं। ठीक, तो 1 + 3.322 log n। नेक्स्ट, एक बात अगर मैं आपको जनरल समझाऊं तो आप ये देखिएगा कि ये जिस तरह से आपका कोर्स है, ये अधिकतर आजकल जो कंपटीशन कोर्सेज होते हैं, 2 चीज़ें होती हैं, अधिकतर ये वाली चीज़ होती है जो मैं बोल रहा हूँ। उसमें क्या होता है कि कहीं से भी क्वेश्चन आ जाता है, किसी भी चैप्टर से आ जाता है, लेकिन उस चैप्टर में से अंदर से बहुत डीप में से क्वेश्चन नहीं आता। कहने का मतलब है अगर कोई मुझसे ये कहे, मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि मान लीजिए 50 चैप्टर हैं, तो अगर एक बच्चा ये कहता है कि सर मैं ऐसे कर लूँ 40 चैप्टर मैं बढ़िया तैयार कर लेता हूँ और 10 मैं छोड़ के चला जाता हूँ, और दूसरा बच्चा ये कहता है कि सर मैं 50 चैप्टर सारे के सारे देख लेता हूँ, आधे आधे देख लेता हूँ, हर चैप्टर का आधा आधा हिस्सा पढ़ लेता हूँ, तो मेरे ख्याल से ये वाला बेटर है। अब ये गलत भी जा सकता है, लेकिन मेरे को लगता है कि ये चीज़ फिर भी वर्क कर लेती है, क्योंकि जब आप चैप्टर छोड़ के जाते हैं, जब आप ये 10 चैप्टर छोड़ के जाते हैं, तो फिर अगर उसमें से बहुत सिंपल क्वेश्चन भी आया तो आपको नहीं आएगा, क्योंकि आपने उसको देखा तक नहीं है। लेकिन ऑन द अदर हैंड जब आप 50 चैप्टर को, हर चैप्टर को आपने आधा 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 मैं कह रहा हूँ मतलब 70% 80%, बहुत उसका गंदा वाला पार्ट छोड़ दो, बहुत टफ वाला पार्ट छोड़ दो। कई बच्चे क्या होते हैं, वो न्यूमेरिकल पार्ट के पीछे पड़ जाते हैं, कोई क्वेश्चन उनको नहीं आ रहा तो जान खाते रहते हैं, खुद की भी और दूसरों की भी, सोच सोच के परेशान होते रहते हैं, आ गया तो आ गया तो आ गया तो। अरे तो तू उस एक क्वेश्चन के लिए मरा जा रहा है, अपनी एनर्जी बाकी चैप्टर्स में लगा। लॉजिकली बात ये है। तो मैं कहने का मतलब ये है कि पहले आपको क्या करना चाहिए, सारे चैप्टर पढ़ लेने चाहिए, समझो आधे आधे ही। फिर समय हो तो 60% तो, और समय हो तो 70% 80% बहुत गंदे वाले क्वेश्चन तो छोड़ ही देने चाहिए। पर मतलब आपको अपनी कवरेज बढ़ानी चाहिए, रादर देन डेप्थ बढ़ाने के मुकाबले। वो फिर एग्ज़ाम टू एग्ज़ाम भी डिपेंड करता है, पर जनरली जहाँ सिलेबस लार्ज हो, बहुत सारे चैप्टर्स हों, वहाँ चैप्टर्स की कवरेज पे आपको पहले ज़्यादा समय देना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ करेक्ट? FW टेलर ह्यूमन रिलेशन अप्रोच से संबंधित है, गलत। FW टेलर का नाम साइंटिफिक मैनेजमेंट के साथ जोड़ा जाता है। हेनरी फेयोल ने कहा कि मैनेजमेंट यूनिवर्सल है, ये बात बिल्कुल सही है। मतलब मैनेजमेंट की आवश्यकता सभी संस्थानों में है, चाहे व्यापारिक संस्थान हो, चाहे गैर व्यापारिक संस्थान हो, चाहे परिवार हो, चाहे राजनीति हो, चाहे धार्मिक संस्थान हो, मैनेजमेंट की आवश्यकता हर जगह है। एल्टन मेयो साइकोलॉजिकल अप्रोच थी? नहीं, एल्टन मेयो का संबंध जो है उसने ह्यूमन रिलेशन पे काम किया। इन्होंने हॉथरॉन परीक्षण किए थे। मैरी पार्कर फॉलेट का संबंध साइंटिफिक मैनेजमेंट से है, बिल्कुल गलत। इनका जो संबंध है वो है ह्यूमन रिलेशन, ग्रुप डायनेमिक्स एंड पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट से संबंधित है। हेनरी फेयोल ने कहें कि मैनेजमेंट को यूनिवर्सल बताया और वाकई में से दूर दूर तक पहुंचाया, तो ये बात सही है। नेक्स्ट, एक व्यक्ति है 15/11/2006, बहुत पुराना क्वेश्चन, 15/11/2006 को स्थायी रूप से भारत छोड़कर चला जाता है। 15 नवंबर तक उसने जो इनकम कमाई उसका कर निर्धारण कब होगा? देखिए जनरली क्या होता है, मैं आपको जनरल नियम बताता हूँ। जनरल नियम ये है कि अगर कोई व्यक्ति 2006-2007 में कमाएगा तो उसके ऊपर जो टैक्स भरेगा वो 2007-2008 में करेगा। ठीक है, इसे कहते हैं प्रीवियस ईयर और इसे कहते हैं असेसमेंट ईयर। मैं फिर बोलता हूँ, जब कोई व्यक्ति 2006-2007 में इनकम कमाता है तो उसके ऊपर इनकम टैक्स जो लगता है या जो कहें असेसमेंट होता है वो 2007-2008 में होता है। लेकिन 5 मामले ऐसे हैं जहाँ पे वेट नहीं किया जाता और असेसमेंट हाथों हाथ हो जाता है। यानी मैं वो कह रहा हूँ कि 5 अपवादजनक मामलों में 6-7 में कमाई गई आय का असेसमेंट 6-7 में ही हो जाएगा। तो अगर कोई व्यक्ति भारत छोड़ के जा रहा है, आप लॉजिक सोचो ना, अगर कोई व्यक्ति भारत छोड़ के जा रहा है तो बाद में आप उसको अगले साल कैसे पकड़ोगे, वो भारत छोड़ के चला गया तो ऐसे व्यक्ति का असेसमेंट हाथों हाथ हो जाता है। इस चीज़ को बोलते हैं एक्सीलरेटेड असेसमेंट।
ऐसे व्यक्ति का असेसमेंट हाथों हाथ हो जाता है। तो ये व्यक्ति भी देखो 15/11/2006 यानी जो वर्ष चल रहा था वो था 2006-07, और 2006-07 में परमानेंट ऐसा नहीं है कि थोड़े दिन घूमने जा रहा है, हफ्ते 10 दिन के लिए नहीं जा रहा, परमानेंट इंडिया छोड़ के जा रहा है, तो फिर आप इसका असेसमेंट क्या करोगे, हाथों हाथ कर लोगे। तो इसलिए इसका असेसमेंट हाथों हाथ होगा, इसका असेसमेंट 6-7 होगा। ऐसा और कब कब होता है, अगर भारत में कोई विदेशी जहाज आता है भारत के बंदरगाह से, अगर वो भारत के बंदरगाह से यात्री ले जाता है, पशु ले जाता है, पार्सल ले जाता है, तो वो जो कमाता है तो वो जहाज चला जाएगा, तो फिर तो चला ही जाएगा। तो इसलिए उस पर भी उसका असेसमेंट हाथों हाथ हो जाता है। जो लोग भारत छोड़ के जाते हैं उनका असेसमेंट भी हाथों हाथ हो जाता है। और अगर कोई AOP या जॉइंट वेंचर थोड़े समय के लिए बना था और उसका उद्देश्य पूरा हो गया है तो असेसमेंट हाथों हाथ हो जाता है। अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगता है कि कोई व्यक्ति टैक्स बचाने के लिए अपनी असेट्स को बेच सकता है तो उसका असेसमेंट भी हाथों हाथ हो जाता है। और अगर कोई व्यक्ति अपना बिजनेस डिसकंटिन्यू कर रहा है, हालांकि इसमें एक चॉइस मिलती है, डिसकंटिन्यूड बिजनेस के केस में कभी कभी अगले साल में भी असेसमेंट हो जाता है, तो इसमें राइट रॉन्ग है, पर बाकी इन दशाओं में तो हैंड टू हैंड असेसमेंट, एक्सीलरेटेड असेसमेंट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, द फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक इज, ये भी थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन था। सांख्यिकी का कार्य क्या है, व्यक्तिगत जानकारी को बढ़ाना, समस्या का समाधान बताना, व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करना। देखिए जब आप स्टैटिस्टिक पढ़ते हैं ना, तो स्टैटिक्स से आपकी जानकारी में वृद्धि जरूर होगी, लेकिन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकल के आ जाएगा। स्टैटिस्टिक में कभी भी इंडिविजुअल यूनिट्स की स्टडी नहीं की जाती, उसमें बहुत सारे आंकड़ों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ओके। तो स्टैटिस्टिक से आपकी पर्सनल जानकारी बढ़ती है, डेफिनेट बढ़ती है। देखिए मान लीजिए कि आप एक शॉप खोलने का सोच रहे हैं, तो एक तो आप यूं ही भगवान का नाम लेके सोचते हैं कि चलो मैं कपड़े की दुकान डाल देता हूँ, और एक होता है कि आप एक स्टडी करते हैं कि अपने शहर की पॉपुलेशन कितनी है, शहर में ऑलरेडी कपड़ों की दुकान कितनी है, मैं मेंस वियर खोलना चाहता हूँ, पुरुषों के कपड़े खोलना चाहता हूँ, पुरुषों के कपड़े की दुकान खोलना चाहता हूँ, तो मेंस वियर की कितनी शॉप्स हैं, है ना, यहाँ के लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी कितनी है। जब आप इस तरह से स्टडी करके, रिसर्च करके धंधे में उतरते हैं तो आपके चांसेस बेटर होते हैं। ठीक है, तो यही वाली बात है। तो स्टैटिस्टिक आपकी व्यक्तिगत जानकारी को बढ़ाता है, लेकिन वो मतलब ये जानकारी फिर आपको निर्णय लेने में मदद करेगी, लेकिन ये आपको रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं दे देगी। ठीक है, तो ये इससे आपकी व्यक्तिगत जानकारी बढ़ती है। यहाँ मैंने स्टैटिस्टिक के ये 9 कार्य हैं, ये बताए हैं, इनको आप पढ़ लेना। ठीक है, जैसे इसमें से ये 6ठा कार्य दे रखा था। नेक्स्ट, द टर्म डबल एंट्री सिस्टम। तो हम जो पढ़ते हैं ना, पढ़ते पढ़ाते हैं, वो डबल एंट्री सिस्टम होता है अकाउंट्स का। तो डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है कि हर ट्रांजेक्शन के 2 पहलू कम से कम होते हैं। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ माल बेचा, तो माल बेचा मैं तुमसे पूछूँ क्या हुआ, तो तुम बोलोगे सर माल गया। तो फिर मैं पूछूंगा अच्छा और क्या हुआ, तो तुम बोलोगे सर और क्या हुआ। तो और कुछ ना कुछ होगा। जब तक तुम 2 पहलू नहीं सोच लोगे तब तक ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं होगा। अगर आपने माल बेचा है तो माल गया है, और साथ में क्या, या तो कैश आया होगा, या अगर उसने उधार लिया होगा तो सामने वाला एक व्यक्ति होगा जिसको अपन पाने वाला व्यक्ति कहेंगे। लेकिन हर सौदे में 2 पहलू, 2 पक्ष होते ही होते हैं। हर सौदे में कम से कम 2 खाते होते ही हैं। तो याद रखिएगा, हर व्यापारिक लेन देन में कम से कम 2 पक्ष तो होते ही हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि सभी लेन देनों के 2-2 खाते बनाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हर ट्रांजैक्शन को 2-2 बार लिखते हैं। यदि जिसको अगर मान लो अकाउंट्स के बारे में पता नहीं है तो वो सोचेगा डबल एंट्री सिस्टम का मतलब है डबल एंट्री, मतलब हर सौदे को 2 बार लिखना है। नहीं, हर सौदे को 2 बार नहीं लिखना है, हर सौदे के दोनों पहलुओं को लिखना है ना। ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि हमें सेल्स अकाउंट 2 बार खोलना है, ऐसा नहीं है। हाँ, हमें हर लेन देन के दोनों पहलुओं, दोनों एस्पेक्ट्स पे विचार करना है। ए सही है। नेक्स्ट, इफ़ शेयर्स आर फॉरफिटेड द शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड विद। जब भी आप अंशों को जब्त करते हैं तो शेयर कैपिटल को DR किया जाता है अब तक मांगी गई पूंजी से, यानी मांगी गई राशि से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे उसने मान लो हमें फर्स्ट कॉल नहीं दिया, सेकंड कॉल नहीं दी, तो यहाँ पे आती है आपकी अप्राप्त राशि। इस अप्राप्त राशि के लिए कभी कभी कॉल्स इन एरियर अकाउंट खोला जाता है। और जितनी राशि हमें मिल चुकी है उसके लिए शेयर फॉरफिटेड होता है। तो यूँ हम बोलते हैं, यहाँ पे लिखी जाती है मांगी गई राशि। सपोज करो हमने 8 रुपये मांगा और यहाँ पे 5 रुपये आया, ये वो 5 रुपये है जो हमें नहीं मिला, और ये वो 3 रुपये है जो हमें मिल गया। तो
कॉल्सन एरियर दिखाता है बकाया मांग राशि को, शेयर फॉरफिटेड दिखाता है प्राप्त राशि को, और शेयर कैपिटल को हम डीआर करते हैं अब तक मांगी गई पूंजी से, अब तक अंशों पे याचित राशि से। ठीक है, नेक्स्ट प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट मीन्स हमने प्रॉफिट कमाया और अगर वापस धंधे में लगा दिया तो उसे कहेंगे प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स। देखिए कंपनी जब प्रॉफिट कमाती है तो उनके सामने ये दिक्कत आती है या दुविधा आती है कि हम इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करें। अगर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसे बोलते हैं डिविडेंड, या हम इस प्रॉफिट को रिटेन करें तो उसे हम कहेंगे रिटेन अर्निंग। तो अगर कंपनी ने बाय द वे डिसीजन लिया कि कंपनी ने 10 लाख रुपए कमाया और कंपनी ये डिसाइड किया कि हम डिविडेंड नहीं देंगे बल्कि इस पैसे को हम धंधे में लगा देंगे, या तो हम मशीन खरीद लेंगे, या हम अपना कर्जा चुका देंगे, या हम एक और ब्रांच खोल देंगे, तो अगर आप ऐसा कर रहे हो तो इसे कहेंगे लाभों का पुनर्निवेशन। निवेश वापस से लगा रहे हो धंधे में तो क्या वर्ड हुआ पुनर्निवेश, तो इसको बोलते हैं प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट मीन्स री इन्वेस्टमेंट ऑफ इनकम इन द बिजनेस, व्यवसाय में आय का पुनर्निवेश करना। ठीक है, नेक्स्ट क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक अकाउंट। अगर आपने मान लीजिए बैंक अकाउंट बनाया, ठीक है, आपके अकाउंट में जो पैसे आते हैं वो इस तरफ है, मान लीजिए 70,000 रुपये, और आपके अकाउंट में से जो पैसे जाते हैं वो इस तरफ है, मान लीजिए 80,000 रुपये। आपकी CR साइड ज़्यादा है और DR साइड कम है, तो इस स्थिति को बोलते हैं CR शेष। इसका मतलब हुआ कि हमारे अकाउंट में आए तो हैं 70,000 रुपये और हमारे अकाउंट में से गए हैं 80,000 रुपये, तो ये जो 10,000 रुपये का बैलेंस है इट्स अ ओवरड्राफ्ट, तो ये ओवरड्राफ्ट बैलेंस है। तो अगर आपका बैंक खाता CR बैलेंस दिखाता है हमारी पुस्तकों में, मैंने इसको पूरा बोलना चाहिए कि अगर हमारी पुस्तकों में बैंक खाता CR बैलेंस दिखाई दे रहा है तो ये एक दायित्व है, इज़ अ लायबिलिटी है। ठीक है, नेक्स्ट इन रिसर्च, अगर रिसर्च में डेटा कलेक्ट किया जाता है ऑब्जर्वेशन से या सर्वे से तो इसे हम कहेंगे प्राइमरी डेटा। ठीक है, मैंने कई बार बताया है कि प्राथमिक समंक वो होता है जो रिसर्चर खुद इकट्ठे करता है। तो सपोज़ करो मैं मान लीजिए क्लास का टीचर हूँ और मैं अपने सारे क्लास में पढ़ने वाले बच्चों का वेट मेजर करता हूँ, तो मैं एक मशीन लाता हूँ, उस मशीन पे बच्चे को बोलता हूँ कि आप खड़े हो जाओ, बच्चा मशीन पे खड़ा होता जाता है, मैं उनका वेट नोट करता जाता हूँ, बिना उससे मैंने कोई क्वेश्चन पूछे उसका सारे बच्चों का मैंने वेट नोट कर लिया, यानी मैंने उन्हें ऑब्जर्व किया, बिना कुछ बोले बिना उनसे पूछे उनका मैंने वेट मेज़र किया, नोट किया। तो मैंने जो आंकड़े कलेक्ट किए वो कहलाएंगे प्राथमिक आंकड़े। या मान लीजिए कि बच्चों की पढ़ाई से उनके माता पिता कितने संतुष्ट हैं, हमने उनसे कोई गूगल फॉर्म भरवाया या कोई हार्ड कॉपी वाला फॉर्म उनके घर में भेजा और उनसे फॉर्म भरवाया, यानी हमने एक सर्वे करवाया, तो जो हमने आंकड़े कलेक्ट किए वो कहलाएंगे प्राथमिक समंक। तो रिसर्चर जब खुद से आंकड़े कलेक्ट करता है, पहली बार मौलिक रूप से आंकड़े कलेक्ट करता है, याद रखिएगा मौलिक समंकों में टाइम ज़्यादा लगता है, पैसा ज़्यादा लगता है, एफर्ट ज़्यादा लगते हैं। पके पकाए आंकड़े, यानी पके पकाए आंकड़ों को बोलते हैं सेकेंडरी डेटा, उनमें फिर ये खासियत होती है कि टाइम कम लगता है, पैसा कम लगता है, एफर्ट्स कम लगते हैं। ठीक है, जनरली द जनरल बजट ऑफ द कंट्री इज़ प्रेजेंटेड बाय, वेल आम बजट, देश का आम बजट संसद में किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। अभी वर्तमान में भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं, ठीक है, और फरवरी के महीने में 25-26 के लिए बजट प्रस्तुत किया जा चुका है। ठीक है जी, तो वित्त मंत्री संसद के अंदर बजट पेश करते हैं। 76 ऑब्सिलेंस मीन्स डिक्लाइन इन वैल्यू ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। एक वर्ड होता है अप्रचलन, ठीक है, अप्रचलन, और या एक वर्ड आप सुनेंगे ऑब्सलीट। कभी कभी आपकी असेट क्या होती है? ऑब्सलीट हो जाती है, सरल शब्दों में बोलते हैं आउटडेटेड हो जाती है। यानी मशीन में, जैसे मान लो मशीन है तो मशीन में कोई खराबी नहीं है, लेकिन इनोवेशन की वजह से नई मशीन मार्केट में आ गई और फिर आपकी अच्छी खासी मशीन का मूल्य भी कम हो गया। तो वैसे हम जानते हैं कि डेप्रीसिएशन बहुत सारी वजह से लगता है, संपत्ति में टूट फूट होती है, समय बीत जाता है, डिप्लीशन होता है, इन सारे ही रीज़न से डेप्रीसिएशन लगता है। लेकिन ऑब्सिलेंस की जो वजह होती है, असेट जो ऑब्सलीट होती है, अप्रचलित हो जाती है। देखिए वर्ड क्या है? प्रचलन, जो चल रही थी लेकिन अचानक वो अप्रचलित हो गई, ऐसा अन्वेषण की वजह से, ऐसा इनोवेशन की वजह से होता है। बाकी सारे रीज़न भी डेप्रीसिएशन के हैं, लेकिन ऑब्सिलेंस का रीज़न है रिसर्च, इनोवेशन, नई मशीन का बाजार में आ जाना। पहले देखो, इस मशीन के आसपास में 3 लोग खड़े हैं
और अब देखो एक ये एडवांस मशीन आ गई, शायद ऑटोमेटिक ही है, कोई लेबर ही नहीं है, या होगा तो एक लेबर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अंडरराइटिंग कमीशन विल बी पेबल ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिस। ठीक है, ये क्वेश्चन 2013 वाले पेपर में भी था, बहुत ही आसान है। देखिए, अंडरराइटर वो व्यक्ति है जो कंपनी के शेयर्स और डिवेंचर्स को बिकवाने की गारंटी लेता है। ये व्यक्ति वो है जो कंपनी को अश्योर करता है कि आप निश्चिंत रहो, आपका माल मतलब सिक्योरिटीज मैं बिकवा दूंगा, और नहीं बिकवा पाया तो मैं खुद ले लूँगा। और ये इसको अपन डिवेंचर्स पे मैक्सिमम 2.5% और शेयर्स के केस में मैक्सिमम 5% कमीशन दे सकते हैं, और इस कमीशन की काउंटिंग इशू प्राइस पे होगी। अगर इसको समझें, अगर 100 रुपये वाला शेयर है और अगर वो 140 रुपये पे इशू हुआ है, यानी 40 रुपये प्रीमियम पे इशू हुआ है, तो जो कमीशन की काउंटिंग होगी, अभिगोपन कमीशन या अंडरराइटिंग कमीशन की काउंटिंग होगी, वो 140 रुपये पे होगी, और पर शेयर उसको 7 रुपये मैक्सिमम कमीशन दिया जा सकेगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा अंशों का निर्गमन मूल्य, इशू प्राइस ऑफ द शेयर्स। बाकी ऑप्शंस आप पढ़ लीजिएगा, उसमें समझ आता है। बोनस शेयर कैन नॉट बी इशूड फ्रॉम। तो देखिए, बोनस शेयर आप कहाँ से दे सकते हैं, इसके बारे में 2 बातें ध्यान रखिए। पहले तो देखिए, बोनस शेयर के लिए धारा 63(1) के नियम लागू होते हैं। 63(1) वो कहती है कि आप फ्री रिजर्व में से, मुक्त संचय में से बोनस दे सकते हो, आप सिक्योरिटी प्रीमियम में से बोनस दे सकते हो, और आप CRR में से बोनस दे सकते हो। ऐसा साफ लिखा हुआ है। तो आप CRR में से बोनस दे सकते हो, और सिक्योरिटी प्रीमियम उसमें ऑप्शन नहीं है। लेकिन फ्री रिजर्व, तो जनरल रिजर्व और P&L ये दोनों फ्री रिजर्व होते हैं। फ्री रिजर्व मतलब वो रिजर्व जिसमें से डिविडेंड दिया जा सकता है उसे फ्री रिजर्व बोलते हैं। तो ये फ्री रिजर्व है, ये फ्री रिजर्व है। अब डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड, ये थोड़ा सा इन ऑप्शंस में कमज़ोर ऑप्शन है, हालांकि ये भी रेवेन्यू रिजर्व ही है। मैं आपको बता दूं, रेवेन्यू रिजर्व 2 तरह के होते हैं। अगर उनका कोई मकसद है तो उसको स्पेसिफिक रिजर्व बोलते हैं, और अगर उनका कोई मकसद नहीं है तो उनको जनरल रिजर्व बोलते हैं। ठीक है, लेकिन ये दोनों ही रेवेन्यू रिजर्व की कैटेगरी होती हैं। तो जो डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड है वो एक खास उद्देश्य के लिए है, और वो खास उद्देश्य है डिविडेंड की रेट को स्टेबल करना। अगर कोई कंपनी चाहती है कि हम लगातार एक ही रेट से डिविडेंड दें, डिविडेंड में बार बार फ्लक्चुएशन ना हो, तो वो एक डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड, लाभांश समानीकरण कोष बना लेते हैं। तो ये एक स्पेशल रिजर्व है जिसका एक स्पेशल मकसद है, तो इसे आप बोनस के लिए यूज़ मत करो। और या इसे ये कह सकते हो कि बाकी के ऑप्शन के मुकाबले ये ऑप्शन कमज़ोर है। इनमें से, इन तीनों में से आप आराम से बोनस दे सकते हो, इसमें से आप नहीं दे सकते। और एक वैसे रीवैल्यूएशन रिजर्व याद रखिएगा, रिवैल्यूएशन रिजर्व में से आप कभी भी बोनस नहीं दे सकते। ठीक है, तो हो गया है। नेक्स्ट, स्टॉक टर्नओवर रेशो 6 टाइम्स, मतलब मैंने जो पीछे के 4 पेपर कराए 21, 19, 16, 13, उनमें रेशो एनालिसिस नहीं था, पर हो सकता है 2010 में रहा हो। तो आपको स्टॉक टर्नओवर रेशो दे रखा है। हमको ये पता है कि अगर रेशो कैलकुलेट करके दे रखा है तो आपको उसका फॉर्मूला अप्लाई करना चाहिए। इसका फॉर्मूला होता है COGS, या सरल शब्दों में कह लो कॉस्ट अपॉन एवरेज स्टॉक। तो आपका स्टॉक टर्नओवर रेशो दे रखा है 6, आपकी कॉस्ट नहीं दे रखी है, और एवरेज स्टॉक दे रखा है 8000। अब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो आपको समझ में आ गया कि आपने 48,000 का माल बेचा, यानी जो माल आपने बेचा उसकी कॉस्ट, जिसको अपन बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वो 48,000 थी। और आपका जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो है 25% अबव कॉस्ट, यानी आपने अर्न किया 25% ऑन कॉस्ट। सरल शब्दों में 1/4 ऑन कॉस्ट। तो सीधा इस पर अप्लाई हो जाएगा। 48,000 पे 1/4 अप्लाई करोगे तो 12,000 रुपये आपने कमाया, यानी आपने 60,000 में माल बेचा होगा। तो अगर आपसे ये सेल्स वैल्यू पूछेगा तो कि व्हाट विल बी द सेल्स वैल्यू, तो ये आ जाएगा आपका 60,000। और अगर ये पूछेगा व्हाट विल बी द GP अमाउंट, तो GP अमाउंट हो जाएगा 12,000 रुपये। इसका आंसर ये हो गया। एक बार के लिए मैं आपको और समझा देता हूँ। आप देखो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, 48,000 का माल हम 12,000 का प्रॉफिट लेकर 60,000 में बेच रहे हैं। आप रिलेशन समझने की कोशिश करना। आप 12,000 रुपये कमा रहे हो 48,000 लगाकर, या ये कह लो कि 12,000 रुपये कमा रहे हो 60,000 की सेल्स से। एक बार आपने कॉस्ट को नीचे रखा है, इसको बोलते हैं अपने कॉस्ट को बेस माना, और एक बार आपने सेल्स को बेस माना। इसको सॉल्व करते हैं तो ये आता है 1/4 ऑन कॉस्ट, और
इसको सॉल्व करते हैं तो 1/5 सेल। तो ये एक इंटर रिलेशन होता है इन केस ऑफ प्रॉफिट, ये आपको याद करना होता है, इससे चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाती है। ठीक है, इसका आंसर डी रहेगा। चलिए नेक्स्ट, व्हेन शेयर्स इशूड टू प्रोमोटर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश विच अकाउंट विल बी डेबिटेड। देखिए, प्रमोटर वो व्यक्ति होता है जो कंपनी की स्थापना करता है, जिसके दिमाग में सबसे पहले आइडिया होता है और वो एक आइडिया को मूर्त रूप में लाता है, एक आइडिया को एक टेंजिबल रूप में लाता है। प्रमोटर वो सारी मेहनत करता है जो शुरू में होता है, उसकी सेवाओं के बदले में कंपनी उसको शेयर देती है। तो जब हम शेयर देते हैं पैसे लेकर, तो हम एंट्री करते हैं बैंक DR टू शेयर कैपिटल, अगर हम पैसे लेते हैं तो। लेकिन प्रमोटर को हम शेयर दे रहे हैं कैश के बदले, मतलब अदर देन कैश, सॉरी, कैश के अलावा अन्य रीज़न से दे रहे हैं, उन्होंने जो सेवाएं दी उसके लिए दे रहे हैं। तो एक ज़माने में गुडविल DR किया जाता था, और आजकल की बुक में प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस DR किया जाता है। तो आप ऑप्शन देख लेना, अगर प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस मिले तो वो लिख देना, नहीं तो गुडविल लिख देना। जब हम शेयर्स प्रमोटर्स को देते हैं तो इस तरह की एंट्री देखने को मिलती है। तो उस ज़माने में गुडविल ऑप्शन था, ये आंसर सही है बी। नहीं तो अभी आपको प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस भी देखने को मिल सकता है, बी रेडी फॉर दैट ऑल्सो, नहीं तो फिर गुडविल ही कर देना। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पर्सनल अकाउंट। अकाउंट 3 तरह के होते हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। तो बिल पेबल में विवाद है, कुछ लोग बोलते हैं रियल है, कुछ लोग बोलते हैं पर्सनल है, इसको होल्ड पे रखते हैं। लाइव स्टॉक वास्तव में दिखाई देता है तो ये रियल है। गुडविल नहीं दिखाई देती है पर वास्तव में होती है तो ये भी रियल है। अक्रूड रेंट, नो डाउट ये तो पर्सनल है। अक्रूड रेंट जो है वो पर्सनल अकाउंट ही है, तो इसमें कोई शक नहीं है, इसका आंसर उपार्जित किराया आंसर है। ठीक है, अक्रूड रेंट मतलब हमें रेंट मिलना बाकी है किसी व्यक्ति से। आपको ध्यान होगा, पर्सनल अकाउंट 3 तरह के होते हैं। एक होता है नेचुरल पर्सन, जैसे आप में जो है वो नेचुरल पर्सन है, इंसान जिन्हें भगवान ने बनाया है। एक होते हैं आर्टिफिशियल पर्सन, जिन्हें कानून ने बनाया है, बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, ये सबको कानून ने बनाया है। और एक होते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, कि वो खाते किसी व्यक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अक्रूड रेंट, हमें रेंट मिलेगा किससे, किराएदार से, तो अक्रूड रेंट किराएदार को रिप्रेजेंट करता है जो कि एक व्यक्ति है, तो ये व्यक्तिगत खाता है, तो इसका आंसर डी रहेगा। नेक्स्ट, व्हेन द गार्नर वर्सेस मरे रूल अप्लाई। गार्नर वर्सेस मरे रूल तब लागू होता है जब साझेदारों में से कुछ साझेदार दिवालिया हो जाए। जैसे मान लीजिए कि ABCD 4 साझेदार हैं और D दिवालिया हो जाए, मतलब D की कैपिटल का नेचर DR हो और D घर से पैसे लाने में असमर्थ हो, तो कहेंगे कि D दिवालिया हो गया। तो जब पार्टनर्स में से कुछ साझेदार, D भी हो सकता है C भी दिवालिया हो जाए, है ना, पर अगर सारे साझेदार दिवालिया हो जाएंगे तो गार्नर वर्सेस मरे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और अगर सारे साझेदार सॉल्वेंट हों, सक्षम हों, तो भी गार्नर वर्सेस मरे की नियम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब कुछ साझेदार दिवालिया हों तो ही इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, गार्नर वर्सेस मरे नियम में 2 बातें हैं मेन। पहली बात है कि एक होता है लॉस ऑन रियलाइजेशन, एक होता है लॉस ड्यू टू डेफिशिएंसी। तो वसूली पे जो हानि होती है, संपत्ति बेचने पे जो हानि होती है, उसे तो हमेशा की तरह आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ही बांटना है। और उन्होंने कहा था कि ये लॉस पार्टनर्स कैश में लाएंगे। जो उन्होंने गार्नर वर्सेस मरे के मामले में जो जजमेंट दिया गया था, उसमें ये कहा गया था कि वसूली की हानि को साझेदार लेके आएंगे। ठीक है, और जो दिवालिया की हानि है, यानी जैसे मान लो D दिवालिया हो गया, तो इसकी कमी को वो लोग पूरा करेंगे जो सॉल्वेंट हैं, जो सक्षम है, और ये काम वो अपने कैपिटल के रेशो में करेंगे। तो ये सारी बातें साइड में लिखी हुई है, फिर याद दिला दूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या PDF हमसे मंगा लीजिए, वीडियो के नीचे से डाउनलोड कर लीजिए। इन द एब्सेंस ऑफ एनी अग्रीमेंट, अ न्यू पार्टनर इज डीम्ड टू रिसीव हिज शेयर ऑफ इन द प्रॉफिट्स फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर्स। देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए ABC हैं, उनका अनुपात है 3-2-1, इनकी फर्म में D आया, है ना, और D आया, इसको 1/10 भाग के लिए पार्टनर बनाया, तो इसके लिए किसने सेक्रीफाइस किया होगा? इसके लिए सेक्रीफाइस कौन करेगा? ABC करेगा। और ABC किस रेशो में सेक्रीफाइस करेंगे? हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि इन्होंने ओल्ड रेशो में सेक्रीफाइस किया। क्वेश्चन की लैंग्वेज ये हो सकती है कि D 1/10 हिस्से के लिए आया, उसने अपना हिस्सा बराबर प्राप्त किया। ऐसी लैंग्वेज हो सकती है कि D 1/10 के लिए आया और उसने अपना सारा हिस्सा A से प्राप्त किया। लेकिन अगर क्वेश्चन कुछ नहीं कहता है
तो हम ये मानते हैं कि डी को अपना हिस्सा जो शेयर साझेदार हैं उन्होंने पुराने अनुपात में दिया होगा, तो इसका आंसर पुराने अनुपात में है, यानी पुराना अनुपात ही त्याग का अनुपात हो जाता है, ऐसा हम मानेंगे इन द ओल्ड रेशियो। नेक्स्ट, कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज 1 लाख रुपी, प्रॉफिट ऑन इट सेल 8%, सेल आर 5 टाइम्स द कैपिटल, प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट विल बी। देखो आप आराम से देखा करो क्वेश्चन में क्या दे रखा है। पहली बात तो दे रखी है कैपिटल जो कि है 1 लाख, और फिर दे रखा है प्रॉफिट ऑन सेल, और ये आपको दे रखा है सर 8%। दो बातें हो गई। अब सेल्स आर 5 टाइम्स, सेल्स क्या है 5 गुना है किसकी, कैपिटल की। तो अगर आपकी कैपिटल 1 लाख है तो सेल्स आपकी 5 गुना है, यानी सेल आपकी 5 लाख है। बस हो गया हमारा काम। वैसे इतना आसान क्वेश्चन है, मैं बहुत धीरे धीरे समझा रहा हूँ। आपकी कैपिटल 1 लाख है, सेल आपकी 5 गुना है, यानी आपकी सेल 5 लाख है। सेल आपकी 5 लाख है तो प्रॉफिट आपका 40,000 है। सर आपको कैसे पता? अरे 8% लिखा हुआ है ना कि प्रॉफिट ऑन सेल 8%, तो 5 लाख का 8% कितना हुआ, 40,000 रुपये। मैंने कहा आप तो चाहता क्या है? इसने बोला बताओ विनियोग पर लाभ कितना होगा, यानी हमने जो इन्वेस्ट किया उस पर लाभ कितना होगा। इसको बोलते हैं ROCE। ये भी रेशियो एनालिसिस का क्वेश्चन है। ROCE बहुत ही पॉपुलर टर्म है, इसको ROI भी बोलते हैं, कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि आपने लगाए हुए पैसे पे कितना कमाया। गौर कीजिए, आपने पैसा कितना लगा रखा है धंधे में, 1 लाख रुपए, और आपने कमाया कितना अभी 40,000 रुपये, तो आपका प्रॉफिट कितना परसेंट हो गया, 40%, है ना। धंधे में इतना मार्जिन नहीं होता है, 10-12-15% ही मार्जिन हो पाता है लगाई हुई पूंजी पर ठीक है। इनके इस क्वेश्चन में इनको 1 लाख रुपए की कैपिटल पे 40,000 का मुनाफा हुआ है, तो इनका जो ROCE है निकल के आया है वो है 40%, तो इसका आंसर डी रहेगा। नेक्स्ट, यदि किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी से प्राप्त राशि किस रूप में साझेदारों के पूंजी खाते में क्रेडिट होगी। अगेन अच्छा क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए ABC 3 पार्टनर हैं, इनका रेशो 5:3 है। इन लोगों ने एक जॉइंट लाइफ पॉलिसी ले रखी थी और जॉइंट लाइफ पॉलिसी थी 10 लाख की, और अब ये मान लेते हैं कि बी की डेथ हो गई। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं बी की डेथ हो गई, तो मैं आपसे पूछता हूँ क्वेश्चन कि ये सारा पैसा 10 लाख रुपए बी के खाते में क्रेडिट होगा, पहला ऑप्शन, या ये पैसा बी तो मर गया अब ए और सी के खाते में क्रेडिट होगा, या ये पैसा ABC तीनों के खाते में क्रेडिट होगा। तो विद लॉजिक इसका आंसर ये है कि ये पैसा सभी के खाते में क्रेडिट होगा। वाई? क्योंकि देखो, जब आप पॉलिसी लेते हो तो आप प्रीमियम चुकाते हो, तो जो प्रीमियम की राशि है वो फर्म चुकाती है, प्रीमियम की राशि धंधे में से दी जाती है, तो जो पॉलिसी की भी राशि है ना वो सभी साझेदारों में बांटी जाएगी। रिपीट, पॉलिसी का प्रीमियम फर्म चुकाती है, फर्म सभी की होती है, अतः पॉलिसी की प्राप्त राशि पे भी सभी का हक होता है। तो आपको दया आ सकती है कि सर दया आ सकती है कि सर बी मर गया तो सारे पैसे सर बी को मिलने चाहिए या बी के घर वालों को मिलने चाहिए, या सर या कोई लालची इंसान होगा तो वो कहेगा सर बी मर गया तो अब तो ए और सी को मिल जाए, बी क्या करेगा पैसे लेके। लेकिन सही आंसर ये है कि ये पैसा सभी के खातों में जाता है। यहाँ तक कि बंदे, चलो जॉइंट लाइफ पॉलिसी के केस में तो समझ जाता है कि सब में जाएगा, लेकिन कभी कभी ना सेपरेट पॉलिसी का क्वेश्चन होता है। सेपरेट पॉलिसी के क्वेश्चन में जैसे मान लो कि हमने ए के जीवन पे 3 लाख की, बी के जीवन पे 2 लाख रुपए की और सी के जीवन पे 2 लाख रुपए की पॉलिसी ले रखी है, तो और मान लो उस क्वेश्चन में बी की डेथ हो गई, पूछा जाता है कि ये राशि किस में बांटेगी, तो ये राशि भी सभी में बांटी जाएगी। तो चाहे जॉइंट लाइफ पॉलिसी हो चाहे सेपरेट लाइफ पॉलिसी हो, इन द केस ऑफ डेथ अमाउंट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द ऑल पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, तो सभी साझेदारों में जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। द अमाउंट सेपरेटेड फ्रॉम द डिविजिबल प्रॉफिट एंड अप्रोप्रिएटेड आउटसाइड इज नोन एज। देखिए, अगर आपके पास प्रॉफिट था, ठीक है, प्रॉफिट में से कंपनी चाहती तो डिविडेंड दे सकती थी, लेकिन कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया, कंपनी ने वो उसे अपने पास रखा। तो जब प्रॉफिट को कंपनी अपने पास रखती है तो उसको बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग। ठीक है, और इस लेवल तक इसको कहा जाता है रिजर्व। ठीक है, लेकिन अगर ये रिजर्व की राशि आप इन्वेस्ट कर देते हो, इसे ठिकाने लगा देते हो, तो ये बन जाता है फंड। तो जब आप बोलते हो DRR और DRF, तो इन दोनों में क्या फ़र्क हो जाता है? डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व का मतलब होता है, अगर एक एग्जांपल लेके बताएं कि डिवेंचर्स के रिडम्पशन के लिए पैसा कंपनी ने अपने पास रखा है, ठीक है, और डिवेंचर रिडम्पशन फंड का मतलब होता है कि डिवेंचर्स का रिडम्पशन करने के लिए पैसा कंपनी ने बाहर इन्वेस्ट कर दिया है। तो जब भी आप बाहर पैसा इन्वेस्ट कर देते हो तो उसे कोष या फंड कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट।
एक्स और वाई 3:1 में साझेदार हैं, जेड को शामिल करते हैं, 8,000 रुपये की गुडविल के लिए देता है, नया लाभ हानि अनुपात भी दे रखा है, तो ख्याति की राशि जमा की जाएगी, क्रेडिट की जाएगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, सिंपल बट इफेक्टिव। देखिए इस क्वेश्चन में एक्स और वाई का रेशियो दे रखा है 3:1 और इसके बाद एक्स वाई जेड का रेशियो दे रखा है 2:1:1। तो इसे अपन कहेंगे ओल्ड रेशो, इसे कहेंगे न्यू रेशो। जब दोनों रेशो दे रखे होंगे तो आपको सेक्रीफाइस निकालना चाहिए, खास करके गुडविल वाले मामलों में तो सेक्रीफाइस निकाला जाता है। अगर मैं एक्स की बात बताऊं तो एक्स का पहले का रेशो था 3/4 और एक्स का अभी क्या रेशो है, अभी इसका रेशो है 2/4। तो आपने क्या पाया कि इसने 1/4 का त्याग किया है, यानी इसके रेशो में कमी आई है। और अगर आप परसेंटेज में समझते हैं तो इसके रेशो में 25% की कमी आई है। अगर वहीं मैं बात करूं y की, तो y के पास पहले ओल्ड रेशो था 1/4 और y के पास अभी भी रेशो है 1/4, यानी इसने कोई त्याग नहीं किया। देखिए जो त्याग नहीं करेगा उसको कोई ग्लोरी या उसको कोई शाबाशी नहीं मिलेगी। आप परिवार में देख लो, परिवार में जो त्याग करता है सबसे ज़्यादा गुणगान उसका होता है ना, सबसे ज़्यादा श्रेय उसको मिलता है। जिसको हिंदी में श्रेय बोलते हैं उसे अंग्रेजी में क्रेडिट बोलते हैं और अकाउंटेंसी की भाषा में क्रेडिट बोलते हैं। तो चूंकि इस क्वेश्चन में जेड के आने पे सेक्रीफाइस किसने किया, एक्स ने, अतः यह सारी की सारी राशि एक्स के खाते में क्रेडिट होगी। ठीक है, तो जनरली अपन क्या बोलते हैं इन सिंपल टर्म्स कि जो नया साझेदार ख्याति की राशि लाता है वो पुराने साझेदारों के खाते में क्रेडिट कर दी जाएगी, लेकिन आगे पूरी लाइन है उनके त्याग के अनुपात में क्रेडिट की जाएगी। चूंकि त्याग केवल एक्स ने किया है तो पूरे मजे भी एक्स लेगा। अगर मैं आपको एंट्री बताऊं, एक एंट्री में कैश होगा, एंट्री बनेगी कैश टू गुडविल, ये हो गई 8,000 रुपये लाने की, और उसके बाद तुरंत ये पैसा एक्स के खाते में जमा कर दिया जाएगा, एक्स के कैपिटल खाते में जमा कर दिया जाएगा, क्योंकि सारा त्याग उसी ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप अग्रीमेंट द रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट मे बी अलाउड ऑन द लोन ऑफ अ पार्टनर शैल बी। सपोज करो एक फर्म है एक्स वाई जेड, फर्म को पैसे की ज़रूरत पड़ी तो 5 लाख रुपए जेड ने ला के दिए और 6 महीने उसने, या मान लीजिए 8 महीने उसने 5 लाख रुपए फर्म को ला के दिए। फिर एक दिन वो आता है और कहता है मुझे 10% की रेट से ब्याज चाहिए। तो जब वो पैसे लाया था तो उस समय तय नहीं हुआ था। तो अगर पार्टनरशिप डीड में ये तय नहीं हो कि पार्टनर के लोन पे ब्याज की दर क्या होगी, तो ब्याज 6% वार्षिक माना जाता है। 6% वार्षिक, है ना। कभी कभी आपको अगर उसको टफ क्वेश्चन बनाना होगा तो वो यूँ बोल देगा 6% पर महीना, तो बच्चा ध्यान नहीं देता, 6% लिखा हुआ है तो बस बोल देता है। नहीं, 6% पर एनम। तो अगर मैं ऐसे ही आपको कैलकुलेशन करना बताऊं तो इसने 5 लाख रुपए लगाया, इसमें हम 6% देंगे तो 6/100 हो गया, और 8 महीने के लिए लगाया, अगर मैंने 8 महीने का एग्जाम्पल लिया तो 8/12। इस तरह से आप कैलकुलेशन करेंगे और इस कैलकुलेशन से फिर ये निकल के आएगा कि उसको 20,000 रुपये ब्याज दिया जाएगा। 6% वार्षिक की दर आपको याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट, एक्स वाई एक फर्म में पार्टनर हैं, लाभ हानि को 2:1 में बांटते हैं, उनकी कैपिटल का शेष 50,000 और 30,000 है। यदि वाई की सहमति से एक्स के हित का आधा जेड 30,000 में प्राप्त करता है तो जेड का पूंजी खाता कितनी राशि से क्रेडिट किया जाएगा। आप आराम से क्वेश्चन देखिए। पहले तो आप समझो कि एक्स और वाई हैं, उनके रेशियो है 2:1। अगर मैं बात करूं उनकी कैपिटल, तो इसकी कैपिटल 50,000 है, इसकी कैपिटल 30,000 है। अब अपन कुछ सैद्धांतिक बातें करते हैं। उन्होंने कहा कि हम जेड को पार्टनर बनाएंगे। ये एक महत्वपूर्ण निर्णय है, आपसी सहमति के बगैर ये निर्णय नहीं लिया जा सकता। तो ऐसा नहीं कि खाली एक्स बोल दे तो जेड की एंट्री हो जाएगी, दोनों का राजी होना ज़रूरी है। इस क्वेश्चन में साफ लिखा है कि वाई की सहमति है, इसको आने दिया और वो 30,000 रुपये लाया। यहाँ तक तो क्वेश्चन समझ में आ रहा है। लेकिन जब वो आया तो उसको कितना मिलेगा, एक्स के हित का आधा। तो जैसे एक्स का जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन है वो है 50,000 रुपये, ठीक है। तो आधे हिस्से को पाने के लिए 25,000 रुपये इसको लाने होंगे। तो मुझे बात समझ में आ रही है कि इससे हमने 30,000 मंगाए हैं, तो 25,000 रुपये तो हमने मंगाए होंगे कैपिटल के लिए और 5,000 रुपये मंगाए होंगे गुडविल के लिए। हमें पता है गुडविल का पैसा गुडविल खाते में क्रेडिट होता है, कैपिटल का पैसा कैपिटल खाते में क्रेडिट होता है। या यूँ समझिए, पहले एक एंट्री ये होगी, कैश टू
जेड्स कैपिटल, ये तो एंट्री होगी 25,000 रुपये जो पूंजी के लाया। इसके अलावा वो जो 5,000 रुपये लाया उसकी एंट्री होगी कैश टू गुडविल, और फिर ये गुडविल का पैसा एक्स और वाई के खाते में चला जाएगा। ओके, मैं केवल ये कहना चाहता हूँ, इसने ये पूछा कि जेड का कैपिटल खाता कितनी राशि क्रेडिट किया जाएगा, तो ऑल्दो हालांकि यद्यपि वो 30,000 रुपये लाया लेकिन उसका खाता 25,000 से ही क्रेडिट होगा। इसका आंसर ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट, बाकी का 5,000 रुपये गुडविल माना जाएगा। द लास्ट बैलेंस शोन इन द बैलेंस शीट इज नोन एज, वेल ये थोड़ा सा लास्ट बैलेंस से मतलब ये हिंदी में साफ लिखा है अंतिम रहतिया। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ दिखाया जाता है, तो देखिए क्लोजिंग स्टॉक हो सकता है ट्रायल बैलेंस के अंदर हो। अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो इट विल बी शोन ओनली ऑन द असेट साइड। ठीक है, और मैं एक बार और बोल देता हूँ कि इफ क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन एज एडजस्टमेंट, अगर ये तलपट के बाहर है तो फिर आपको इसको दो जगह एडजस्ट करना होगा। इसे असेट्स के साथ साथ ट्रेडिंग के सीआर में भी दिखाना होगा। ठीक है, तो दो जगह जाना है या कम जगह जाना है वो डिपेंड ऑन, अभी जो क्वेश्चन में लिखा हुआ था वो ये लिखा था कि अगर तलपट में आ रखा है क्लोजिंग स्टॉक तो उसे दिखाया जाएगा केवल असेट साइड में, ओनली बैलेंस शीट। ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, निम्नलिखित में से कौन एक उत्पादकता बढ़ाने में सहायक नहीं है। पूंजी उत्पादन अनुपात में वृद्धि। देखो सपोज करो आप एक प्रोडक्ट बना रहे हो, है ना, मान लीजिए आप एक खिलौना बना रहे हो, टॉय। अभी आपका रेशो है 50 रुपी, यानी अभी आपका एक टॉय बनाने में 50 रुपये खर्च हो रहा है। अब अगर मान लीजिए कि अब अगर ये सूचना मैं आपको दूं कि अब आपका टॉय बनाने पे खर्चा 60 रुपये हो रहा है, इट इज़ गुड और बैड? बैड, क्योंकि आपकी लागत बढ़ रही है। तो अगर आपका कैपिटल टू आउटपुट रेशो, अगर आपका कैपिटल प्रोडक्शन रेशो इंक्रीज होता है तो ये अच्छा साइन नहीं है, ये आपकी लो प्रोडक्टिविटी को दिखाता है। तो लेकिन मूल्य अनुपातों में परिवर्तन के अनुसार श्रम का पूंजी से प्रतिस्थापन होना। लेकिन अगर मान लीजिए कि पहले आप 5 लेबर से काम कराते थे, फिर आप मान लीजिए एक मशीन लेके आ गए और उस मशीन में अब 2 ही लोगों की ज़रूरत पड़ती है, तो आपने क्या किया, लेबर को कैपिटल से रिप्लेस कर दिया। तो इससे आपकी उत्पादकता में वृद्धि हो सकती है। कार्य से सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, या कहें एक्सपीरियंशियल लर्निंग अगर होती है तो भी आपकी उत्पादकता बढ़ती है। जैसे जैसे व्यक्ति काम करता है वैसे वैसे सीखता है, तो उसकी स्पीड बढ़ती है, एक्यूरेसी बढ़ती है, गलतियां कम करता है, तो उससे भी आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। तो कैपिटल आउटपुट रेशियो को बढ़ाना इज़ नॉट अ समझदारी, इनफैक्ट वो लोअर प्रोडक्टिविटी का साइन है। ये दोनों प्रोडक्टिविटी बढ़ने के साइन है, तो इसका आंसर ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट, मिलान करना है। ये क्वेश्चन भी आ रखा है, व्यवसाय में हानि, अगर P&L का DR शेष है तो व्यवसाय की हानि को दिखाता है। अगर आपका P&L कभी भी DR बैलेंस दिखाए, इट इज़ नॉट अ गुड साइन। P&L का डेबिट मतलब खर्चे ज़्यादा मतलब व्यवसाय में हानि। साझेदार के ऋण पर हमने अभी बात की, सूचना के अभाव में 6% ब्याज दिया जाता है। साझेदार की मृत्यु होने पे जॉइंट लाइफ पॉलिसी का बंटवारा होता है, ये भी हमने अभी थोड़ी देर पहले सुना। और पुनर्मूल्यांकन खाते को लाभ हानि समायोजन खाता भी कहते हैं। वैसे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर वाले चैप्टर में पिछले साल की गलतियों को सुधारने के लिए लाभ हानि समायोजन खाता बनाया जाता है, और पार्टनरशिप में एडमिशन या रिटायरमेंट के समय रिवैल्यूएशन करने के लिए भी रिवैल्यूएशन खाता या ऑल्सो नोन एज लाभ हानि समायोजन खाता बनाया जाता है। तो ये आपका जिससे कनेक्ट बैठे, ए आपका 3 में जा रहा है, बी आपका 4 में जा रहा है, सी 2 में, ये पहले के अंदर ही कनेक्ट हो गया है, तो इसका आंसर ए होगा। वैसे बाकी सारे ऑप्शन आप पढ़ लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मेड बाय अ पार्टनर, अगर कोई साझेदार है और वो ड्राइंग करता है तो उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए आप लगा सकते हैं कॉस्ट मेथड, सप्लाई मेथड, प्रोडक्ट मेथड। बिल्कुल, प्रोडक्ट मेथड, हिंदी में इसका नाम उत्पाद नहीं होगा, इसका नाम होगा गुणनफल विधि। प्रोडक्ट की हिंदी उत्पाद भी होती है, लेकिन इसका जो होती है हिंदी वो होती है गुणनफल विधि। तो आप गुणनफल विधि से
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल सकते हो। ये विधि वहाँ यूज़फुल है जब कोई पार्टनर बार बार ड्राइंग करता है। मान लीजिए एक एक्स नाम का आदमी है, वो एक बार 5,000 निकालता है, एक बार 8,000 निकालता है, एक बार 12,000 निकालता है, और भी मतलब साल में 5-6 बार निकालता है पैसे। तो आप प्रोडक्ट मेथड से बहुत जल्दी इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हो। मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से बताता हूँ, ज़रूरत नहीं थी फिर भी। मान लीजिए एक पार्टनर है, उसने 1 जून को, 1 सितंबर को और 1 जनवरी को पैसे निकाले, एक बार 10,000, एक बार 5,000, एक बार 8,000 रुपये। तो उसने 1 जून को पैसे निकाले, तो 31 मार्च तक आप महीने गिन लो, अप्रैल मई छोड़ दो, तो इसके ऊपर 10 महीने का ब्याज लगेगा। 1 सितंबर को जो पैसा उठाया उस पर इसका 7 महीने का ब्याज लगेगा, और 1 जनवरी को जो पैसा निकाला उस पर जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का ब्याज लगेगा। तो आप देखो, ये ड्राइंग आपको क्वेश्चन में दी हुई होगी, समय आपने कैलकुलेट कर लिया, जब से उसने ड्राइंग की वहाँ से लेकर उसका फाइनेंशियल ईयर कब एंड होता है वहाँ तक आपने मंथ काउंट कर लिए, फिर आपको इन दोनों को गुणा कराना पड़ेगा, इसलिए उसको गुणनफल विधि बोलते हैं। तो ये आपका प्रोडक्ट आ जाएगा। अच्छा, प्रोडक्ट आ गया, फिर क्या करना है आपको, फिर आपको फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या है, प्रोडक्ट ले लो, जो आपकी रेट है वो ले लो, और प्रोडक्ट के नीचे अपॉन 12 कर लो, ठीक है। तो जैसे इस क्वेश्चन में आपका प्रोडक्ट है 1,59,000 रुपये, और रेट अगर अज्यूम करेंगे, मान लो 10% दे रखी है, और अपॉन 12 करेंगे, फिर जो आएगा आ जाएगा। तो इसने 3 बार आहरण किया, तो इसका ब्याज 1,325 रुपये बना। ये जस्ट हमने ऐसे ही बात को समझा। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम है फॉर द फर्म, और ड्राइंग को डीआर करेंगे, या जैसे एक्स ने ड्राइंग किया तो सीधे उसके एक्स के पूंजी खाते को भी डीआर कर सकते हैं। तो एंट्री विल बी ड्राइंग अकाउंट डीआर टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। शॉर्ट वर्किंग इक्वल्स, शॉर्ट वर्किंग ये रॉयल्टी वाले टॉपिक में से आता है। जैसे मान लीजिए कि हमने एक आदमी को एक कोल माइन लीज पे दी, कोयले की खान लीज पे दी, और हमने तय किया 500 रुपये प्रति टन और 4 लाख रुपए पर एनम, विच एवर इज़ हायर। क्या मतलब, हमने कहा देख भाई, तू इसमें से कोयला निकाल, हम तेरे से 500 रुपये प्रति टन की रॉयल्टी लेंगे, लेकिन 4 लाख रुपए तो हम तेरे से लेंगे। तो आप सपोज करो उसने 700 टन निकाला। अगर उसने 700 टन निकाला तो उसका लॉजिकली उसकी रॉयल्टी बनती है 3.5 लाख रुपए, लेकिन हमने पहले ही कह रखा है कि 4 लाख तो हम उससे लेंगे। तो ये हो गया मिनिमम रेंट। तो मिनिमम रेंट में से एक्चुअल रॉयल्टी को आप हटाओगे तो आपका शॉर्ट वर्किंग का अमाउंट निकल के आएगा। अब इसमें पहले में दे रखा है मिनिमम रेंट प्लस रॉयल्टी, गलत। रॉयल्टी प्लस मिनिमम रेंट, ये तो इसने आगे पीछे कर दिया, तो कुछ मतलब ही नहीं हुआ इसका। तो ये दोनों ऑप्शन ही ख़राब कर दिए। और रॉयल्टी प्लस अमाउंट पेड टू द लैंड ऑनर, ये भी गलत है। इसका आंसर नन ऑफ द अबव है। तो अगर आपको शॉर्ट वर्किंग का सूत्र पूछे तो शॉर्ट वर्किंग का सूत्र होता है मिनिमम रेंट माइनस एक्चुअल रॉयल्टी, वो आपका आंसर होता है। तो इसका आंसर डी रहेगा अभी, ठीक है। इसके बाद है डेप्रीसिएशन के किस मेथड में असेट्स कभी भी ज़ीरो नहीं होती। पुराना क्वेश्चन आया हुआ है, तो हमने तब भी बात की थी। आपका WDV मेथड ऐसा है जिसमें असेट्स का मूल्य कभी ज़ीरो नहीं होगा। सपोज 1 लाख रुपए की चीज़ है, आप पहले 10% डेप्रीसिएशन लगाते हो तो 90,000 बचेगा, फिर आप 10% डेप्रीसिएशन लगाते हो तो आपका 81,000 बचेगा, फिर आपका 10% डेप्रीसिएशन लगाते हो तो आपका 72,900 बचेगा। इस तरह से आप चलते जाओगे तो हमेशा कुछ ना कुछ वैल्यू बचेगी। आप हमेशा उस पर थोड़ा सा डेप्रीसिएशन लगाओगे तो थोड़ी सी वैल्यू हमेशा बच जाएगी। तो क्रमागत हास विधि, इसके 3 नाम है। हासित शेष विधि बोलते हैं, क्रमागत हास विधि बोलते हैं, और एक नाम होता है अपलिखित मूल्य विधि, है ना। एक बात आपको पता है ना कि ये जो 1 लाख रुपए है ये है इसका लागत मूल्य, और 1 साल का हास घटाने के बाद ये जो मूल्य आपको दिखाई दे रहा है ये है अपलिखित मूल्य। इसके बाद अगले साल फिर डेप्रीसिएशन लगाने के बाद अब जो आया ये है अपलिखित मूल्य। तो अपलिखित मूल्य कीप्स चेंजिंग, रिटन डाउन वैल्यू चेंज होती जाती है। और अगर आप डेप्रीसिएशन उस पर लगाओगे तो संपत्ति का मूल्य कभी भी पुस्तकों में ज़ीरो नहीं होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, मीन डिविएशन इज विच पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन। तो आप इस संबंध को याद कर लीजिए। QD MD SD के बीच में जनरली जो संबंध देखा जाता है वो होता है कि 6 QD का मान 5 MD के और 5 MD का मान 4 SD के बराबर होता है। जैसे इस क्वेश्चन में MD और SD के बीच का रिलेशन समझने के लिए आप ये वाला हिस्सा उठा लो, पूरा हिस्सा नहीं लेना, आपको ये हिस्सा लेना है। 5 MD बराबर 4 SD, और MD को आप अपनी तरफ रखोगे और 4 को नीचे ले जाओगे तो 4/5 SD।
तो MD मतलब होता है 4/5 ऑफ SD। इस एक सिंगल फॉर्मूले से आप 9 फॉर्मूले क्रिएट कर सकते हो। इस सिंगल फॉर्मूले से 9 फॉर्मूले क्रिएट कर सकते हो। जैसे अगर मैं यूँ बताऊँ आपको 6 QD बराबर 5 MD, तो फिर QD का मान निकालना हो तो 5/6 MD। तो कभी कभी वो मान दे देगा, तो एक मान रख के दूसरा मान आप कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। तो ये आप सिंगल याद कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हेल्पफुल इन कॉम्बेटिंग इन्फ्लेशन इन इंडिया। अगर आप मुद्रास्फीति का सामना करना चाहते हो, महंगाई का सामना करना चाहते हो, तो किन में से कौन सा मेथड यूज़फुल नहीं है, मतलब बाकी कौन से मेथड यूज़फुल हैं वो पहचान लीजिए। क्षमता का उत्तम उपयोग, अगर देखिए हम अपनी क्षमताओं का उत्तम उपयोग करते हैं, अच्छा सा प्रोडक्शन करते हैं, तो डेफिनेटली प्रोडक्शन बढ़ेगा यानी बाज़ार में सप्लाई बढ़ेगी, तो महंगाई में कमी आएगी। तो दिस कुड बी डन टू कॉम्बैट इन्फ्लेशन। कृषि पदार्थों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य, इसको अपन होल्ड पे रखते हैं। राजकोषीय घाटे में कमी, वाकई में अगर गवर्नमेंट राजकोषीय घाटे में कमी करेगी, यानी अपने सार्वजनिक व्ययों में कमी लाएगी, आय और व्यय को बराबर रखने की कोशिश करेगी, तो फिर जो डिमांड फुल इन्फ्लेशन होता है उसमें कमी आएगी। तो ये भी डेफिनेटली अच्छा है रीज़न। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, अगर गवर्नमेंट PDS अप्लाई करेगी, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सस्ता राशन बांटेगी, तो सस्ता राशन बांटने से भी महंगाई में एक हद तक कमी आएगी। अब ये रहा कि MSP, देखिए MSP ज़रूरी चीज़ है, खास करके किसानों के लिए बहुत ज़रूरी है। जहाँ गवर्नमेंट कहती है कि हम आपको इतना प्राइस तो देंगे, हम आपका चना है तो आपका चना हम 4500 रुपये प्रति क्विंटल पे खरीदेंगे ही खरीदेंगे, तो ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। लेकिन आप मान के चलिए कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस की ये जो चीज़ है ये कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन को लाती है, ठीक है, क्योंकि मतलब फिर उस वस्तु का दाम उस कीमत से कम तो हो ही नहीं सकता। अगर MSP 4500 रुपये है तो किसान कम से कम 4500 रुपये लेने का हकदार हो गया, तो वो बाज़ार में इससे ज़्यादा पे ही बेचेगा। तो MSP जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत महंगाई को बढ़ाती है। बाकी ये जो तीनों रीज़न है ये महंगाई को कम करते हैं, तो इसका आंसर B आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर इन्फीरियर गुड्स इज, ठीक है, अपन सरल शब्दों में बात करते हैं। एक व्यक्ति पहले 3000 रुपये कमाता था, ठीक है, 3000 रुपये कमाता था, छोटी सी नौकरी लगी उसकी, फिर उसकी तरक्की हो गई और 5000 रुपये कमाने लग गया, फिर उसकी और तरक्की हो गई तो वो 10,000 रुपये कमाने लग गया। तो फिर इसमें होगा क्या कि पहले वो जो घटिया वस्तु या कहें सस्ती वस्तु कंज्यूम करता था, उससे कंज्यूम करना वो बंद कर देगा। तो सपोज़ करो पहले वो लो क्वालिटी का जूता खरीदता था, ठीक है, लो क्वालिटी का जूता खरीदता था, से मान लीजिए 200 रुपये वाला जूता खरीदता था। अब क्या होगा कि जैसे जैसे उसकी आय बढ़ेगी तो वो इसको कंज्यूम करना कम कर देगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इनकम इलास्टिसिटी यानी आय, लोच मतलब क्या होता है, आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, तो आय की घटिया वस्तु के प्रति ऋणात्मक प्रतिक्रिया होती है। अगर हमारी आय बढ़ रही है तो घटिया वस्तु की डिमांड कम होती जाएगी। पहले मान लीजिए कि हम मोटा अनाज खाते थे, मोटा अनाज घटिया नहीं होता, बस समझाने के लिए, मोटा अनाज हम खाते थे, बाजरा मक्का ज्वार खाते थे। लेकिन जैसे जैसे हमारी आय बढ़ेगी तो हम गेहूँ चावल खाना शुरू कर देंगे, तो फिर मोटे अनाज की उसमें कमी आ गई। तो कैसा, आय ऊपर जा रही है और ये नीचे आ रहा है, तो ऋणात्मक संबंध देखने को मिलता है, ठीक है। इस चार्ट में समझ लीजिए, पहले इनकम मान लीजिए 3000 रुपये थी, फिर 5000 थी, फिर 10,000 थी। तो पहले मान लीजिए कि अपन ये 50 किलो मक्का खा रहे थे, तो जैसे ही आय हमारी बढ़ी तो हमने मक्का का उपभोग और कम कर दिया, गेहूँ चावल का बढ़ा लिया, हमारी आय और बढ़ गई। अब तो केवल मक्का हम सर्दी में खाने लग गए। तो आप जिस चार्ट को देख समझ सकते हैं, इसका स्लोप आप देख सकते हैं नेगेटिव है। नेक्स्ट, एक विवेकपूर्ण उत्पादक उस बिंदु पर उत्पादन पसंद करेगा जहां सीमांत उत्पादन ठीक है। आप देखिए, अगर कोई प्रोड्यूसर है, मान लीजिए मैं हूँ, है ना, मेरे पास एक मशीन है, तो मैं उत्पादन कब तक करूँगा, जब तक पॉजिटिव उत्पादन होता जा रहा है, ठीक है, जब तक पॉजिटिव उत्पादन होता जा रहा है। तो जब तक मार्जिनल रेवेन्यू धनात्मक है, भले घटता हुआ हो लेकिन धनात्मक हो,
उस लेवल तक हम प्रोडक्शन करते रहेंगे। इसे मैं एक दूसरे तरीके से बताता हूँ कि जैसे सपोज करो मेरे पास है ना 50 बच्चों को बिठाने की क्षमता है, ठीक है। मान लीजिए 30 बच्चों से मैंने मनचाही फीस कूट ली। अब 31वां बच्चा आने को तैयार है, लेकिन मान लीजिए कि सब लोग 10,000 रुपये फ़ीस दे रहे हैं, पर वो मान लीजिए कि 6,000 रुपये फ़ीस दे सकता है, तो मैं उसे शामिल करूँगा या नहीं करूँगा? तो अपनी बिल्कुल, अगर मैं विवेकपूर्ण है, मेरे अंदर दिमाग है, तो मैं अपनी क्षमता का अधिकतम उपयोग करने के लिए मैं इसको आने दूंगा, इसको आने दूंगा। तो मेरा जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो डिक्रीजिंग है, लेकिन ये मेरे ओवरऑल रेवेन्यू को इंक्रीज ही करेगा और मेरे पास भी क्षमता पड़ी है। तो इसीलिए जब तक पॉजिटिव प्रोडक्शन है, ऑल्दो वो डिक्रीजिंग हो, तब तक एक विवेकपूर्ण उत्पादक उत्पादन करता रहेगा, ठीक है। तो इसका घटता हुआ तथा धनात्मक होगा। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मेजर ऑफ मोनोपोली पावर ऑफ अ फर्म? अगर आप एकाधिकारी हैं तो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट इस लेवल पे होगा जब मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर हो जाए, तब तक आप माल धमाधम बेचने की कोशिश करोगे। लेकिन अगर आपको अपनी शक्ति मापनी है तो मार्जिनल रेवेन्यू में से मार्जिनल कॉस्ट हटानी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए कि मैं एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाऊं तो 18 रुपये लागत आती है, और मैं अगर एक एक्स्ट्रा यूनिट बेचूं तो मुझे 25 रुपये मिलते हैं। तो डेफिनेटली MR माइनस MC ये एकाधिकारी शक्ति का मापक होता है। 101 प्रबंधकीय नियंत्रण किया जाता है निम्न स्तरीय प्रबंधकों द्वारा, मध्यम स्तरीय प्रबंधकों द्वारा, उच्च स्तरीय प्रबंधकों द्वारा या सभी के द्वारा? देखिए, जनरली हमको लगता है कि कंट्रोल करने का काम टॉप लेवल मैनेजमेंट का होगा, लेकिन अगर आप कंट्रोल की विशेषताएं पढ़ेंगी तो ये सर्वव्याप्त है, परवेसिव इन नेचर है। तो हर जगह कंट्रोल करना होता है, क्योंकि हर डिपार्टमेंट अपने अपने लेवल के हिसाब से प्लानिंग करता है, और फिर प्लानिंग के अकॉर्डिंग चीज़ें होवे, इनके लिए वो सामने वाले को कंट्रोल भी करता है। तो कंट्रोल जो होता है वो सभी लेवल पे होता है। आप ये कंट्रोलिंग की सारी विशेषताएं पढ़ेंगे। कंट्रोलिंग एक मैनेजमेंट फंक्शन है, ये सर्वव्याप्त है, परवेसिव है, गोल ओरिएंटेड है, गोल पाना इसका लक्ष्य होता है, ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, फ्लेक्सिएबल है, रिजिड नहीं है, मतलब समय परिस्थिति के अनुसार बदलती रहती है, फ्यूचर की तरफ देखता है, पास्ट को भी देखता है, पास्ट के डेटा को एनालिसिस करके फ्यूचर की ओर देखता है और फ्यूचर को करेक्ट करने की कोशिश करता है। ये इसमें मापन और तुलना की जाती है, और ये प्लानिंग से बहुत गहरे तौर पे जुड़ा हुआ है, और इसके अंदर सुधारात्मक कार्यवाही की जाती है, ठीक है जी। तो सभी स्तर पे प्रोडक्शन मैनेजमेंट इज़ द डैश डैश फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट। जैसे इसमें जो ऑप्शन मैंने देखा था उसमें लिया था मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब ऐसा नहीं कि प्रोडक्शन सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, फाइनेंस भी है, HR भी है, ठीक है, मार्केटिंग भी है। तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट इज़ द इम्पॉर्टेंट फंक्शनल एरिया, है ना। नॉर्मल है ऐसा नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ अगर फंक्शनल एरिया की बात करें तो ह्यूमन रिसोर्सेज, जिसमें हम कोशिश करते हैं कि हमारे पास सही मैन पावर अवेलेबल हो। मार्केटिंग मैनेजमेंट प्रोडक्ट को बेचने से रिलेटेड है, कस्टमर को सेटिस्फाई करने से रिलेटेड। फाइनेंशियल मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट, अगर एक सेलेक्ट करनी हो तो मैं फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहूँगा कि फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम सबसे इंपॉर्टेंट होता है, या फाइनेंशियल मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसी से फिर सबको अमाउंट मिलता है, पैसा मिलता है, ब्लड मिलता है। और ऑपरेशनल मैनेजमेंट के तहत आ जाता है आपका प्रोडक्शन मैनेजमेंट, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन आर एक्सटेंशन। पहले रेखा संगठन चला करते थे, फिर बाद में रेखा और सहायक संगठन आ गए, तो ये रेखा संगठन का विस्तार है, ठीक है। रेखा संगठनों में तो ऊपर से लेकर नीचे तक की धारा चलती है अधिकारों की, लेकिन अब आप यूँ देखिए कि एक है प्रोडक्शन हेड, एक है मार्केटिंग हेड और एक है फाइनेंस हेड। तो ये कौन है? लाइन मैनेजर्स हैं। अब प्रोडक्शन हेड को सपोर्ट करने के लिए है टेक्निकल एडवाइज़र, मार्केटिंग हेड को सपोर्ट करने के लिए है सेल्स एक्सपर्ट, फाइनेंस हेड को सपोर्ट करने के लिए है फाइनेंशियल एनालिसिस्ट या फाइनेंशियल एग्जीक्यूटिव है। तो ये स्टाफ संगठन कहलाते हैं। इनका एडवाइजरी रोल होता है, ये आदेश नहीं दे सकते पर सलाह दे सकते हैं। तो रेखा और स्टाफ संगठन जो है वो रेखा संगठन का विस्तार है, तो इसका आंसर बी रहेगा। वेल, नेक्स्ट, अनप्रेसिडेंटेड कॉन्ट्रीब्यूशन वाज मेड इन द थ्योरी ऑफ स्पान ऑफ कंट्रोल। एक मैनेजर अपने अधीन कितने लोगों को कंट्रोल कर सकता है, उसे नियंत्रण का विस्तार कहते हैं, स्पान ऑफ कंट्रोल कहते हैं। और ग्रेकुनाज ने इसमें बहुत योगदान दिया। बाकायदा ग्रेकुनाज ने एक सूत्र दिया कि अगर देखना हो कि एक अधिकारी
जब अपने नीचे अधीनस्थ रखता है तो कितने प्रकार के संबंध बन जाते हैं। तो उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था, इसको पढ़ के बताता हूँ मैं। n ब्रैकेट में 2 का पावर n-1 प्लस n-1। अब अगर इसको अप्लाई करना हो, मान लीजिए कि एक बॉस है और ये भी मान लें कि इसके यहाँ पे 3, इसके डायरेक्ट एंटर में 3 लोग हैं, तो कितने संबंधों की रचना होगी आप जरा देखिएगा। यहाँ पे n के स्थान पे रखा 3 और उसके पास में है 2, ये 2 रखा और ऊपर है n-1, तो ये हो गया 3-1, ठीक है। ये इसके बाद है प्लस और वापस से n की जगह रखा 3 और -1, ठीक है। तो एक बार पावर में माइनस करके है, एक बार बाहर की तरफ माइनस में है, ठीक है। चलो देखते हैं। तो ये हो गया 2 का पावर 2 और यहाँ 3 में से 1 गए तो यहाँ पे बचे 2 और 2 दूनी 4, 4 प्लस 2 6, 18 संबंध क्रिएट हो जाएंगे। अगर एक अधिकारी के नीचे 3 डायरेक्ट अधीनस्थ हैं तो भी 18 तरह के रिलेशन या क्रॉस रिलेशन बनेंगे, ठीक है। ये ग्रैकुनास ने सूत्र दिया था और उसने नियंत्रण के विस्तार पे बहुत अच्छा काम किया था, ठीक है। नेक्स्ट, अ प्लान व्हेन एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल फॉर्म इज कॉल्ड। जब आप प्लानिंग के तत्व पढ़ेंगे, नियोजन के तत्व, तो आप पॉलिसी भी पढ़ेंगे कि हमारी क्या पॉलिसी होगी, हमारा क्या मेथडोलॉजी होगा, हमारा क्या उद्देश्य होगा, हमारा क्या बजट होगा। लेकिन जब बजट होता है वो संख्या में व्यक्त किया जाता है, तो उसने कहा कि एक प्लान को जब संख्या में व्यक्त किया जाता है तो वो बजट होता है। जैसे हम सेल बजट बनाएंगे तो हम ये तय करेंगे कि हम किस प्रोडक्ट को किस एरिया में क्या रेट पे बेचेंगे। ऐसे ही मास्टर बजट होता है। कुल मिला के बजट जो होता है वो आंकड़ों में बात करता है, तो एक प्लान जो आंकड़ों में बात करता है वो बजट कहलाता है। नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन द टोटल कॉस्ट एंड टोटल फिक्स कॉस्ट रिप्रेजेंट। बहुत ही आसान क्वेश्चन। वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट को हम जोड़ते हैं तो टोटल कॉस्ट बनती है, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट को जोड़ते हैं टोटल कॉस्ट बनती है। तो इससे वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला निकल के आता है कि अगर हम टोटल कॉस्ट में से फिक्स कॉस्ट को घटाते, तो उन्होंने यही कहा था कि टोटल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट का जो डिफरेंस है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट वही जो प्रोडक्शन बढ़ाने पे बढ़ती है, प्रोडक्शन के कम करने पे कम होती चली जाती है, वो आपकी वेरिएबल कॉस्ट होती है। फिक्स कॉस्ट जो फिक्स होती है, जैसे रेंट है, इंश्योरेंस है, सैलरी है, वो आपको फिक्स देनी है जो देनी है, और दोनों कॉस्टें मिलकर आपकी टोटल कॉस्ट का निर्माण करती है, ठीक है। तो टीसी और एफसी का जो डिफरेंस होता है वो होता है वीसी मतलब विशेष छतवानी, यानी मैं नहीं टीवीसी, ठीक है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। नेक्स्ट, द आइडिया ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज रिलेटेड टू विच मार्केट। किस मार्केट में वस्तु विभेद आपको देखने को मिलेगा? पूर्ण प्रतियोगिता में, द्विपक्षीय एकाधिकार में, एकाधिकार में, एकाधिकार में। तो एकाधिकार प्रतियोगिता जहां होती है, जहां मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है, वहां आपको प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन देखने को मिलेगा, वस्तु विभेद देखने को मिलेगा। वहां पे एक ही चीज बनाते हैं लेकिन वो एक समान नहीं होती। ये बड़ी गजब लाइन है। एक जैसे सब लोग मान लीजिए कुछ प्रतियोगी हैं, वो आपस में साबुन बना रहे हैं, ये भी साबुन बना रहा है, वो भी साबुन बना रहा है, लेकिन उनका साबुन अलग तरह का होता है, ठीक है। तो या टूथपेस्ट बना रही है मान लीजिए कंपनियां, तो सब टूथपेस्ट ही बना रहे हैं, मान लीजिए 4-5 प्लेयर हैं जो टूथपेस्ट बना रहे हैं, लेकिन अलग अलग तरह का बना रहे हैं, उनका ब्रांड अलग है, उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स डलते हैं वो अलग है, उनकी खुशबू अलग है, उनकी प्राइसिंग अलग है। तो वस्तु विभेद का जो गुण है वो आपको देखने को मिलेगा एकाधिकार्यात्मक प्रतियोगिता में। अगर मैं टूथपेस्ट की बात करूं तो कुछ जो फेमस ब्रांड हैं वो है कोलगेट, पेप्सोडेंट, डाबर, पतंजलि, ये कुछ फेमस ब्रांड है। साबुन की बात करें तो लक्स, डव, पियर्स, ये कुछ हो सकते हैं। तो जस्ट एक कि वस्तु विभेद एकाधिकार प्रतियोगिता में देखने को मिलता है, एकाधिकारात्मक वर्ड पूरा है में देखने को मिलता है। गुडविल इज शोन इन द। गुडविल को कहाँ दिखाया जाता है? गुडविल एक असेट है, इसलिए इसे बैलेंस शीट की असेट साइड में दिखाए जाते हैं। बहुत ही आसान है। गुडविल दिखाई नहीं देती, अमूर्त होती है, छुआ नहीं जा सकता, लेकिन महसूस किया जाता है और व्यापार के लिए बहुत ही बहुमूल्य होती है। यही वो शक्ति है जो आपको नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने का सामर्थ्य प्रदान करती है। यही वो शक्ति है जो ग्राहकों को व्यापार की तरफ खींच के लाती है। तो गुडविल हमारे लिए असेट होती है। रियलाइजेशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाय अ पार्टनरशिप फर्म। वसूली खाता आप कब तैयार करते हो? वसूली खाता जब फर्म का समापन हो रहा होता है, जब फर्म के संपत्तियों को बेचा जाता है, निपटाया जाता है, तो उस समय बनाया जाता है। तो वसूली खाता फर्म के विघटन के समय या फर्म के समापन के समय तैयार किया जाता है।
नेक्स्ट, द मोटिवेशन थ्योरी ऑफ एक्स एंड वाई हैज़ बीन प्रोपाउंडेड बाय एक्स और वाई थ्योरी। एक्स थ्योरी ये मान के चलती है कि कर्मचारी काम नहीं करना चाहता, वो आलसी होता है, उस पर लगातार नज़र बना के रखने की ज़रूरत होती है, वो जिम्मेदारी से बचना चाहता है। एक्स यानी वो गर्दन हिलाएगा, वो मना ही करेगा, नहीं करूँगा नहीं करूँगा। वाई थ्योरी बहुत आशावादी है। वाई थ्योरी मान के चलती है कर्मचारी यस करेगा, वो हमेशा यस मोड में होता है, वो काम करने के लिए तैयार है, जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार है, उस पर निगरानी की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये थ्योरी जो एक्स वाई थ्योरी थी वो मैकग्रेगर ने दी थी, है ना। मैस्लो ने तो आपके वो 5 स्टेप वाली जो हायरार्की थ्योरी है ना, वो वाली थ्योरी दी थी। हर्ज़बर्ग ने आपकी द्विघटक थ्योरी दी थी, है ना। और आपके आउची ने जेड थ्योरी दी थी, ठीक है। तो मैकग्रेगर ने आपके एक्स वाई थ्योरी दी थी। नेक्स्ट इज विदेशी व्यापार का तात्पर्य किसी देश के आर्थिक आधार को सुदृढ़ बनाना है। इसका कारण ये है कि ये इन्होंने लिखा है, इसका कारण ये है कि विदेशी व्यापार मूलतः भुगतान संतुलन को अपने पक्ष में करने के लिए किया जाता है, उन वस्तुओं को उपलब्ध कराने के लिए जो देश के अंदर नहीं मिलती है। तो ये तात्पर्य वर्ड्स नहीं है, पर हाँ ये है कि विदेशी व्यापार किसी देश के आर्थिक आधार को सुदृढ़ करता है। ऐसा इसलिए है, जब आप असर्शन और रीजनिंग वाले क्वेश्चन की करते हैं ना, तो उस लाइन के साथ आपको ये वर्ड जोड़ना पड़ेगा कि ऐसा इसलिए है कि, फिर आप देखो वो लाइन उसके साथ कनेक्ट होती है कि नहीं होती। मैं एक बार पढ़ के बताता हूँ। विदेशी व्यापार किसी देश के आर्थिक आधार को सुदृढ़ बनाता है, ऐसा इसलिए है कि विदेशी व्यापार से भुगतान संतुलन को पक्ष में प्रयास करने का प्रयास किया जाता है और ऐसी वस्तुओं को उपलब्ध कराने। तो ये बिल्कुल बात सही लिखी है वाक्य में। इससे हमारी इकोनॉमी का बेस मजबूत होता है। कैसे होता है? हमारे देश के लोगों को रोजगार मिलता है, इम्पोर्ट के थ्रू, एक्सपोर्ट के थ्रू, तकनीक का आवागमन होता है। ऐसी चीज़ें जो हमारी कंट्री में नहीं थी लेकिन दूसरी कंट्रीज़ में बनती हैं, वो यहाँ मिल पाते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन या फॉरेन ट्रेड से ये वाकई में हमारी इकोनॉमी का बेस सुदृढ़ होता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि माल का, इंसानों का, तकनीक का, मैनेजमेंट का आवागमन होता है और वो चीज़ें भी हमको मिल पाती हैं जो वैसे हमारे पास इजीली अवेलेबल नहीं थी। तो ये दोनों कथन सत्य हैं और ये जो रीज़न है वो असर्शन की सही व्याख्या है। तो ए इसका आंसर है। नेक्स्ट, एवरेज वेरिएबल कर्व अंडर मॉडर्न थ्योरी ऑफ कॉस्ट। देखिए कॉस्टिंग में क्या होगा, आपका जो वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व है ना, वो आपका यू शेप लेगा, ठीक है। ऐसा कैसे होगा मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। जैसे आप देखिए, जब आपने 1 यूनिट बनाई तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट आई 10 रुपये। 2 यूनिट को बनाने में आपके लगे 18 रुपये, यानी आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट 9 रुपये हो गई। वो तो भाग लगाते जाओ। 3 यूनिट पर आपकी कॉस्ट आई 24 रुपये। 3 यूनिट पर आपकी कॉस्ट आई 24 रुपये। तो अभी शुरू में क्या हो रहा है, आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट घटती जा रही है। उसके बाद जैसे जैसे आप और यूनिट इनपुट बढ़ाते जाओगे तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट, मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती जाएगी। और मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी तो इवेंचुअली आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी। तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट, अगर आप एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की बात करो तो पहले एक बार के लिए 10 से शुरू हुई, होते होते 5.67 तक डिप कर गई, इतने नीचे तक पहुँच गई और फिर वापस अब उठना शुरू हो गई है। और जैसे जैसे आप इनपुट डालते जाओगे मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा आती जाएगी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी और उसके बाद एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती जाएगी। तो ये आपका समथिंग यू शेप लेगा, ठीक है। तो ये आपको याद करना है। इफ़ द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मोर देन यूनिटी देन द प्रोडक्ट इज मतलब किस तरह के प्रोडक्ट में आपकी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो 1 से ज़्यादा होती है, यानी यूनिट इलास्टिसिटी से ज़्यादा आती है। आपकी जो मांग है वो इकाई से अधिक लोचदार होती है। ऐसा जो विलासिता वाली वस्तुएं होती हैं उनमें देखने को मिलता है। जो लग्जूरियस गुड्स होते हैं उनमें ऐसा देखने को मिलता है कि थोड़ा सा प्राइस डाउन होगा तो उनकी डिमांड एकदम से बढ़ती है। जैसे मान लीजिए एसी है, एसी लग्जूरियस वस्तु है, मान लीजिए 30,000 का एसी आता है। अगर इसकी कीमतों में 10% कमी आएगी ना तो आप देखेंगे कि इसकी जो क्वांटिटी डिमांड है वो 10% से ज़्यादा बढ़ेगी। मूवी का टिकट है, मान लीजिए 200 रुपये है, ठीक है, 200 रुपये है। अब इसमें मान लीजिए 20% की कमी आएगी ना तो मूवी देखने वाली की लोगों की संख्या 20% से ज़्यादा बढ़ जाएगी। ऐसा होता है, विलासिता वाली वस्तुओं में इकाई से अधिक लोच देखने को मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट इज डिमांड कर्व ऑफ मोनोपोली। जनरली आपका जो डिमांड कर्व होता है वो बाएं से दाएं की तरफ झुकता हुआ होता है। मोनोपोली में भी बाएं से दाएं की तरफ ही होता है।
इसका रीज़न ये है कि मोनोपोली में भी और अधिक चीज़ें बेचने के लिए आपको प्राइजेस डाउन करने पड़ते हैं। तो जैसे जैसे आप प्राइजेस डाउन करते हैं वैसे वैसे आपकी क्वांटिटी सोल्ड बढ़ती जाती है। तो मोनोपोली में भी ऐसे ही होता है। जनरल मांग का नियम भी ये होता है कि प्राइस बढ़ने पर डिमांड कम होती है और प्राइस कम होने पर डिमांड बढ़ती है। जनरली भी होता है और यही चीज़ मोनोपोली में भी देखने को मिलती है। हालांकि मोनोपोली को कोई कंपटीशन का खतरा नहीं होता तो भी उसे एक्स्ट्रा यूनिट बेचने के लिए अपने प्राइस को रिड्यूस करना पड़ता है। तो ये बाएं से दाएं नीचे की तरफ ही झुकता है। नेक्स्ट इज हु इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन। अपूर्ण प्रतियोगिता का विचार किसने प्रतिपादित किया? तो कुछ लोग कहते हैं चैम्बरलिन ने किया, लेकिन श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने इस पे बहुत काम किया। इनकी बुक भी है द इकोनॉमिक्स ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन रिटन बाय जॉन रॉबिन्सन, लेडी हैं। तो ये है बात। तो अपूर्ण प्रतियोगिता का विचार श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने दिया था। नेक्स्ट इज द मॉडल ऑफ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक हैज़ बीन अडॉप्टेड इन इंडिया। इस क्वेश्चन के बारे में मैं श्योर नहीं हूँ। एक बुक में देखा तो उसमें जापान लिखा हुआ था और एक आध जगह और देखा तो अमेरिका लिखा हुआ था। ठीक है, अभी जापान मान के चल सकते हो, बट और आप कंफर्म कर लेना कि आयात निर्यात बैंक की अवधारणा हमने किस देश से ली है। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल ऑफ डिटरमिनिंग द वैल्यू ऑफ मनी। वैल्यू ऑफ मनी को डिटरमाइन करने के लिए क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी है। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी मुद्रा का परिमाण सिद्धांत होता है, बहुत ही फेमस सिद्धांत है। क्या है? इस तरह से लिखा जाता है P यानी वस्तु का प्राइस इंटू ईल्ड मतलब जो देश में वस्तुएं मौजूद हैं वो, इसका मान मनी और उसकी वेलोसिटी के बराबर होगा। तो P इंटू वाई बराबर M इंटू वी, इसे हम कहते हैं क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। इसमें से कोई सा भी मिसिंग फिगर आप निकाल सकते हो। अगर आपको P का मान निकालना है तो M इंटू वी अपॉन वाई करके, ठीक है। तो अगर आपको प्राइस निकालना है तो जैसे अब आप देखो, अगर आपका M ऊपर चला गया यानी अंश ऊपर चला गया तो प्राइस ऊपर चला जाएगा, या आपकी वेलोसिटी ऊपर चली गई तो ऊपर चला जाएगा, या वाई कम हो गया। तो इन तीन दिशाओं में यानी प्राइजेस पढ़ने के तीन रीज़न होते हैं, या तो मनी सप्लाई बढ़ जाए, या मनी की वेलोसिटी बढ़ जाए, या आपकी ईल्ड कम हो जाए, तो आपकी प्राइजेस जो जनरल प्राइस लेवल है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक। इनमें से कौन सा केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है? नोट निर्गमन पर उसका एकाधिकार होता है, ये केंद्रीय बैंक का कार्य है। विदेशी विनिमय कोषों का संरक्षक ये है। अंतिम ऋणदाता लैंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट इसको कहा जाता है। लेकिन साख निर्माण का कार्य इसका नहीं है। साख निर्माण का कार्य कमर्शियल बैंक का है, वाणिज्यिक बैंकों का है। वाणिज्यिक बैंक क्या करते हैं? लोगों से जमाएं लेते हैं और अन्य लोगों को ऋण प्रदान करते हैं। एक तरफ वो जमाएं स्वीकार करते हैं, एक तरफ वो ऋण प्रदान करते हैं। इस तरह से वो लोग साख निर्माण या साख सृजन का कार्य करते हैं। कौन? कमर्शियल बैंक। जो आरबीआई है, आरबीआई जो है वो उसको कंट्रोल करने का काम करता है। वो क्रेडिट को कंट्रोल करता है, वो लिक्विडिटी को कंट्रोल करता है, लेकिन वो क्रेडिट क्रिएशन नहीं करता। तो बी इसका आंसर है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउस फॉरेन एक्सचेंज फॉर इम्पोर्ट ऑफ गुड्स। अगर आपको मान लीजिए इंपोर्ट करना है, दूसरे कंट्री से माल मंगाना है, तो आपको फॉरेन एक्सचेंज की ज़रूरत होगी। अगर सामने वाले ने फॉरेन एक्सचेंज में ही पेमेंट मांगा तो आपको उसकी परमिशन कौन देगा? तो उसके लिए आपको आरबीआई के पास जाना पड़ेगा। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि आरबीआई ही विदेशी विनिमय कोषों का संरक्षक है, ठीक है। तो आपको आरबीआई के से ही परमिशन लेनी होगी। नेक्स्ट, व्हेन कस्टम ड्यूटी इज लिवाइड अकॉर्डिंग टू द वेट और साइज ऑफ द गुड्स इट इज़ कॉल्ड। जब कस्टम ड्यूटी लगाई जाती है ना, उसमें बहुत तरह की होती है। बेसिक कस्टम ड्यूटी, काउंटर वेलिंग ड्यूटी, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी, बहुत तरह की ड्यूटी होती है। जनरली ये ड्यूटीज़ एड वॉलरम लगाई जाती है। कहने का मतलब है वस्तु के मूल्य के अनुसार लगाई जाती है। लेकिन अगर ड्यूटी किसी वस्तु की संख्या के आधार पे, मात्रा के आधार पे या आकार के आधार पे लगाई जाती है तो उसको स्पेसिफिक ड्यूटी कहते हैं। एग्जांपल देखिए, अगर मान लीजिए कि गेहूँ पे ड्यूटी मान लीजिए लगाई जा रही है 10 रुपये पर केजी। मान लीजिए कि आपने गेहूँ मंगाया, चाहे सस्ता मंगाया, किसी भी तरह का गेहूँ मंगाया, मान लो ऐसा रेट फिक्स कर दिया जाए कि गेहूँ पे 10 रुपये पर केजी की ड्यूटी लगेगी, तो वो स्पेसिफिक ड्यूटी है। और अगर आप यूँ लगाते हैं कि गेहूँ पर 2% ड्यूटी लगेगी, तो मतलब जो गेहूँ का मूल्य होगा उस पर 2% ड्यूटी लगेगी। तो जो मूल्य अनुसार ड्यूटी होती है उसको एड वॉलरम ड्यूटी बोलते हैं। पर इसने हमसे जो पूछा है उसका आंसर अभी स्पेसिफिक ड्यूटी है।
ठीक है। नेक्स्ट, MRTP एक्ट इम्प्लीमेंट कब हुआ था? तो ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा डाइसी था क्योंकि 1969 और 70 दोनों ऑप्शन दिए थे। तो MRTP का जो बिल आया था वो 1969 में ही आ गया था, लेकिन MRTP एक्ट जो पूरे देश में लागू हुआ वो 1 जून 1970 से लागू हुआ, ठीक है। तो MRTP मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसीज एक्ट, MRTP एक्ट जनरली 1969 लिखा जाता है इसके साथ, लेकिन ये पूरे देश में लागू हुआ है 1 जून 1970 से, और बाद में इसे रिप्लेस कर दिया गया था कंपटीशन एक्ट से। कंपटीशन एक्ट 2002 ने इसको रिप्लेस किया। तो आपको दोनों तीनों बातें याद रखनी है। नेक्स्ट इज अंडर इन डेप्थ ऑडिट। जब आप ऑडिट करते हैं तो इन डेप्थ ऑडिट क्या होती है कि तो कभी कभी क्या होता है, हमें कोई ट्रांजैक्शन सस्पिशियस मिलता है, मतलब किसी ट्रांजैक्शन को लेके हमें शक होता है। जैसे ही शक होता है तो हम उसकी पूरी खोजबीन कर लेते हैं, तो फिर हम घुस घुस के ऑडिट करते हैं, है ना, इन डेप्थ ऑडिट। सपोज कीजिए कि हमें कोई सेल्स इनवॉइस में गड़बड़ मिली, मान लीजिए गड़बड़ मिली, ठीक है, तो हमको डाउट हो यार इनकी तो सारी सेल्स ही फिशी दिखती है, लफड़े वाली दिखती है, तो हमने पूरी सेल्स बुक को खंगाल डाला। तो इन डेप्थ ऑडिट का मतलब होता है जब कुछ विशिष्ट लेखा पुस्तकों की गहन जांच की जाती है, मतलब विशिष्ट लेखा पुस्तकों की पूर्ण जांच होती है। तो ऐसा नहीं है कि सारी ये बुक्स को पूर्ण गहराई से हम जांचते हैं, नहीं, किसी वजह से संदेह होने पर या किसी खास उद्देश्य को हासिल करने के लिए कुछ विशिष्ट पुस्तकों की जब गहराई से जांच होती है तो वो आपकी इन डेप्थ ऑडिट कहलाती है। नेक्स्ट इज द वैकेंसी कॉज्ड बाय द रेजिग्नेशन ऑफ द ऑडिटर। अगर अंकेशक ने कंपनी के अंदर रिज़ाइन किया है, इस वजह से कैजुअल वैकेंसी क्रिएट हुई है, तो वो शेयर होल्डर द्वारा भरी जाएगी। जनरली देखो क्या होता है, मान लीजिए एक ऑडिटर है ना, उसे मान लीजिए अपॉइंट किया गया 2025-24 से लेकर 2029 तक के लिए अपॉइंट किया गया। अगर इसकी डेथ हो गई तो अचानक पोस्ट खाली हो गई तो उसको बोलते हैं कैजुअल वैकेंसी, आकस्मिक रिक्ति। इस वैकेंसी को 30 दिन के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा भरा जाएगा। मान लीजिए कोई आपका ऑडिटर है वो अस्वस्थ हो गया या किसी वजह से अयोग्य हो गया, तो उस वजह से जो रिक्ति उत्पन्न होगी वो 30 दिन के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा भरी जाएगी। लेकिन अगर कोई अंकेशक त्याग पत्र देके गया है तो ये थोड़ा सा सीरियस मैटर है कि ऑडिटर ने रिज़ाइन क्यों किया। नेशन वांट्स टू नो, शेयर होल्डर वांट्स टू नो। तो फिर शेयर होल्डर 3 महीने के अंदर एनुअल जनरल मीटिंग बुलाकर नए अंकेशक की नियुक्ति करेंगे। तो इसने क्वेश्चन यही पूछा था कि अगर त्याग पत्र के कारण रिक्त स्थान है तो इसे शेयर होल्डर्स द्वारा फिल किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज द बैकबोन ऑफ ऑडिट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अंकेषण की जो रीढ़ की हड्डी होती है वो होता है प्रमाणन, वाउचिंग। वाउचिंग इज़ द एसेंस ऑफ ऑडिट या वाउचिंग इज़ द बैकबोन ऑफ ऑडिट। देखिए हमारी बुक्स में जो लिखा हुआ है उसका प्रमाण क्या है, वो प्रमाण देखना कहलाता है प्रमाणन। अगर आपने सेल बुक में कोई एंट्री चढ़ा रखी है तो उसका प्रमाण है इनवॉइस। अगर आपने बैंक में रुपए जमा कराए हैं तो उसका प्रमाण है डिपॉजिट स्लिप। तो इनको देखना इट्स कॉल्ड वाउचिंग। तो प्राइमरी बुक्स में या ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्रीज में जो लिखा हुआ है उसकी जांच उसके रिलेटेड साक्ष्य से या दस्तावेज से करना वो कहलाता है प्रमाणन। एंड दिस इज़ द बैकबोन ऑफ ऑडिट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी। मुद्रा के बहुत सारे कार्य होते हैं, उनको बेसिकली हमने 4 टुकड़ों में बांटा था। एक होते हैं प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन, कॉन्टिजेंट फंक्शन, अदर फंक्शन। तो ये एक्सचेंज का माध्यम है, ये लो जूते लो पैसे दो, मुद्रा विनिमय का माध्यम है, और मुद्रा मूल्य का मापन करती है, ये इसके प्राइमरी फंक्शन है, ठीक है। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज और मेजरमेंट ऑफ वैल्यू ये तो हो गए इसके प्राइमरी फंक्शन। तो इसने पूछा था कौन सा प्राइमरी फंक्शन नहीं है, तो ये वाला जो फंक्शन है ये प्राइमरी फंक्शन नहीं है। सेकेंडरी फंक्शंस की लिस्ट और अदर फंक्शंस की लिस्ट भी आप देख लीजिएगा। होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारा एक ऐप है उसे डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ बहुत सारा कंटेंट फ्री में और बहुत सारा प्रीमियम कंटेंट बहुत ही सस्ती रेट में अवेलेबल है। आप अपनी तैयारी पे 4 चांद लगा सकते हैं। चलिए ठीक है, पढ़ाई कीजिए।